जी आप कंटिन्यू रखिए, आपकी बोलिए। आवाज आ रही है। क्या आपका हो गया? हो गया आपका? जी सर। जी। जी, यदि बोला जाए शुक्रिया और आपका समय दिया सोनू जाए जी। तो पूरा अनुच्छेद का वर्णन कर सकूं? अनुच्छेद का सर हमने आपके पास इसलिए देखिए छोड़ 2 दिया मिनट क्योंकि है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में अगर आप अपनी बात को पूर्ण करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। सर 2 नहीं हो मिनट है। पाएगा 2 मिनट में, क्योंकि लंबी सूची है। तो कोई बात इन्हीं नहीं, अगर शब्दों के निष्कर्ष साथ में कुछ सादर कहना करते चाहते हैं हैं, तो आप कह सकते हैं। जी। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन उद्देश्यों को इतना लेकर टाइम दे रहे हैं हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया, उन उद्देश्यों की पूर्ति अरे अभी खुद ही शेष बोले है। 2 मिनट और बोलिए पेपर वाले को। सिद्धांत और व्यवहार में उलझकर यह भाषा धन्यवाद बोल चुका तब अपनी भी बुलवाए जा रहे हैं। स्वाभाविक गति से निरंतर आगे बढ़ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर धन्यवाद सर। आपने हमें समय जी, दिया, आपका इसके लिए मैं जी, आपका आपका आभारी हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सोनू जी। आपने बहुत जी, अच्छे से अपनी बात रखी, हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, उसके ऊपर। अब मैं जी। बुलाना चाहता हूँ मनीषा रुद्र तारियांग जी को। क्या वो जुड़ चुकी हैं हमसे? मनीषा रुद्रा जी। प्रियंका अतुल जी। जी, जी, अतुल जी, जी। एक बार सभी को बधाई दे दीजिए, जिसकी वजह से हम इतना प्रयास कर रहे, इतना सहयोग किया, वो फेसबुक पे लाइव अब हो गया है। चलिए, तो हम सभी एक-दूसरे को बधाई देते हैं और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें समय दिया इस फेसबुक पे इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए, वहाँ पे शेयर करने के लिए। भले ही हमें थोड़ा समय लगा, थोड़ी असुविधाएँ हुई, लेकिन हम कामयाब हो गए हैं, जुड़ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि वहाँ पे उसकी वजह से हज़ारों जो प्रतिभागी हैं, हज़ारों जो श्रोता दर्शक हैं, वो लाभान्वित होंगे। तो अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। पेपर प्रस्तुतकर्ता के रूप में बढ़ाएँ जाहिद जी, या फिर आगे सुचारू रूप से कार्यक्रम जो पहले चलने वाला था, उसके हिसाब से बढ़ाएँ? जाहिद जी सुन पा रहे हैं? जी अतुल जी, आप शुरू करिए, आप अपना काम शुरू करिए। जी, मनीषा रुद्रा जी जुड़ी हैं हमसे। अगर वो नहीं जुड़ी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कृति कुमारी जी, हमारी तकनीकी जो टीम है, वो मनीषा रुद्रा जी अगर वो नहीं जुड़ी हैं, तो कृति कुमारी जी को जोड़ा जाए, उनको को-होस्ट बनाया जाए। अगर वो भी नहीं है, तो मनोज कुमार जी को। प्रियंका जी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, एक कृति जी का आप माइक अनम्यूट करके उनसे पेपर पढ़वा सकते हैं। अतुल जी आप जी। अनम्यूट कर दीजिए। अतुल जी, मनीषा जी भी जुड़ी हुई हैं। ये अतुल जी और पुष्पा जी, जी, बोलिए। ये मेरे जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो मैं प्रियंका जी को को होस्ट बना रहा हूँ, सॉरी जी। होस्ट बना रहा हूँ, हुँ, और हुँ। तो यही से आप संचालित करेंगे और मेरा लैपटॉप भी जुड़ा रहेगा, लेकिन हुँ, हुँ। अभी थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत सिस्टम में दिखाई दे रही है, तो जी। इसीलिए ओके। आप कृपया प्रियंका जी अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ मैंने किया है, अभी 1 सेकंड में जी, चेक कर रही हूँ। अनम्यूट कीजिए। जी। इनको स्पॉटलाइट से हटा दीजिए, इनको स्पॉटलाइट से हटा दीजिए। हाँ, ये प्रियंका जी मनीषा जी जुड़ चुकी हैं। आप कृपया उनको मैंने कृति जी को बना दिया है पहले, तो आप उनसे ठीक है। कृति जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कृति जी? हाँ सर, आ रही है। जी, आप अपनी बात रखिए। आपका जो विषय मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि आप अपना विषय खुद बताइए, और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, और अपनी जी। बात 7 मिनट में रखिए। जी। जी। सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मेरे शोध का विषय है भारतीय संस्कृति पर बाजार का प्रभाव। भारतीय संस्कृति का मूल आधार वैदिक है। वेद के माध्यम से इसके परिवेश का क्रमशः विकास होता गया है। जगत के विविध नाना रूपों के तहत जीवन का परिचालन संभव होता है। विभिन्न मान्यताओं व परंपराओं को दरकिनार कर मनुष्य अपनी चाल में चलता गया है। आज विज्ञान का ज्ञान अर्जित कर वह जगत को भी चुनौती देता है। उसकी वैज्ञानिक विचारधारा का आज का युग लोहा मानता है।
वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ उसने अपनी मान्यताओं को भी अपने अनुसार ढाल लिया है। स्वयं को और विकसित बनाने हेतु उसने सभी रास्ते अख्तियार कर लिए हैं, जिनसे वह और सभ्य, तर्कशील तथा वैज्ञानिक बौद्धिक क्षमतावान दिखलाई दे। धीरे धीरे विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए उसके दिमाग में आधिपत्य की बुद्धि का जन्म हुआ। उसने बाजार पर अपना अधिकार बनाया, जहां से संसाधनों के लोभ की पूर्ति संभव है। वहां से उसने दूसरों को अपना मोहरा बनाया। हमारा अतीत हमसे अधिक दूर नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते। यही अंग्रेज व्यापार के बहाने से भारत आए और धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। बाजार को माध्यम बनाकर उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। भारत में बाजार व्यवस्था की प्रणाली कुटीर एवं गृह उद्योगों से प्रारंभ हुई थी। बाजार में उत्पाद्य उत्पादक का संबंध केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित था। जैसे जैसे आवश्यकताएं और संसाधनों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, वैसे वैसे वह बाजार की ओर अग्रसर होता गया। उसकी रुचि बढ़ी, लोभ बढ़ा, अधिक संचय की वृत्ति का विकास होने लगा। मानव के इन गुणों ने आदर्शवाद का त्याग कर यथार्थवाद का रुख अपनाया। यथार्थ के धरातल पर उसने अपने विकास को सर्वप्रथम रखकर दूसरों को साधन बनाने लगा। यह तृष्णा सभी के हृदय में घर करने लगी कि किस प्रकार स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बनाया जाए और श्रम का लाभ उठाया जाए। मुद्रा ने इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से उसने अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाना शुरू किया। जिसके पास अधिक संसाधन थे, वे उसके दम पर दूसरों पर जोर आजमाने लगे। फिर उसने बाजार पर अपना अधिकार जमाया और बड़ी ही चालाकी से पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया। बाजार पर नियंत्रण से लोभ का फायदा उठाने वालों की खूब बढ़ोतरी हुई है। अब बाजार एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां से किसी भी कीमत पर आवश्यकताओं की खरीद बिक्री होने लगी। लोग इस व्यवस्था के आदी होने लगे। हमारे समाज के 3 वर्ग, उच्च, मध्यम एवं निम्न के जीवन स्तर में भीषण खाई है। उच्च वर्ग का बाजार पर आधिपत्य होने से यह अन्य वर्गों का शोषण करता है। आधुनिकता के विकासशील चरण में इनमें ना मर्यादा बची रह जाती है, ना मानवता। बाजार ने सर्वप्रथम इसकी मनुष्यता को मार डाला। आज वह पशु बन गया है। मध्यम वर्ग बड़े सपने देखता है और परंपरा तथा आधुनिकता दोनों को बचाए रखने के चक्कर में कोल्हू का बैल बनकर रह जाता है। अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। कार्ल मार्क्स ने ऐसे ही समाज की आलोचना की थी। आधुनिकता का अर्थ फैशन से लबरेज हो जाना नहीं, बल्कि उचित अनुचित पर सवाल खड़े करना तथा तर्कशील बुद्धि से उसका जवाब देना है। विचारों की आधुनिकता ही वास्तविक आधुनिकता है। जिस भारतीय संस्कृति को पूरा विश्व मर्यादित विश्व गुरु तथा परंपरा का वाहक मानता है, जिस धरती पर राम, कृष्ण, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महामानवों ने जन्म लिया, ऐसी पावन धरती पर आज मानवीयता का ह्रास होता जा रहा है। महात्मा गांधी ने हमें बहुत पहले ही स्वदेशी अपनाने और विदेशी का त्याग करने को कहा था, किंतु स्वाधीनता के इतने वर्षों पश्चात भी उनकी विचारधारा की अवहेलना की गई। हमारी भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की संस्कृति थी, जिसका बड़ी तेजी से आज विघटन हो रहा है। इसमें बाजारवाद का हाथ है, जिसने हमारी संस्कृति का दोहन किया है। उसने मानव के मस्तिष्क को अपना शिकार बनाया, उसे प्रलोभन दिए, बाजार के प्रति आकर्षण जगाया और फिर उसे अपना गुलाम बना लिया। आज लोगों की इतनी ख्वाहिशें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए वे गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। उनका चारित्रिक पतन होने के साथ समाज का विनाश भी हो रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था तथा भाषा के क्षेत्र में भी बाजार का वर्चस्व कायम है। हमारी संस्कृति वैदिक तथा राजभाषा हिंदी है, परंतु पाश्चात्यवाद व बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण तेजी से अंग्रेजी भाषा का विस्तार होता जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा की महत्ता के कारण माता पिता अंग्रेजी माध्यम से बच्चों की शिक्षा हेतु अधिक तत्पर हैं। भारतीय संस्कृति में पड़ने वाले दरार का मूल कारण बाजार है, जिसमें लोगों को इस प्रकार अपने बाहुपाश में इसने बांध लिया है कि हमें सही और गलत दिशा का ज्ञान ही नहीं। मानवीय मूल्यों के रास्ते हमारा नैतिक पतन हुआ है। हमारे अंदर कुंठा, निराशा, संतरास जैसी भावनाओं का उत्थान हुआ है। धर्म हो, दर्शन, भाषा, आचार व्यवहार, रहन सहन, पहनावा, कला
मनोरंजन, दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में बाजारवाद की गूंज सुनाई दे रही है। आज 21वीं सदी के भारत में जहां चारों ओर बाजार का वर्चस्व कायम है, ऐसे में संवेदना की धरातल पर बने रहना आज भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यही मैं समाप्त करती हूँ। आपने मुझे मौका दिया और मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे तकनीकी हमारी जो दिक्कत थी वो भी दूर हो गई है और हमारे वक्ता जो स्पीकर्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो भी हमारे पेपर प्रेजेंटर थे अब उनको हम सत्र के आखिर में, जैसा कि पहले समय निर्धारित था, उनको हम उनका पेपर प्रस्तुत करवाएंगे। तो शुक्रिया आपका कृति जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किस तरीके से जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर बाजार का प्रभाव पड़ा है उसको आपने केंद्रित किया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ पुष्पा जी, आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। जी, तो क्या आप अब आगे का कार्यक्रम जी ठीक है। आप क्या हमारे साथ स्ट्रेकोवा गुजेल मैम जुड़ चुकी हैं? नहीं पुष्पा जी हमारे साथ नहीं जुड़ी है, मैंने नाम बताया। रहमान, देखिए अभी आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ। क्या हमारे साथ स्ट्रेकोवा गुजेल मैम जुड़ चुकी हैं? हमारे नहीं पुष्पा साथ जी नहीं जुड़ी है। रहमान जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी जी जो बांग्लादेश से है ना? जी 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 जी, क्या रहमान सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू हियरिंग मी सर? रहमान सर? अतुल जी एक काम करिए, उपासना मैम जुड़ी हुई हैं, उपासना मैम से ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उनको मैंने ओके को ओके ओके बना दिया है, आप स्टार्ट करें जी। या पुष्पा जी स्टार्ट करें? पुष्पा जी, पुष्पा जी, जी पुष्पा अतुल जी, जी आप शुरू कर सकते हैं। आप अपना वो कर लीजिए। जी ठीक है। उपासना मैम क्या आप सुन पा रही हैं? उपासना मैम? उपासना मैम जी आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक और वीडियो दोनों अनम्यूट कीजिए। उपासना मैम आप अपना माइक और वीडियो दोनों को अनम्यूट कीजिए। मैम सुन पा रही हैं? उपासना मैम? हेलो? शायद मैम नहीं सुन पा रही हैं। अतुल जी एक संध्या मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, संध्या मैम को मैंने को होस्ट बना दिया है। ओके। क्या संध्या मैम आप सुन पा रही हैं? संध्या मैम? संध्या मैम आप प्लीज अपना जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कीजिए। अपने वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए मैम। तुमको होस्ट हो ना? मैं होस्ट हूँ। तो होस्ट हो तुम्हें तो करना है ना। अरे तो वो जिनको को होस्ट बनाया है वो नहीं कर पा रही है। तुमको आता नहीं होगा इसलिए नहीं कर पा रहे हो। दोनों स्पीकर नहीं कर, मैंने तो कर दिया उनको को होस्ट। संध्या मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया आप अपनी सिस्टम से, मोबाइल है या लैपटॉप है, वहां से आप जाके दो रेड साइन दिख रहा होगा, एक आप उस पर क्लिक कीजिए ऑडियो पे और दोनों एक कैमरे का साइन होगा उस पे, वीडियो पे, दोनों पे। संध्या मैम? प्रियंका जी शायद वो उनके यहाँ समस्या है, शायद वो नहीं कर पा रही हैं। तो हमारे साथ अभी एक और वक्ता जुड़े हैं, शंभुनाथ तिवारी जी, आप उनको जी। बुला सकते हैं। क्या शंभुनाथ तिवारी सर मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? तो हमारे साथ अभी एक और वक्ता जुड़े हैं, शंभुनाथ तिवारी जी, आप उनको बुला नहीं दिख रहे हैं। सर सुन रहे हैं मुझे? शंभुनाथ प्रियंका तिवारी जी?
सर नहीं सुन पा रहे, एक काम करिए आप फिर से पेपर स्टार्ट कर सकते, तब तक हम लोग इन स्पीकर से बात करके देखते हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं अपने सभी प्रतिभागियों से और जो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर कोई तकनीकी समस्याएँ आ जाती हैं ना, तो वो सारा सिस्टम जो है, हमारा जो पूरा शेड्यूल होता है, वो थोड़ा इधर-उधर हो जाता है। क्योंकि 2 दिनों से हम देख रहे थे कि कोई भी इस तरीके की समस्या नहीं आई थी। हम नियत समय पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे थे और समय पे, निर्धारित समय पे हमने उसको समाप्त भी किया था। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस तरीके की समस्या आ रही है और शायद एक बार ठीक होने के बाद ये समस्या नहीं आएगी और इसी कारण जो वक्ता हैं, वो भी उनको भी समस्या हो रही है जुड़ने में। जैसा कि मैंने बताया पहले लिंक और बाकी समस्याएँ जो थी और फिर उनका भी थोड़ा समय शिफ्ट हुआ है, थोड़ा इधर-उधर हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी समस्याएँ आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ माफ़ी के साथ कि जो हमारे आज के अगले पेपर प्रस्तुतकर्ता थे, उनके पेपर प्रस्तुत करवाने के लिए पुष्पा जी आएँ और आगे जो आगे के हमारे पेपर प्रेज़ेंटर्स हैं आज के, पेपर प्रस्तुत करने वाले शोध पत्र, उनको आप आगे का कार्यक्रम में उनको पेपर प्रस्तुत करवाएँ। पुष्पा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ अतुल जी, धन्यवाद जी, आपका। जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे इस वेबिनार की आज तीसरी और अंतिम दिन में। अभी जो पेपर पढ़े जाएंगे उनमें से जो भी प्रतिभागी जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं वो अपना हैंड रेज कर लीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, जिससे कि हमारे तकनीकी जो सहयोगी हैं वो देख पाएंगे आपको और आपको को होस्ट बना पाएंगे। तो डॉक्टर अश्विनी एम कपाड़िया मैम क्या हमसे जुड़ी हुई हैं? नहीं, पुष्पा जी नहीं जुड़ी हुई है मैम। पुष्पा जी, ऋतु माथुर जी जुड़ी हुई हैं, एक बार आप जी उनके बारे में बिल्कुल जुड़ी पूछिए। हुई है। जी बिल्कुल जुड़ी हुई। जी। हेलो Hello, जी, hello. कौन? जी कौन? Manisha Rani Verma is there. जी 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 You मैम made me बोलिए। co-host, जी जी बिल्कुल। and I want to present my paper. ओके ठीक है ओके। ओके। मनीषा जी, सो आप यू कैन कंटिन्यू मनीषा जी। Yeah, thank you so much, ma'am. वेलकम। Manisha Rani Verma. I am working as lecturer English in Directorate of Education Delhi, and I am doing PhD from IGNOU. Today my topic is I am going to present in Hindi. अहिंसा की रचनात्मक शक्ति, भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही जी, है आ आप। रही है, आ रही जी है। आ रही है, बोलिए। अहिंसा की अवधारणा एक बहुआयामी अवधारणा है, जो एक और धार्मिक और नैतिक आधार पर सभी जीवित प्राणियों में एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति को मान्यता देती है। नैतिक अवधारणा के रूप में वैदिक ग्रंथों से विकसित होते हुए जैन धर्म के नैतिक दर्शन में एक अभूतपूर्व असाधारण स्थिति तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक स्तर पर सकारात्मक, रचनात्मक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने का एक अकाट्य साधन है, जिसके अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले अमोघ शस्त्रों का विशद वर्णन हम जीन शार्प की पुस्तक वेजिंग नॉन वायलेंस स्ट्रगल के माध्यम से देख सकते हैं। सामान्य तौर पर अहिंसा शब्द का उल्लेख प्राय महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों की ओर हमें ले जाता है। गांधी जी ने अहिंसा की रचनात्मक शक्ति को सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के सशक्त साधन के रूप में जिस प्रभावी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रस्तुत किया, उसने मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के निर्विवाद नेता, फिर राष्ट्रपिता और तत्पश्चात तत्पश्चात देश काल की सीमाओं से परे महात्मा बना दिया। ये अहिंसा की शक्ति है। गांधीवादी अहिंसा अन्य अहिंसक रणनीतियों को प्रभावित प्रकाशित करने वाली उस नीतिगत समझ की भूमिका का निर्वाह करती है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रयुक्त अनुनय, सामूहिक असहयोग, नागरिक अवज्ञा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक समीकरणों से बहुत आगे निकल जाती है और मानवता की सेवा के लिए मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और जेम्स डेबल तक जा पहुंचती है। गांधीवादी अहिंसा ने अनेक आंदोलनों को रोशनी दिखाई, भले ही वे भारत की सीमाओं में हो रहे थे अथवा नहीं। कतिपय उदाहरणों से अहिंसा की रचनात्मक सकारात्मक शक्ति का विश्लेषण करने में अवश्यमेव सहायता मिलेगी। नंबर 1, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गांधी की अहिंसक सक्रियता से प्रभावित होकर सविनय अवज्ञा के माध्यम से अफ्रीकी अमेरिका निवासियों के नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित किया। दूसरा, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के अहिंसक आंदोलन में गांधी जी के अहिंसक दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की और अहिंसा की सकारात्मक परिवर्तन शक्ति का परिणाम विश्व इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
तीसरा, 1989 में मखमली क्रांति या कोमल क्रांति द्वारा चेकोस्लोवाकिया में 41 साल के एक दलीय शासन का समापन और बाद में एक संसदीय गणतंत्र के रूप में रूपांतरण अहिंसा की शक्ति का ही सूचक है। नंबर 4, अपने शांतिपूर्ण कार्यों में सतत भागीदारी और महिलाओं के अधिकारों के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली लेहमा रॉबर्ट छानमीन ने महात्मा गांधी की अहिंसा की राह को अपनाया और लाइब्रेरिया की एक शांति कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अहिंसा की शक्ति को पहचानते हुए लाइब्रेरिया मानस एक्शन फॉर पीस की अगुवाई करने के साथ 2003 में लाइब्रेरिया में उत्पन्न दूसरे गृह युद्ध की स्थितियों से राष्ट्र को बचाया, जिसका विशद वर्णन प्रे द डेविल बैक टू हेल नामक वृत्त चित्र में संकलित है और गनी रुटिकर द्वारा निर्देशित और अबिगेल डिज्नी द्वारा निर्मित इस वृत्त चित्र ने 2008 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार प्राप्त करके अहिंसा की रचनात्मक शक्तियों को पुनर्स्थापित किया। नंबर 5, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में श्रम, शांति, पर्यावरण और महिला आंदोलनों में अहिंसा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1960 के दशक में गढ़वाली पर्यावरण प्रेमी और चिपको आंदोलन के रचयिता सुंदरलाल बहुगुणा से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए संघर्षरत अन्ना हजारे के अहिंसक आंदोलन के स्वर गांधी जी की अहिंसा से ही संगीतबद्ध हैं। नंबर 6, 2002 में पीपल्स पावर 2 अभियान के अहिंसक माध्यमों से फिलीपीनो के राष्ट्रपति का विस्थापन अहिंसा की शक्ति का स्पष्ट परिचायक है। नंबर 7, 2004-5 में यूक्रेन वासियों द्वारा नारंगी क्रांति द्वारा अपने लोकतंत्र को अहिंसक तरीकों द्वारा वापस लाया गया। अहिंसा की रचनात्मक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण नारंगी क्रांति ने संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। नंबर 8, 2010 से अब तक अरब स्प्रिंग अहिंसक आंदोलन ने ट्यूनीशिया और मिस्र में कुशासनों को समाप्त किया और सीरिया और मध्य पूर्वी देशों के लिए अहिंसक शस्त्रों का संघर्ष अभी जारी है। वस्तुतः वॉल्टर लिंग के शब्दों में हम अहिंसा की रचनात्मक शक्ति के महत्व को वर्तमान समय में भी जान समझ सकते हैं। 1989 में 13 देशों में अहिंसक क्रांतियों का अनुभव किया गया, जो किसी की बेतहाशा उम्मीदों से भी परे जाकर सफल हुआ है। अगर हम अपनी शताब्दी फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख अहिंसक कार्यों द्वारा प्रभावित सभी देशों को जोड़ दें, तो यह आंकड़ा मानवता का 65% है। वर्तमान समय में किए जा रहे शोध भी अहिंसा की सामूहिक आवश्यकताओं की पुष्टि करते हैं। 2016 में किए गए एक शोध वैश्वीकरण और विवादास्पद राजनीति, अहिंसक और हिंसक अभियानों का तुलनात्मक विश्लेषण में भी लेखक ने स्पष्ट किया है। वैश्वीकरण के बढ़ते सकारात्मक रूप से अहिंसक अभियानों के उद्भव से जुड़े हुए हैं, जबकि हिंसक अभियानों की संभावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आज वास्तविकता ये है कि सामूहिक आवश्यकताओं ने रचनात्मक परिवर्तन लाने में अहिंसा की सर्वशक्तिशाली भूमिका को पहचाना है। अहिंसा को वैश्विक स्तर पर संस्थागत मान्यता और समर्थन मिला है। 10 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21वीं सदी के पहले दशक और तीसरी शताब्दी 2001 से 2010 तक के वर्षों को शांति और संस्कृति के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक और बच्चों के लिए अहिंसा के रूप में घोषित किया। अहिंसा की 20वीं सदी की मान्यता भले ही इसे शांतिवाद के पर्याय के रूप में स्वीकार करती है, किंतु वर्तमान समय में अहिंसा की प्रासंगिकता इसके उस सिद्धांत में निहित है जो ये मानता है कि नेतृत्व तभी तक नेतृत्व है जब तक आम लोगों की सहमति की शक्ति उसे प्राप्त है। अतः अहिंसक आंदोलनों से तात्पर्य आम सहमति और सहयोग की शक्ति को हटा लेना है और नेतृत्व की शक्ति को कमजोर करना है। यह गांधीवादी अहिंसा की सकारात्मक शक्ति ही है जिसने अहिंसक दर्शन के प्रणेता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को न केवल अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित करा दिया, बल्कि विश्व पटल पर एक संकल्प की स्थापना भी की गई, जिसका उद्देश्य अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता और शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की संस्कृति को सुरक्षित करने की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सधे हुए शब्दों में और अच्छी विश्लेषण के साथ आपने अपनी बातों को रखा। आपका आभार। आप बहुत अच्छा धन्यवाद महोदय। पुष्पा जी जी पुष्पा जी जी बताएं जी, आप 2 मिनट समय आपका लेना चाहूंगा। जी बोलिए। इसके बाद हमारे अगला वक्ता कैलाश नयन तिवारी को इससे पहले कि पुष्पा जी बुलाए, मैं डॉक्टर हरेंद्र तालुकदार जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो माइक पे आए और ये जो हमारी सुबह से जो तकनीकी दिक्कतें हुई और जो लोगों को सबको परेशानी हुई,
और इसके साथ साथ उस परेशानी के साथ माफी। और अभी जो हमारे सारे वक्ता जुड़े हुए हैं, चूंकि सुबह हम औपचारिक रूप से किसी का स्वागत नहीं कर पाए थे, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर हरेंद्र तालुकदार सर, प्लीज स्पॉटलाइट हिम and speak few words in the name of welcome. Dr. Harendra Talukdar sir, are you here? Dr. Harendra Talukdar? Yes, sir, please. Good morning to everybody. Today is the third and last day of our webinar. I am to speak to the August gathering today that our principal, Dr. Gopesh Kumar Sharma, could not join at present. He is for a busy work at the college. Our college is in quarantine center for COVID-19 and some administrative works. He told me morning that if possible he will come and join. However, today is the third and last day of international webinar. The last 2 days it was very fruitful deliberations, as we see the speakers and scholars from abroad and from different parts of India in this present global situation assembled here by way of this webinar and share their experiences also. I hope today's program will be fruitfully concluded in the hands of our host, our popular student during his student life at our college, Dr. Zahidul Dewan, President of the Sot Sangbad, Priyanka ji, Vijay Adad ji, and all with Dr. Aniruddha Bayan. So today's program, I can say that Guwahati University Registrar Dr. Hemanta Kumar Nath, if possible, he will join and share views for a few minutes with this gathering from our country and abroad. And I would like to mention here that our Deputy Commissioner Borpeta may speak a few words in this August gathering as per host Dr. Zahidul Dewan has already informed by our end. Moreover, our Director Higher Education, ma'am from Assam, she is a civil servant, as well our Deputy Commissioner, sir. She can also join if situation permits, because she was busy with some assembly committee as informed by one to us. Now, today's program, it will be fruitful, and I would like to mention, as per the discussion with our principal, Dr. Gopesh Kumar Sharma, Dr. Aniruddha Bayan, and Zahidul Dewan, although I could not speak to Priyanka Azad of Sot Sangbad, but definitely such a program will be convened soon, because this program is highly accepted in and around the world. Yesterday night from America, one of my relatives, he is now 85 years. He also praised this program. And from China, one of my friends, Mr. Harbel, also talked to me. From Doha, one Hazarika also talked to me. So this is a good program. I think in the part of Northeast India, such program was not held
and this is Kamal Kordia और जाहिदुल और सोच संवाद ने एमके कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा एंड बायन के साथ मिलकर. Now I would like to invite all the speakers, today's speaker from abroad and from our country. So thanking you all for giving me to speak something from the host. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you very much, Dr. Harendranath Talukdar, sir. And we request you to be with us whole day and just inform us whenever our guest will join us, our dignitaries will join us. You just inform us through WhatsApp, or you are a co-host, so anyone, anytime you can make an announcement for this. So we are ready for that. Now I would like to request you, my colleague Pushpa Kumari, to invite her speaker to speak his lecture. Thank you so much, Dr. Jahidul Diwan ji. आप सभी का जो जिस प्रकार की दिक्कतें आज पेश आई उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, और आप सब साथ बने हुए हैं, इसलिए आप सभी का हार्दिक आभार। मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी सर, उन्हें मैं आमंत्रण करने से पहले उनके बारे में कुछ बातें आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी सर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही सर ने बहुत सी अन्य जिम्मेदारियों का भी साथ में वहन किया है और करते रहे हैं। वर्तमान में सर बिहार स्थित थावे संस्कृत विद्यापीठ गोपालगंज के कुलाधिपति हैं। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासनिक निकाय के सदस्य होने का गौरव भी सर को प्राप्त है। सर ने बहुत सी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की है, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगी। टंकारा विश्वविद्यालय तुर्की में सर आचार्य के रूप में वर्षों तक कार्यरत रहे थे। वर्सावा विश्वविद्यालय पोलैंड में भी सर ने विजिटिंग आचार्य के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया था। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में भी जाकर सर ने अध्यापन का कार्य किया है। सर का अध्यापन का अनुभव बहुत लंबा है। 30 वर्षों से भी अधिक का अध्यापन अनुभव सर के पास है। सर के अंडर 16 पीएचडी और 7 एमफिल हो चुके हैं। प्रकाशन कार्य में भी सर ने बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन कराया है, लिखा है, जिनमें कुछ पुस्तकें आलोचनात्मक हैं तो कुछ सृजनात्मक। सर की कुछ आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। विद्यापति पदावली एक गेय कृति, यह पुस्तक सर की दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। आर्या सप्तशती और बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन, यह महत्वपूर्ण पुस्तक भी सर की प्रकाशित है। सरल हिंदी पुस्तक जो कि भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशित किया गया है, यह भी सर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब है सर की, रसलीन की रचना भूमि। यह साहित्य अकादमी द्वारा 2012 में प्रकाशित हुई थी। आलोचनात्मक किताबों के बाद बारी आती है सृजनात्मक रचनाओं की। इसमें सर की जो जिन रचनाओं के बारे में मैं बताऊंगी वो खासी चर्चित है और साहित्य के गलियानों में चर्चा परिचर्चा का विषय बनी हुई है। विरले दोस्त कबीर के, यह सर का उपन्यास है जो कि एनबीटी के द्वारा 2006 में प्रकाशित हुआ है। एक कविता संग्रह है हटो हटो कुछ कहने दो, यह भी 2016 वर्ष में। पुष्पा जी, हम लोग समय के दबाव में है जी, बस कुछ बिंदु कहकर मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। आजकल सर की जिस रचना का के बारे में बातचीत चल रही है और बहुत कम लोगों द्वारा लॉकडाउन के कारण पढ़े जाने पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है सर की नया उपन्यास उत्तर कबीर नंगा फकीर। इसमें दो महापुरुषों के बारे में
सर ने बात की है और इस उपन्यास को एक अलग ही अनुभव के साथ इसको लिखा है, जिसमें कबीर और गांधी जी को सर एक धरातल पर ले आए हैं। बिना किसी देरी के मैं सर से आग्रह करूंगी कि सर अपनी बात को यहाँ रखें। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, जाहिदुल दीवान जी, अपने माइक को अनम्यूट करिए गुरुजी, माइक को अनम्यूट करिए, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, यस हो गया। यस यस यस। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, हमको सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं नमन करता हूं। और चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए सीधे सीधे विषय पर आना चाहूंगा। शोध समवाय, पहली बात तो ये कि शोध समवाय इन दिनों, बल्कि इन दिनों न कहिए बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से इतना मौलिक काम कर रहा है कि मैंने अभी तक न तो किसी यूनिवर्सिटी में वैसा काम होते हुए देखा है, ना ही किसी कॉलेज में होते हुए देखा है। यह एक दीवानगी सा, नाम भी दीवान है और उसमें प्रियंका भी जुटी है, पुष्पा भी जुड़ी हुई है। तो जो नाम है वही कृतित्व इस शोध समवाय के बारे में भी दिखाई दे रही है। और केवल देश के नहीं, गुरुजी विदेश के। हाँ, मैं आ रहा हूँ। माफी के साथ आपको ये कहना चाहेंगे, माफी के साथ, कि हमारी जो संस्था है उसका नाम शोध संवाद है। सॉरी। अच्छा, समवाय नहीं है जी? नहीं, शोध संवाद है। अरे हरे सॉरी। इसलिए अच्छा 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 अच्छा। तो शोध संवाद की ये जो योजना है और इसके माध्यम से साहित्य, संस्कृति, कला के बारे में जो आप लोगों को जानकारियां मिल रही हैं, वो अद्भुत जानकारी है, क्योंकि ये बहुत चुनिंदे लोगों को इस संस्था में ज्वाइन कराते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं। तो पहली बात, इस शोध संवाद के से जुड़े हुए लोगों को, केंद्र में रहने वाले लोगों को, जाहिदुल दीवान, पुष्पा, प्रियंका और ढेर सारे लोग हैं, विद्यार्थी भी हमारे कुछ हैं, मैं सभी को एक अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने के लिए एक योग्य व्यक्ति के रूप में मेरा चुनाव किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब मैं अपनी बात पर सीधे आता हूं। मूलतः मुझसे ये कहा गया है कि आप चूंकि 8-9 वर्ष तक विदेश में और खास तौर से 3 विश्वविद्यालयों में लंबे दिनों तक हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के बारे में अध्यापन किया है, तो आप यदि अपना अनुभव शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं इसी पर केंद्रित रहूंगा। देखिए, 1996 में मैं तुर्की के अंकारा विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था, हिंदी भाषा को सिखाने के निमित्त, बोलने के निमित्त, पढ़ने के निमित्त। और वो काम मैंने किया और वो बच्चे सब सीखते रहे। लेकिन
हर वर्ष नए विद्यार्थी जो आया करते थे, मैं उनसे पूछता था कि भाई हिंदी सीख करके तुम क्या करोगे? तुम्हारे देश में तो हिंदी का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे कहते थे कि सर वहां नहीं कहा जाता था, वहां सीधे सीधे मिस्टर तिवारी कहा जाता था। हर विद्यार्थी आपको मिस्टर तिवारी, प्रोफेसर भी नहीं, सर भी नहीं। तो मिस्टर तिवारी, हिंदी भाषा के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं। मैं अवाक हो जाता था उनकी बातों को सुनकर कि भारतीय संस्कृति के प्रति इतना लगाव और ढेरों सारे सवाल भारतीय संस्कृति के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, आर्थिक स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में। क्योंकि जो भारत की छवि अंग्रेजों ने और अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने अपने लेखन में प्रस्तुत किया था, वह एक ऐसे भारत की छवि थी जहां सांप, बिच्छू, या ये कह लीजिए कि हिंसक लोग रहते हैं। आधुनिकता से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा है। वो ऐसे भारत की कल्पना कर रहे, उनके मन में थी। पूछता था मैं कि आपने केवल इसी भारत को पढ़ा है या इसके अलावा भी पढ़ा है भारत? वो बंगले झांकने लगते थे। तो एक बात तो ये है कि शोध संवाद की यदि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन को केंद्र में रख करके उसके उदात्त पक्षों पर विचारवान व्यक्ति को इकट्ठा करके उनको उस पर कुछ रचनात्मक काम करे और अंग्रेजी में करे। मैं हिंदी का होते हुए भी ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी में करे, क्योंकि उन तक भारत के बाहर अंग्रेजी में ही वो साहित्य प्रकाशित होगा तो लोग पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। क्योंकि वो जो 150, 200, 250 वर्षों की जो छवि भारत के बारे में बना दी गई है, वो छवि बड़ी निगेटिव पक्ष को प्रकट करती है। जैसे लगता है कि जैसे वर्ण व्यवस्था के लेकर के तमाम सवाल, सबसे ज्यादा सवाल इस पर उठते थे। हम बार बार ये कहते थे कि नहीं, हम लोग मानते हैं कि ये प्रारंभिक दौर में जब ये कर्मों के आधार पर थी तो ये बहुत ठीक थी, लेकिन जब जन्मना के आधार पर इसको, जब ये जन्म के आधार पर जब ये चीजें डेवलप हुई, तब थोड़ी सी बहुत नकारात्मक पक्ष हमको देखने को मिला। और हमारी सरकार आजादी के बाद निरंतर इसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। एवरी डे वी आर गोइंग टू चेंज इन दिस सिस्टम। तो उनको बड़ा अद्भुत लगता था। फिर उसके बाद वेदों के बारे में सवाल, रामायण के बारे में सवाल, महाभारत के बारे में सवाल, गीता के बारे में सवाल। मैंने 2 घंटे का जो मेरा क्लास होता था, उस 2 घंटे में 1 घंटा तो भाषा सीखने और सिखाने में जाता था। क्योंकि रोज तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इससे विद्यार्थी ऊब जाया करते थे। तो दूसरे घंटे में तुरंत वो संस्कृति और इतिहास से संबंधित प्रश्नों को पूछने लगते थे। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी का जो भी प्रोफेसर भारत के हिंदी चेयर पर पढ़ाने जाए,
कम से कम उसको भारतीय संस्कृति का मुकम्मल ज्ञान न हो तो भी कम से कम इतना होना चाहिए कि वो हमारे सांस्कृतिक चेतना के उस वैशिष्ट पक्ष को ठीक ढंग से विद्यार्थियों के बीच रख सके, इतना बहुत जरूरी होता है। और ये जिसको नहीं जानकारी होगी, जिसकी रुचि इसमें नहीं होगी, वो वहां पर एक तरीके से भारत की बदनामी करता है। ये मेरा अपना 9-10 साल का अनुभव है। लेकिन दुखद है कि लोग, भारत सरकार, जो लोग वहां बैठे रहते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो ये जो हमने स्थितियां देखी थी, ये समान ढंग से तीनों विश्वविद्यालय में, अंकारा विश्वविद्यालय तुर्की के भी विद्यार्थियों में, वारसा विश्वविद्यालय पोलैंड के भी विद्यार्थियों में, और अभी 10 रोज से जो सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा में है, चाइना पेकिंग विश्वविद्यालय, उसके में भी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, वो भी जो है उसी तरीके की जिज्ञासा व्यक्त करते थे जो वहां के विद्यार्थी करते थे। लेकिन थोड़ा सा उन दो विश्वविद्यालयों की अपेक्षा यहां थोड़ा मैंने परिवर्तन देखा पेकिंग विश्वविद्यालय में। ये मैं बड़े काम की बात आपको बता रहा हूं, इसलिए काम की बात कह रहा हूं कि आजकल चाइना और भारत के रिश्ते एकदम से बिल्कुल विकट स्थिति में पहुंचे हुए हैं और बहुत चिंता का विषय है। देखिए, संस्कृति और साहित्य से संबंधित तो वो विद्यार्थी उसी तरीके से अपनी भावना को व्यक्त करते थे जैसे कि अन्य देश के, यूरोपीय देश के विद्यार्थी व्यक्त करते थे। पेकिंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में पॉलिटिकल अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम, वो उनमें ज्यादा दिखाई देती थी। वो भारत की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी है और किस ओर जा रही है, और वर्तमान जो हमारा निजाम है जिसे हम कह सकते हैं सीधे सीधे, बल्कि हम ये कहें कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, नरेंद्र मोदी जी जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बारे अभी पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर भी एक छोटी सी टिप्पणी करके लिखा था। एक विचित्र सा भाव दिखाई देता था उनको नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने। ये मैं नरेंद्र मोदी का गुणगान नहीं कर रहा हूं, जान लीजिए। ये प्रसंग बस चीजें आई हैं, ऐसा न समझे कि मैं जानबूझ करके कह रहा हूं। ये प्रसंग बस बातें आई, ये प्रसंग बस। वो बड़ा, मैंने ये कह लीजिए कि उनकी अभिव्यक्ति बड़ी सहज और सरल नहीं हुआ करती। वो एक तरीके से उनके अंदर डर का भाव था। विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, टीचर्स की भी जो है ये मानते थे कि अब वो भारत नहीं है, सच कहिए तो अब दूसरे भारत है, और इस दूसरे भारत के बारे में जरा दृष्टि खोल करके ठीक ढंग से समझना हो। तो खैर, ये तो मैंने प्रसंगवश ये चीजें मैंने व्यक्त कर दिया क्योंकि आजकल ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन वो भी जो है भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते थे। चाइना की भी संस्कृति बड़ी पुरानी है। ये दोनों देश एशिया के, भारत और चीन, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न रहे हैं। इनकी अपनी भावभूमि
रही है, इनकी अपनी दार्शनिक चेतना रही है, इनका अपना सामाजिक दर्शन रहा है और इनका अपना संघर्ष भी रहा है। हाँ, संघर्ष और की जो इतिहास है वो थोड़ा अलग अलग है। चाइना गुलाम नहीं हुआ किसी का, वो हारता रहा, जीतता रहा, शासक बदलते रहे, सत्ताएं आती रही, जाती रही, पर कोई एकदम दूसरे ही देश से आकर के कोई दूसरे नस्ल वालों ने अपना उस पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, ऐसा वहां नहीं होगा। वह मेरे ही देश में होगा। सोचिए, समझिए, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, जो लोग भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य को समझना चाहते हैं, वो उसके निगेटिव पक्ष को भी समझें। 10वीं शताब्दी के पहले भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। ये कैसे हो गया? हम इतना एकीकृत हो गए, केंद्रीकृत हो गए कि दूसरी ओर से कोई युद्ध करता हुआ चला आ रहा है और अगल बगल के राजागण देख रहे हैं, और धीरे धीरे आप कल्पना करें, तब आपका अफगानिस्तान और आज का पाकिस्तान आपका केंद्र में था, और वहीं से सारे लोग आ रहे हैं। हम ये सवाल भी उठा सकते हैं कि हम किस इतिहास पर गर्व करें? क्या उन्हीं लोगों के इतिहास पर गर्व करें जो एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होकर के बाहरी खतरे का सामना नहीं करते थे, आपस में इतना वैमनस्य पाले हुए थे? मित्रों, इतिहास सबक देता है, वो निर्जीव नहीं होता, वो सजीव संदेश देता है। और आज भी वो संदेश हमारे लिए प्रासंगिक है कि नहीं? किसी बाह्य देश के आक्रमण के समय हम चाहे जितना ही अलग बिलग रहें वैचारिक धरातल पर, हमें एक होकर के उसका सामना करना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम संकीर्णता में जाकर के राजनीतिक टिप्पणियां किया करते हैं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ना चाहिए उस इतिहास को जिसका भुगदंड हमने भुगता है। सर मुनरो या समथिंग नाम था, अकबर के दरबार में जब पहली बार गोरा आया हुआ था 1600 समथिंग ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना करना चाहता था, कुछ व्यापार करने की अनुमति लिया था। क्या सा हद है मेरा देश, व्यापार करने की अनुमति लिया और पूरा देश ही हड़प लिए 100 ही वर्ष में। पढ़िए ना इतिहास जरा ठीक से, मध्य भारत का इतिहास। इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूं कि साहित्य और भाषा को पढ़ने के साथ साथ अपने देश का इतिहास भी बहुत जरूरी होता है पढ़ना, क्योंकि जब तक आप अपने इतिहास को ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक क्या थे और क्या अभी हैं और आगे क्या होंगे, इस पर आप ठीक से नहीं विचार कर सकते। इतिहास को जानना होगा, समझना होगा, और ईमानदारी से। मैं ये नहीं कहता, जहां स्तुति गान पूर्ण इतिहास दिखाई देता है वहां तो आप स्तुति करिए, जैसे वैदिक काल के समय की जो बात है, औपनिवेशिक काल के, बुद्ध के समय का भारत,
ये तो आपके लिए गर्व का विषय बनेगा। लेकिन 10वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी, या ये कह लीजिए 1947 के पहले का इतिहास, बीच का इतिहास, ये आपका इतिहास गर्व का इतिहास नहीं, पराजय का इतिहास है। और बार बार संदेश देता है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए अपने देश की एकता के लिए। भारत की संस्कृति ही थी जो बचा ली, क्योंकि सुकुमार सेन भारतीय संस्कृति के विशेषता के बारे में लिखते हैं कि एक आंतरिक करंट है इस संस्कृति में, जो कन्याकुमारी से लेकर के दूर अफगानिस्तान तक अंदर से जोड़े रहती है। वो करंट जैसे चलता है ना, बिजली अंदर अंदर तार में प्रवाहित होती रहती है, उसी तरीके से वो प्रवाहित रहती है। इसलिए देश पराजित हुआ, देश दास गुलामी की ओर गया, लेकिन देश की सीमा लगभग बनी रही। उस सीमा को ध्वस्त करने वाले, बांटने वाले वे लोग हुए जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे, जो पढ़े लिखे, कोई लंदन में पढ़ा है, कोई अमेरिका में पढ़ा है, सब उन लोगों के संघर्ष करने के बावजूद देश बट गया। अभी अभी उत्तर कबीर नंगा फकीर का जो है संकेत आपको किया जा रहा था कि मेरा उपन्यास अभी प्रकाशित हुआ। हमारे कबीर गांधी से पूछते हैं कि आपने तो कहा था ना कि ये भारत बटेगा तो मेरी लाशों पर बटेगा, लेकिन भारत तो बट गया। क्या करें, कौन सा इतिहास पढ़ें? इस इतिहास में भी बहुत लोचा है, पढ़ना चाहिए। बटा जिन कारण से, वो कारण भी समाप्त नहीं हुए। रोज प्रतिदिन उस कारण को हम लोग झेलते हैं। अरे भाई, जब अलग हो गए तो प्यार से अलग हुए तो प्यार से ही रहो ना। अब कौन सी विपत्ति आ गई? और यदि प्यार से नहीं रहना था, जब ऐसे ही होना था, तो फिर बटे क्यों? बांटने की जरूरत क्या थी भाई? समस्या का समाधान के लिए देश बटा, और वो समस्या अभी भी वर्तमान में विद्यमान है। मेरे कबीर पूछते हैं गांधी से, और गांधी को कोई जवाब नजर नहीं आता, नहीं आता, चुप हो जाते, क्योंकि उनको तो 47 के बाद का इतिहास मालूम नहीं हो, तो बेचारे चल चुके थे। और कबीर उनको प्रेजेंट इतिहास की जानकारी दे रहे थे। तो इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। साहित्य की समझ भी तभी अच्छी तरह से डेवलप होती है जब हम उस काल विशेष, जिस काल विशेष में साहित्य रचा गया, लिखा गया, उसको समझेंगे। तभी जब हम उस काल विशेष का ये जो है इतिहास जानते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे से। हुई न यो सुमृत्यु से, वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही की जो जिया है आपके लिए।
मरा नहीं वही कि जो जिया है आपके लिए, वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। ये है कोरोना के टाइम का संदेश, साहित्यकारों का साहित्य। मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए अपना बलिदान कर दे। बाकी मरना और जीना, आना, खाना, सोना, पढ़ना सब व्यर्थ है यार, जब तक कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते। एक भी आदमी को जीवन में आपने अच्छे राह पर चला दिया तो गांधी बाबा कहते हैं कि आपका जीवन सफल हो गया। ऑर्गेनाइजर से मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरे को बता देंगे, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा अपने रौ में आता हूं तो समय का ध्यान नहीं करता, इसलिए वो हमको बता दें। पर गुरुजी आज हम लोग पूरी तरह से समय के दबाव में, क्योंकि हमने 1 घंटा बाद शुरू किया था। अच्छा। आपकी कृपा है, आप जैसा आदेश करें बस। नहीं, मैं 2-3 मिनट में अब अपनी बात समाप्त कर लेता हूं, क्योंकि देखो एक संगोष्ठी का एक नियम भी होता है और उसमें सभी को अवसर दिया जाना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। जी गुरुजी। तो मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। तो मित्रों, जिस तरीके से हमारे विदेश के विद्यार्थी हिंदी भाषा सीखने के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा के बारे में जानना चाहते थे, वैसे ही जानने की इच्छा हमें अपने अंदर से पैदा करनी चाहिए, अपने इतिहास के बारे में जानना। आप हिंदी के विद्यार्थी हों, संस्कृत के विद्यार्थी हों, साइंस के विद्यार्थी हों, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हों, किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सांस्कृतिक चेतना का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है और निरपेक्ष होकर। सापेक्षता का भाव बनाए रखिए, लेकिन हमेशा सतत उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए जहां ऐसी दोष या ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जो भविष्य में अपनी भूमिका निभाएंगी तो निगेटिव निभाएंगी। इसलिए ऐसी चीजों पर भी, ऐसे विचार पर भी ध्यान हमेशा देना चाहिए। शोध संवाद के बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, अब उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर मैं इस शोध संवाद से जुड़े हुए सारे लोगों को का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति को कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सभी प्रतिभागियों की तरफ से और शोध संवाद और मध्य कामरूप कॉलेज की तरफ से मैं आपके सामने धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। नमस्कार। आपकी बातों से हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चला कि बाहर विदेशों में लोग किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं और किस तरीके से जो सही में भारतीय संस्कृति है, जो असली भारतीय संस्कृति जिसे कहा जा सकता है, उसे ठीक प्रकार से पहुंचाए जाने की जरूरत है। आपके समृद्ध अनुभव से हम सभी का ज्ञान वर्धन हुआ और हम सभी का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हुई। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। अब सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरे सहयोगी अतुल वैभव जी से आग्रह करूंगी कि अतुल जी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अतुल जी। जी पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब कार्यक्रम को, जैसा कि हमें पता है कि अब हम कार्यक्रम लगभग 1.25 घंटे लेट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे वक्ता का जो समय पहले निर्धारित था वो थोड़ा समय इधर उधर हो गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं।
क्योंकि उनको अपना समय निर्धारित था, तो उसके हिसाब से वो जुड़े थे। अब हम सबको पता है कि इसमें भारत से भी बाहर के प्रतिभागी और स्पीकर्स जुड़े हैं, तो वहाँ का समय जो है यहाँ से थोड़ा अलग है। तो कहीं पे अभी सोने का समय है, कहीं पे अलग-अलग समय है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ रसिया से जुड़ी हुई हैं एस्ट्रोलोकोवा गुइजेल व्लादिमीरोनोवा जी, क्या वो जुड़ी हैं हमारे साथ? जी प्रियंका जी तक अतुल जी जुड़े हुए हैं, मैम को बोलिए। जी। गुजल जी अपना वीडियो ऑन करें। गुजल जी अपना वीडियो ऑन करें कृपया। यस 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 ये वीडियो ऑन नाउ। आप अपने माइक को भी अनम्यूट कर लीजिए। गुजल जी वीडियो ऑन करें, वीडियो फिर से ऑन करें। आराम से रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। I शांति would से like to speak few words like his अतुल अतुल information. अतुल हाँ एक सेकंड। हाँ यस यस मैम आ चुकी है। मैम आप अपने ओके। माइक को ऑन करिए। माइक प्लीज ऑन योर माइक। ठीक, यस मैं इधर ही हूँ। तो नमस्ते जी, अतुल सब लोगों जी को मेरा प्रणाम। शुक्रिया मैम। सो मैं चाहता हूँ कि लाइक टू स्पीक सम फ्यू वर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हर। आपको जैसा कि पता है कि वो रसिया में उनका जन्म हुआ है 1955 में, और वो रसिया में ही जन्मी है और रसिया में ही उनका वहीं से उनकी पढ़ाई हुई है, वहीं पर उनका रहना हुआ है। और उनकी जो ग्रेजुएशन हुई है वो एशिया एंड अफ्रीका स्टडीज मॉस्को यूनिवर्सिटी से हुई है। उन्होंने 1980 में ग्रेजुएशन अपनी की थी कंप्लीट। उसके बाद उन्होंने मराठी और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट जो आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली है, तो यहाँ से उन्होंने मराठी की पढ़ाई की है 1985 से 86 तक। समझ चाहता हूँ 1991 में मैम ने अपनी पीएचडी की डिग्री पूर्ण की फिलॉसफी लिटरेचर ऑफ जो एशिया है, लिटरेचर ऑफ एशिया पे इन्होंने काम किया है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज मॉस्को यूनिवर्सिटी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से। इनका पीएचडी का जो डिसर्टेशन का टाइटल था वो था हिम्स ऑफ नामदेवा इन आदि ग्रंथ। उसके बाद मैम ने 1998-99 में सर्टिफिकेट इन सोशियोलॉजी फ्रॉम कॉलेज फ्रांकाइस यूनिवर्सिटायर, ये कुछ मास्को वाला शब्द लिखा है, सोरबोने इन मास्को। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ मैम के बारे में बता दूं कि ये कल्चर पे और जो संस्कृति है भारत के, उस पे ये काम करती रही हैं, उन पे इनकी रुचि रही है। और मैम का जो है, आपको जैसा कि मैंने बताया है कि उनकी हिंदी और मराठी भाषा है, उनमें इनकी पकड़ है, उस पर ये काम करती हैं। अंग्रेजी में भी काम करती हैं, रशियन में भी करती हैं, और तमाम इनके बहुत इनका लंबा परिचय है। हमारे पास समय सीमित है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें कि आपको वहाँ इतना लंबा समय में लूँ। तो मैं आपको चाहता हूँ कि मैम आप आइए और अपनी बात रखिए बिना किसी विलंब के। अतुल जी मैम गुजल मैम, चूंकि आप रशिया से है और बहुत सारी शायद ऐसी बातें हैं जो शायद परिचय में नहीं है, हम बोल नहीं पाए, तो मैं चाहूंगा कि पहले शुरू में 1-2 मिनट में आप रशिया में हिंदी और भारतीय संस्कृति को लेकर क्या काम करते हैं वो, और उसके साथ साथ रशिया में अभी क्या समय है, क्या परिस्थिति है, आपने अभी ज्वाइन किया, उसके बारे में भी 1-2 मिनट में हमें बताइएगा प्लीज। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे। एक बार और नमस्ते जी, सब उपस्थित लोगों को मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आज मॉस्को में 9:20 है सुबह, और स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ऐसे रशियन भाषा में सम आइसोलेशन, स्वयं घर पे हम नहीं बैठते हैं, हम घूम सकते हैं और दोस्तों से मिल सकती है। और हमारे इंस्टीट्यूट में आप जाना नामुमकिन है, लेकिन हम ऐसे ही स्काइप या जूम से संपर्क कर रहे हैं और फोन पे। तो और आप मुझसे पूछ रहे थे कि रूस में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रति क्या भावनाएं लोग महसूस कर रहे हैं। तो आमतौर पर
वे भारत के प्रति बहुत प्रेम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति से और साहित्य से इसे जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो मॉस्को में अनेक ज्यादा नहीं लेकिन मॉस्को विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्वविद्यालय और दो तीन दूसरे विद्यालयों में हिंदी भाषा सिखाई जाती है और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास वगैरह विषय भी सिखाए जाते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में 1956 से हमारा दफ्तर काम कर रहा है और इनमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत ऐसी भाषाएं पढ़ाई जाते हैं और विषय भी भिन्न है, इतिहास, अर्थव्यवस्था, साहित्य, भाषण, ज्ञान वगैरह। और क्या आप मैं मेरे विषय पर एक संक्षिप्त परिचय दे सकती हूँ या नहीं? मैं पढ़ूंगी। जी मैम, प्लीज प्लीज। अच्छा, तो विषय है रूस में रामायण का अनुवाद और अध्ययन। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि महाकाव्य रामायण और उसके मुख्य पात्रों राम और सीता के प्राचीन कथानक न केवल भारत में बहुत लोकप्रिय है बल्कि रूस सहित दुनिया के कई देशों में भी लोकप्रिय है। भारत में तो सभी हिंदू ये मानते हैं कि राम विष्णु के अवतारों में से एक है। रामायण दुनिया के लोकप्रिय है, इसलिए पुष्टि अनेक अध्ययनों, अनुवादों, व्याख्याओं और रंगमंच की प्रस्तुतियों से भी होती है। मैं इस सिलसिले में रूसी भाषा में रूस में प्रकाशित कुछ पुस्तकों का उल्लेख करना चाहती हूँ। रूस में रामायण के प्रारंभिक अध्ययनों में शामिल एक लेख 1849 में सेंट पीटर्सबर्ग में प्रकाशित होने वाले एक बेहद प्रभावशाली रूसी पत्रिका сын Отечества, मातृभूमि का पुत्र में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में महाकाव्य रामायण के कथानक और इसके मुख्य पात्रों का संक्षेप में चरित्र चित्रण किया गया था। इसके बाद रूसी भाषा में संस्कृत रामायण का कई बार अनुवाद किया गया था। रामायण का पहला अनुवाद रूस में 1802 में सामने आया था। यह रामायण का ठीक अनुवाद नहीं था बल्कि रामायण पर आधारित 150 पन्नों का उसका संक्षिप्त कथानक था, जिसे यूरी रोमर ने जर्मन भाषा से रूसी भाषा में प्रस्तुत किया था। बाद में रूसी पाठकों के लिए मिखाइल चिस्टिकोव द्वारा किया गया रामायण का एक रूपांतरण 2 बार प्रकाशित हुआ। पहली बार 1908 में संत पीटर्सबर्ग में और दूसरी बार उसके अनेक साल बाद सोवियत संघ में 1983 में हुआ। ये एक जानकारी भी दिलचस्प होगी कि रामायण के अनेक उपाख्यानों का अनुवाद ग्वितार्जे ने जॉर्जियन भाषा में किया था, जो 1940, 1942 और 1948 में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा दत्त ने रामायण का एक गद्य विवरण प्रस्तुत किया था, जिसका बाद में 1959 में यूक्रेनियन भाषा में भी अनुवाद किया गया था। ये गद्य विवरण 331 पृष्ठों की एक बड़ी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, लेकिन वास्तविक महान अनुवाद था शिक्षाविद अलेक्सी बारानिकोव द्वारा किया गया तुलसीदास रचित रामायण यानी रामचरितमानस का रूसी भाषा में किया गया अनुवाद। वो रूस में 1948 में प्रकाशित हुआ था।
यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए रामचरितमानस का अनुवाद करना असंभव शायद था, और ये एक विशाल और जटिल काम था। इस पर एक विशेषता ये थी कि तुलसीदास की इसकी रचना हिंदी में ही नहीं बल्कि अवधी भाषा में की गई थी। निश्चय ही रामचरितमानस का अनुवाद करते हुए अलेक्सी बारानिकोव को किसी भारतीय विद्वान की सहायता चाहिए था, और उसी जमाने में बारानिकोव सेंट पीटर्सबर्ग तथा लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, और 1936 में उन्हें पहली बार राहुल संकृत्यायन को आमंत्रित किए। तब से अलेक्सी बारानिकोव उनके साथ काम करते हुए इसी रूपांतर में इसी अनुवाद में यशस्वी हुए। और राहुल संकृत्यायन ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक के रूप में 1938 तक काम किया था, और फिर 7 वर्ष के लिए वे स्वदेश लौट गए। लेकिन 1948 में लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर एक बार फिर आए थे, और भारतीय दर्शन उपविभाग में एक प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। अफसोस की बात है कि आमतौर पर जब तुलसीदास कृत रामचरितमानस का रूसी भाषा में किए गए अनुवाद का जिक्र किया जाता है तो सिर्फ शिक्षाविद बारानिकोव का नाम ही लिया जाता है, बल्कि राहुल संकृत्यायन का नाम जरूर ही याद रखना चाहिए, क्योंकि खुद ही अलेक्सी बारानिकोव राहुल संकृत्यायन की सहायता से अनेक बार प्रशंसा किया और बहुत ही आभार थे उनके मदद के लिए। और आजकल भारत और दुनिया के साथ साथ रूस में भी इस प्राचीन भारतीय कथानक का अनेक रूपों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नई से नई शैलियों में राम और सीता के चित्र बनाए जा रहे हैं। ये आधुनिक कथानक संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में और दुनिया की अन्य भाषाओं में सामने आ रहे हैं। कभी वे किसी व्यंग्य कहानी का रूप ले लेते हैं, तो कभी किसी जासूसी कथा का, कभी वे किसी नारीवादी उपन्यास के रूप में सामने आते हैं, तो कभी किसी यूटोपिया रचना या कॉमिक्स की विशेषताओं के साथ उत्तर आधुनिक उपन्यास के रूप में। आधुनिक भारत के लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये विषय आज भी प्रासंगिक और समसामयिक बना हुआ है। अनेक साल पहले प्रकाशित कुछ किताबें इस बात की पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए पोलैंड के वार्सा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दानुता स्टासिक ने जो एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है अनंत कहानी, हिंदी में रामायण का अतीत और वर्तमान। स्टासिक दानुता, द इन्फिनिट स्टोरी, द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द रामायण इन हिंदी। इट वाज पब्लिश हो गया है मनोहर दिल्ली में 2009 में। संत पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की ओरिएंटल फैकल्टी की डॉक्टर अन्ना चेलनाकोवा, उनकी पीएचडी भी रामायण पर आधारित थी और शीर्षक था रामायण इन मॉडर्न इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी आधुनिक भारत में रामायण हिंदी साहित्य के आधार पर। और मेरे अपने लिए भी रामायण का काफी बड़ा महत्व है, और हमारे मॉस्को राजकीय विश्वविद्यालय में हम छात्रों को जरूर समकालीन भारतीय साहित्य पर व्याख्यान देते हैं, और इस के अंतर्गत हम रामायण के बारे में भी व्याख्यानों को हमेशा
उपस्थित रहते हैं और विभिन्न प्रसंगों के बार बार राम कथा का जिक्र भी की जाती है। भारत की जनता जब अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, उस युग में राम और कृष्ण इन दोनों की लोकप्रियता भारत में काफी बढ़ गई थी। वे न केवल भगवान या देवताओं के रूप में बल्कि अपने अपने राज्यों के प्रमुखों के रूप में एक राष्ट्रीय विचार के सार का प्रतीक बन गए थे। इसके साथ ही 19वीं सदी में भारतीय साहित्य में और आधुनिक भारतीय साहित्य में रामायण की कई तरह के व्याख्याएं मिलते हैं। बंगाली में माइकल मधुसूदन दत्त ने 1961 में मेघनाथ की मृत्यु नामक एक महाकाव्य की रचना की, जिसमें नायक नायिका राम, सीता और लक्ष्मण नहीं बल्कि रावण और उनके बेटे मेघनाथ, इंद्रजीत थे। तब से लेकर पूरी 20वीं सदी में भी कई हिंदी उपन्यासों और महाकाव्यों के मुख्य पात्र राम, सीता और लक्ष्मण के अलावा दूसरे लोग रहे। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त की सकेत और नवीन की उर्मिला महाकाव्यों की नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। निराले की रचना राम की शक्ति पूजा में भी यही स्थिति है। समकालीन साहित्य कृतियों में राम के बारे में पुनर्विचार किया जाता है। लेखक के वैचारिक दावे और इरादे ऐसे होते हैं कि एक नियम के रूप में न केवल साहित्यिक या सौंदर्य संबंधी विशेषताएं महत्वपूर्ण होती है, बल्कि मुख्य रूप से वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक या धार्मिक, नैतिकवादी तत्व भी बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इसका एक उदाहरण है प्रेमचंद की पुस्तक रामचर्चा। ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रेमचंद अपनी इस रचना के एकदम प्रारंभिक वाक्यों में ही हिंदी और उर्दू शब्दों के संयोजन से मिलकर बने हिंदुस्तानी शब्द का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वे लिखते हैं, प्यारे बच्चे, तुमने विजयदशमी का मेला तो दिखा ही होगा, कहीं कहीं इसे रामलीला का मेला भी कहते हैं। आज हम तुम्हें राजा रामचंद्र की जिंदगी की दिलचस्प हालत सुनाते हैं और 172 पृष्ठों के पाठ में रामायण की सभी 7 पुस्तकों यानी बालखंड से लेकर उत्तरखंड तक का जिक्र करते हुए लेखक ने सफलतापूर्वक रामायण का कथानक प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने अपने बाल पाठकों को भी सिखाया है कि वे नैतिक मानदंडों का पालन कैसे करें या अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करें। प्रेमचंद द्वारा रामचरित्र को आधार बनाकर पेश की गई रचना इस बात की पुष्टि करती है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के संस्थापक प्रेमचंद ने इस क्लासिक रचना में आदर्शवादी यथार्थवाद के अपने विचार की उपस्थिति देखी थी। महाकाव्य की कहानी के रूप में पुनर्रचना करते हुए लेखक ने हिंदू धर्म के आदर्शों की आलोचना या पुनर्विचार नहीं किया। उन्होंने आधुनिक समय में युवा पीढ़ी के लिए नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। प्रेमचंद ने परिवार और समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध दिखाए और अच्छाई में विश्वास के महत्व पर बल दिया। महाकाव्य की कहानी के रूप में पुनर्रचना करते हुए लेखक ने हिंदू धर्म के आदर्शों और कृतियों की आलोचना या पुनर्विचार नहीं किया। और इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की कविता पंचवटी जो 1955 में 25 में माफ कीजिए में भी कर्तव्य पर बल दिया गया है और इसमें मुख्य रूप से लक्ष्मण और सीता के राम के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया है। इस कविता में कर्तव्य, प्रेम और सह अस्तित्व पंचवटी में व्याप्त है, जहाँ थोड़े समय के लिए रामायण के तीनों नायक खुश होते थे। मैथिली शरण गुप्त की कविता पंचवटी में कई संवाद शामिल है और ये महाकाव्य कथानक के मौखिक प्रसारण और एक प्रदर्शन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है।
ये इस तथ्य से मेल खाता है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशकों में रामायण पर आधारित या राम की कहानी से संबंधित अधिकांश रचनाएं पद्य में लिखी गई थी, लेकिन उनमें से कई वास्तविक कविताएं या महाकाव्य नहीं थी और उनके का मुख्य उद्देश्य या उपदेश देने का था। और इसके साथ साथ ये रचनाएं बहुत सुंदर शैली में लिखी गई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम और सीता के बारे में महाकाव्यों, कविताओं और कहानियों कई आधुनिक हिंदी लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई थी। और इसके अलावा मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि संस्कृत रामायण रूसी भाषा में भी अनुदित है और इसी ग्रंथों का अनुवाद पावेल ग्रीनसर कर रहे थे। अफसोस की बात है कि अनेक साल पहले उनका देहांत हो गया था, लेकिन दूसरी दुनिया में जाने से पहले ग्रीनसर 4 खंडों का अनुवाद किया। 5वां खंड पूरा नहीं है और बाकी जो अनुवाद रह गया वो डॉक्टर सेरेब्रनिक, सर्गेई दमित्रिएविच सेरेब्रनिक कर रहे हैं और 3 पहले खंडों के अलावा 4था और 5वां खंड वे भी प्रकाशित होने वाले हैं। मैं चाहती थी किसी न किसी तस्वीर देखना, अफसोस की बात है मैं इतनी प्रभावित नहीं हूँ और जूम से शायद दूसरी या तीसरी बार से काम कर रही हूँ, इसीलिए आपको दिखाना नहीं सकती हूँ आप। तो शायद मैं भेज सकती हूँ फेसबुक पे दिखाऊं इसी प्रकाशित अनुवादों की बुक कवर्स। और अगर किसी न किसी प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की और खुश हूँ अगर आप पूछेंगे या आपके राय प्रकट करेंगे। आभारी हूँ कि मुझे ये पर्चा पढ़ने का मौका मिल गया और मुझे ये वेबिनार बहुत ही दिलचस्प लगता है और बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि बहुत भिन्न प्रकार की जानकारी देता है और इतने लोगों से मिलना ये सदा खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। जी शुक्रिया गुजल मैम आपका बहुत बहुत। आपने जिस तरीके से रामायण और राम की कथा को जिस तरीके से 20वीं सदी में भारत और भारत से बाहर विदेशों में अनुवादित जो रचनाएं हैं, काव्य महाकाव्यों को जिस तरीके से आपने इस पे दृष्टिपात किया है, आपने काम किया, वो वाकई में बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ उससे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि इस पे जी आपके इनके बाद मुझे थोड़ा सा दीजिएगा, ठीक है? एक अर्जेंट जी ठीक है। जी तो मैं अभी देता हूँ। तो भविष्य में भी मैम चाहेंगे कि राम काव्य, राम कथा और इन संदर्भों पे तमाम जो इसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और आज के वर्तमान समय में आपसे हम बातचीत कर पाएं गहराई से। शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत आभार मैम, गुजल मैम। और मैं अब चाहता हूँ कि जाहिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कृपया अपनी बात रखें। एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कल हमारे बांग्लादेश से जो वक्ता थे डॉक्टर रहमान मुस्तफिजुर रहमान, वो कल किसी कारण से नहीं जुड़ पाए थे और कारण ये है कि उनके फादर इन लॉ का डेथ हो गया है। आज वो हमारे पास फिर आए हैं और उनके पास बहुत कम समय बचा है और उनको जाना है फॉर्मेलिटीज के लिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर रहमान मुस्तफिजुर फ्रॉम बांग्लादेश, प्लीज कम एंड Dr. Rahman. Dr. Rahman, are you listening me? Dr. Rahman?
शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उन्होंने मुझे रहमान, डॉक्टर रहमान, यस यस, 1 सेकंड। उनको वो किया जाए यस स्पॉटलाइट यस, में। इनको को होस्ट बनाया जाए, को होस्ट बनाइए इनको। एक सेकंड रहमान, जस्ट वेट 1 सेकंड। Actually, your name is not written in the let me rename you, then our organizer can make you co-host. Dr. Rahman. Okay, the problem will solve soon. Priyanka, just make him co-host. Okay, na? आगे डॉक्टर रहमान, ये देखो, डॉक्टर RAHA। हाँ जयदुल जी। Yes, please continue. हाँ, I can hear you right now. Yeah. Okay. I think you need a brief introduction. I just would like to introduce you. You were a research scholar of JNU from the linguistic department. Now you are working in a college in Bangladesh, Rajshahi. So this is the brief introduction. We will let you know next time. We will explain your CV. So this time the time is short and network is very hazy. So please continue your lecture. Okay. Thank you, Mr. Jahidul, for giving me this August opportunity to hear from the beginning when you are thinking that you are going to make a webinar talk internationally and with the people across the world from JNU and other reputed institute and from different parts of the world. We are going to be connected and we will present our thought, share our ideas, and we can be connected through Jahidul and other scholar. So from the very beginning I was with you, and right now also I am with you, and thank you for giving me that opportunity. And my paper name is the title of my paper is Bangabandhu, a critical analysis of his contribution on a language movement in Bangladesh. You know, language movement is a very significant event in the history of Bangladesh, and language movement is the initial stage of that from where we got our strength and energy, we got the liberation. So the seeds of liberation war or seeds of independence were sown in 1952, from where the people of Bangladesh learned how to liberate themselves from the clutches of Pakistan. You know, in 1947, we had a partition, and we got two countries. One is Pakistan, another is India. So you know that there is a so-called theory that two-nation theory, from where Bangladesh, India and Pakistan was divided. I mean the subcontinent was divided. And after the division, we thought that we got the liberation from British and the colonial rule is over. And after 47, we got another colonial rule imposed by Pakistani. Dr. Jahidul, can you hear me? Dr. Jahidul? Yes. We are listening you. Oh, thank you very much. Okay. So we... Rahman. Yes.
if we हाँ mute your video, then your audio will be coming clearly. अच्छा अच्छा mute my Let video. me mute. Let me do this. Okay. You can do this. Yeah. Okay. Yes, please continue. अच्छा. Okay. हाँ. So we in 1947 we got another colonial rule imposed by Pakistani ruling clique. So after Zaidul, hello Zaidul. Don't start your video. We are stopping your video. Okay. Can you see me also? Can you see me? No, it's not need. No need to see you. Just voice. You need voice. Okay. Thank you. Okay. Then we got another colonial rule imposed by the Pakistani. So from the very initial days of 1947, they attack our language. They did not actually accept the Bangla is one of the language, and we had a 1,000-year Bangla language and Sanskrit language, and they ignore that. They clearly said that those who are practicing Bangla language, they are practicing Hinduism. So whenever we said that we had a linguistic history, culture, tradition of Bangla language, we cannot ignore it. And the entire Pakistan, from west to east Pakistan, we had the population of 56% Bangla speaking during that time, before our separation. Before our liberation. So from the beginning, 1948, there was a strike, and in 11 March 1948, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, I should briefly say that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the father of nation, as well as father of current Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. So our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he tried to make them understand, and also told them that we had a 1,000-year history we cannot ignore. And they said the Prime Minister Liaquat Ali Khan and the President Governor General Muhammad Ali Jinnah, they declared that Urdu shall be the state language of entire Pakistan. But our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, said that no, you should take Bangla language as one of the state language of Pakistan, and whenever we will speak in the parliament, we should have a voice Bangla, and also official work will be function both the language, but they ignored. And Muhammad Ali Jinnah came to Dhaka in 1948 in Sorwardi garden in Dhaka. There he, in a congregation, in an assembly, he declared that Urdu shall be the state language of Pakistan. Those who are opposing Urdu, they are opposing the integrity of Pakistan. But we said, the people of Bangladesh said, no, we should include both the language, Urdu and and Bangla. So they ignored our proposal, and Hartal, strike and Gherao, everything was going on. And also in 1948, 1949, 1950, 1951, continuously there was Hartal, procession, missile, meeting, and there are different kind of organization our father of nation built.
and he organized entire Bangladesh. He tried to make them understand all entire population of East Pakistan that we had a 1,000-year history of Bangla, so we cannot ignore. Even the people of people of East Pakistan, they were facing severe problem because all the letter was written, all the corresponding official work and the letter were written in only English and Urdu language. So the people of general people, common people, their sons and daughter in different parts of Pakistan, they were facing severe problem because they could not communicate with their offspring, with their relatives. So this is how the problem was getting too much higher and too much severe. So there were several organizations immediately came to being. In 1948, under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he made one organization that youth student and youth leader. He made Bangladesh Awami Chhatro League, I mean Bangladesh Youth League. In 1948 January, month of January, he organized that, and that the student, all entire student league of Bangladesh, they came under this banner and they protested against this injustice. Again in 1949, 23rd June, another organization was organized. That is named Awami Muslim League, because in under the Muslim League government, we failed to, people of Bangladesh, East Pakistan, they failed to voice their problem, voice their grievance, voice their different kinds of pains and suffering. So under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, another organization was founded in 1949, 23rd June. So two organizations already formed, and another organization, that was cultural organization, also formed. From there, the cultural organization was composed of intellectual, university teachers, writers, journalists. They also voiced their grievance. So in three sides, Bangabandhu, under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he organized people across Bangladesh, I mean the East Pakistan, the then East Pakistan, from youth and student, that is Student League, and then from intellectuals, journalists, and all writers, authors, they come under Tamuddin Majlis, one of the cultural organization. Here also Bangabandhu lead them, and another organization that is purely political organization, that is called Awami Muslim League. In 1954, the Muslim word is actually deleted from there, because Bangabandhu said, if we keep Muslim here, then the people of across Bangladesh, from caste, creed, or different religious people, will not come under this banner. So Bangabandhu deleted the name Muslim, and he kept Awami League only. Awam means the common people, League means the organization. So this is how, from three sides, under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he carried out all this procession, protest, hartal, and they claim that Bangla is one of the historical language of the world. It has 1,000 years of history, so we need Bangla recognition. A formal recognition, I mean official recognition, and the parliamentarian recognition. So the tension was brewing, and entire Bangladesh, we are asking for the recognition of Bangla. So at this moment, in
I should tell you that in 1948, the Pakistan government from intelligence directed intelligence branch of East Pakistan to make a file against prepare a file where what Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in a daily basis doing every day, they should record it and send it to West Pakistan. So what they did, after 15 or 16 days or after 1 month, they arrest Bangabandhu, send him jail, and then again release him. In after 15 days, they also arrest and then again released him. This is how they when Bangabandhu's leadership was growing, and also torture and pain was also imposed on him. So the way the Bangabandhu was carrying out his mission and his aims and target to voice all sorts of injustice, all sorts of problem that was suffering from the people of Bangladesh, and their torture and pain was also higher. So I'll not going all the detail that what Pakistani then Pakistani ruling did. In between 1948 to 1952, there was many sort of torture and pain they gave to East Pakistan people. They deprived all sort of rights and privileges from East Pakistani people. They also said that whoever going to raise any protest, they are the emissary. I mean, they want to disconnect from East Pakistan to West Pakistan. They said the Kolkata-based intellectual people are behind this. Actually, they want to hide the problem, and they always put blame on the Kolkata people, because Bangabandhu did his BA class and IA class, I mean intermediate class, Islamia College in Kolkata, and his political upbringing was begun from Kolkata. So after the division of after the partition 1947, when they imposed new colonial rule, they always blame that Bangabandhu has link with Indian people. So they one after another they were torturing. So this is how in 1951 52 the moment came when in jail, and he was in Dhaka Central Jail. From there he was leading sending different kind of poster, leaflet, and write up to the other people, and under his instruction the hartal and procession and entire day entire Bangladesh was going on. So entire Bangladesh people and Awami League and Tamuddum Majlis and Bangladesh Youth League, they come under in one single idea, that is that 21st February will be the language movement day. So they set up that day, and entire Bangladesh called on a protest. And on that day in Dhaka, the Pakistani government, they imposed 144, and when the medical student, Dhaka University student, and all the colleges, other universities, Jagannath College, one of the influential college right now, it is university. The student of all entire Bangladesh came out and protested.
So in Dhaka, just in front of medical college, the people were in a hartal, and Pakistani government they fired, shot dead 6 people, the Barkot, Rohim, and other people, Shofiur, Salam, and 6 people on the street. They died because of their firing. And in 22nd also they arrested 200 students and the people across Bangladesh, and their torture going on. And in 1952, 24th, they immediately, because the people of Bangladesh actually did not accept this and say they did not stop the hartal and procession. So immediately they talked to the central government, Karachi government, and they said that okay, we will give you recognition, you stop. And then the people of Bangladesh stopped, but they did not give the Bangla language full recognition. And in 1954, we had a election, their United Front government, where 3-4 party joined together and participate Rahman, election. sorry Yes, for the interruption. yes, We are yes. running out of time, brother. So please try to conclude. Okay. 1 minute, sir. 1 minute. Huh? Okay. So in Jukto Front government win the election, and Bangabandhu became first parliamentarian, and he in the parliament he raised the voice that Bangla should be recognized as one of the state language of Pakistan. In 1955, the recognition came by parliament. So I should say that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started his career in 1947 after the partition of 2 countries, India and Pakistan, and we got the colonial rule. And Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman from 1947 to 1971, he relentlessly he worked for language, he worked people. So Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the greatest Bengali of the world, recognition given by BBC Bangla. And also Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has incessantly worked for upliftment of Bengali language and his history. So Bangla is one of the major language in the world, to establish Bangla as one of the major language, Bangabandhu has done a tremendous job and excellent job. So I bow my head to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, our father of nation. This is the information I shared with you, the people. I hope if any question you can ask, I will ready to answer you, sir. Mr. Jahidul and all the Yes, Dada. and all the people who have listened to me, thank you very much. Thank you very much, sir. Okay. Thank you, Rahman Bhai from Bangladesh. You presented a wonderful paper. We are grateful to you, and we hope in future we will be connected to each other. Before inviting Atul to moderate to invite another speaker, I would like to mention 1 or 2 things. एक बात ये मुझे कहना है कि चूंकि आज लास्ट डेट है, इसके बाद फिर प्रमाण पत्र के लिए आप लोग बात करेंगे, तो 2-3 बातें पॉइंट में बताना चाहूँगा कि प्रमाण पत्र के लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहे, सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और 2 तरह के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिन लोगों ने पेपर प्रेजेंट के लिए भेजा था और प्रेजेंट किया है, उनको पेपर प्रेजेंटेशन का और पार्टिसिपेशन का 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रेजेंटेशन का जो पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो एमके कॉलेज के हिंदी विभाग से मिलेगा, जो कि डॉक्टर अनिरुद्ध बायन
उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और जो पेपर प्रेजेंटेशन के सर्टिफिकेट है वो शोध संवाद के महासचिव प्रियंका कुमारी जी के निर्देशन में आप लोगों को दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के स्क्रीनशॉट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सभी अटेंडेंस हमारे पास मौजूद है। हम उसी अटेंडेंस के आधार पर आपके लिए प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहे। आज जो कार्यक्रम में देरी हुई जिसकी वजह से हमारे एक इंटरनेशनल स्पीकर अभी थोड़ा उनको शेड्यूल में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, जो साउथ अफ्रीका से डॉक्टर उपासना सिंह है। अभी उनका मैसेज आया हुआ है, ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे हमसे बाद में जुड़ने की, और लगातार वो कोशिश करें। साउथ अफ्रीका में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, बिकॉज वी वर आउट ऑफ टाइम. So now I request the Vice President of Shodh Samvad Research Forum, Mr. Atul Vaibhav, to moderate and invite the speaker. Next speaker. Okay, thank you, Jadul Diwanji. So now I would like to invite our today's speaker, next speaker, Urmila Chakrabarti ma'am. So before I invite her, I would like to speak some introduction or some few words about herself. Are you there, ma'am? Yeah, ma'am जुड़ चुकी हैं. So Yes, now I'm I there. would like to. Yeah, ma'am. Yeah, we are hearing you, ma'am. So actually, Urmila Chakrabarti ma'am, she is an expert in cross-cultural and linguistic. Excuse me. Yeah, my video was paused. So mediation, English, Hindi, Bengali, and Italian. She born in India, has been living Milan, Italy for more than 20 years. She has lived and worked in many different countries around the world. She is the founder, director of Englishore and professor in Faculty of Linguistic and Cultural Mediation at the State University of Milan. She also collaborates with different universities in Italy and India, as such as the University of Milan, Bicocca, Vishwa Bharati University, India, Indian Institute of Social Welfare and Business Management, etc. She has collaborated with various cultural institutions and associations as a translator, interpreter, Hindi and English and Urdu also, and cultural mediator. Since 2012, she has been involved in an extensive project in support of an Indian folk art from Patachitra and its writers, painters, and storytellers from West Bengal, exhibitions, publications, and constant research work. Professor Urmila is also a writer and translator from English and to English, Bengali, and Hindi. In 2019, she created and implemented the project Patachitra, a tool for cultural integration in a member of primary school or Brescia, supported by the Rotary Club of East Brescia and sponsored by the municipality of Brescia. Hundreds of children were involved in this project, and it ended with an exhibition of Patachitra recreated by the children. She has participated in many international and national conferences, and she has published around 50, 60 research works, research papers in so many national and international journals and books. So now I would like to invite Professor Urmila Chakrabarti ma'am. सबसे पहले एक सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और शोध संवाद रिसर्च फोरम और कामरूप कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस वेबिनार का इंतजाम किया और मुझे ये मौका दिया। और मैं अतुल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी मॉडरेशन के लिए और विजय आजाद जी का भी जिन्होंने शोध संवाद रिसर्च फोरम से मेरा परिचय करवाया। मेरा पेपर
जाहिदुल साहब से अनुमति ले चुकी हूँ और मैं पेपर अंग्रेजी में प्रेजेंट करूंगी। उससे पहले मैं 2 मिनट लिंग्विस्टिक मीडिएशन एंड इंटरकल्चरल स्टडीज के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि यह मेरे को लगता है कि भारत में ये विषय इतना जाना माना नहीं है। इसका मूल तत्व ये है कि जब 2 अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं, उनके बीच आदान प्रदान होता है, लेकिन काफी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारे जो तौर तरीके हैं, वो संस्कृति अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस विभाग का हिंदी में नाम है भाषा आधारित मध्यस्थता एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन। हम यहाँ यही कोशिश करते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच मेल जोल बढ़े, समझौता बढ़े, और हम कहते हैं कि हम एक इंटरकल्चरल अंतर सांस्कृतिक सेतु बंधन का काम करते हैं। इतना कहते हुए मैं अपना पेपर प्रेजेंट करती हूँ। मेरे पेपर का टाइटल है फोक कल्चर इन फॉरेन कंट्रीज, Patachitra, a tool for intercultural awareness in Italy. So before presenting this paper, we need to understand what Patachitra is. So the why and how of Patachitra, and then we need to look into culture and intercultural interactions. Now Patachitra is a very ancient Indian art form. It is centuries old and is practiced in different parts of Eastern India, especially West Bengal, Orissa, and also in Bangladesh. The word Patachitra comes from 2 Sanskrit words, Patta, which means cloth, and Chitra, which means pictures or paintings. So Patachitra is basically painting on cloth. In this traditional art form, scene by scene, a story or an event is depicted on a long scroll, and each scroll is accompanied by a song. The scroll is called Pot in Bangla. The song is called Potir Gan, the song of the scroll, and the artist is called Potua or Chitrakar. Our work concentrates on Noya village, which is in West Midnapur in West Bengal. Through this art form, we try to introduce India, the essential elements of Indian culture, and to take students, young students, adult students, and even graduates, undergraduates, research scholars, corporate workers, in order to interact with people of a different culture and to move out of each one's cultural comfort zone. Having said this about Patachitra, I will now move on to culture and intercultural awareness. Why is it needed and who needs it? Each one of us is produced and created by our own culture. When we say culture, we generally mean national culture. So we are Indian, Italian, German, Japanese, etc. But of course, culture is extremely complex, and it is not just national culture. There are many different kinds of culture. For example, there is gender culture, there is generation culture, there is academic culture, there is business culture, and so on and so forth. But however, national culture plays a very important role in forming us and giving us our vision of life. A very simple definition of culture is the shared values, beliefs, and behavior patterns of a particular group of people in a particular place. Hence, national culture is of supreme importance. When we talk of national cultures, it also leads to the creation sometimes of stereotypes and generalizations, which of course are not correct, but they always have a grain of truth in it. That's why we say Indians are not very punctual. Now that's quite a ridiculous thing to say, because you see, we are a country of more than 1 billion people. So it's not possible that all of us are unpunctual. In the same way we say, oh, Italians are happy people. Again, it's not very correct, because a country of 60 million people, it's not possible that all of them are happy. However, there are essential truths in this. Whenever we talk of people of one particular culture, it often happens
that group slowly becomes convinced that their way of doing things, their way of thinking, their way of life is the correct way of life, while what others do and other cultures do often appear as strange or, in extreme cases, as wrong. Just before me, the speaker from Bangladesh, for example, spoke about linguistic liberty. And he said that one of the major problems of Bangladesh was a lack of linguistic liberty. Why? Because the governing authorities thought that their language, Urdu, was a better language. The essential element of intercultural awareness is to understand that we are not better or worse. One culture is not superior or inferior to another. We are simply different. There are many theories of culture studies, and of course, in universities, we teach those theories. The theory of Hofstede, the theory of Pauwels, the theory of Trumpenaars. There is no end to these theories, which are absolutely fundamental in giving us intercultural awareness. But universities are often criticized for being too theoretical. Our project was developed with the idea of giving students direct interaction and contact with a culture which is different from theirs. So to take the course, take the subject out of the universities onto the field of interaction. Having said this, let me now tell you how we use Patachitra to introduce people to Indian culture, to introduce people to a culture which is different from their own, and hence to open up a debate on different kinds of cultures and diversity. The moot point is that cultures have affinity, but they also have diversity. And we never get tired of repeating that we're not better, we're not worse, we're just different. So, to come back to Patachitra and the project, I've been working on this project now for about 10 years, and I'll try to present to you the essence of this project in the 20 minutes or half an hour time that has been allotted to me. And in the end, I will be very happy to take on questions. In today's world, people of different cultures need to work with each other, whether they want to or don't want to, whether they like it or they don't like it. We are all connected, and as Friedman said, the world is flat. So in order to interact with each other, we need to have awareness. Unless we are aware of each other, we continue to be diffident of each other. Now, when the UN authorities spoke about the human rights, they said that childhood is a very particular phase, and children should be brought up with the values of peace, dignity, tolerance, freedom, equality, and solidarity. Further, they went on in 1989 in the Convention of the Rights of the Child of the UN General Assembly in Article 29 to declare, I'm telling you just the essence of the article, which is a very long paragraph, that every child should be brought up with respect for his own culture, the culture of the country in which he lives, and for civilizations and cultures other than his own. So let me come back to Patachitra. Patachitra, as I said, is a very traditional, ancient Indian art form. When we introduce Indian culture, we speak of 3 or 4 essential points. The first is the continuity of Indian culture. Now, what exactly does this mean? People ask me often. Now, if we think of ancient Rome or of ancient Egypt, we can easily understand the concept of the Indian socio-cultural continuity. In ancient Rome, for example, one day, the old religion was lost in the sense that a new religion, Christianity, was brought in. The language, the ancient Latin language, was lost. The same thing happened in Egypt. But in India, age-old traditions have been flowing. So we say that India is at the same time an ancient country and a modern country. This is amply illustrated by Patachitra, where traditionally the subjects that were illustrated on the scrolls were linked to tradition,
mainly to Hindu tradition and mythology. Over a period of time, the subjects have changed, especially in Naya village where we work. New subjects have been brought in, and today this little village of 650 to 700 people is completely local in the sense that it's local, it is connected to its tradition, and it is also global because in its art form, it has embraced global topics. They talk in scrolls about, for example, 9/11, about terrorism, about subjects which are very close to the society, such as deforestation, conservation, etc., etc. So there we see a continuous continuity of an art form. The second point that we talk about when we introduce India is unity in diversity. India is an extremely diverse country. You don't need me to tell you that. I'm sure you're all aware of that, that we have great linguistic diversity, customs are different, traditions are different. And so we again illustrate this point through Patachitra, which is a great diversity of subjects. It is diverse in its forms. You may find very small Patachitras and you may find 6-meter long Patachitras. The longest Patachitra that I have seen is actually about 25 meters long, and they spread it out in a roll which covers almost the entire length of the village of Naya. There are different art forms in it. Most Patachitras are colored, but some of them are also in monochromes. Once the students see this kind of diversity, it's easy for them to correlate rather than to just hear about diversity in India. We work mainly between Italy and India. Italy is essentially a monolinguistic and monoreligious country, though there are minor languages other than Italian, and it's becoming more and more multi-religious, but essentially they have a monoreligious and monolinguistic culture. I mean, every Italian speaks the Italian language. Every Indian doesn't speak Hindi or Bangla. They speak a diversity of languages. In India, we have people from all religions. We have Hindus, Muslims, Christians, Jews, Christians of all different schools of thought, Protestants, Orthodox. We also have Jews. We even have the Baha'is and the testimony of Jehovah's Witnesses. Now, why talk about religion and Patachitra? The most interesting thing about Patachitra is its inherent interreligious harmony. And interreligious harmony is something which we need not only in India, but globally. We need to have respect for each other's religious thought, not necessarily sharing the same thought. The Patachitra artists are Muslims by religion, but for ages they have been talking about Hindu gods, Hindu mythology, and singing the songs of Hinduism. So in their very lives, they represent interreligious harmony. And being Muslims, even today, they participate in Hindu events like Durga Puja. Theirs is not a direct participation. They don't join in the prayer or in the aarti, but they are invited to decorate the pandals or the temple areas which are created for Durga Puja in West Bengal, to decorate these temples with their paintings. And they're often invited to participate in cultural evenings which are organized. So being Muslims, they participate directly in Hindu festivals. If anybody visits this small village of Naya, they can see that on one side of the temple, there is a mosque. On the other side of the temple, there is on the other side of the village, there is a temple. So the village is laid out between a mosque and between a temple. You know, once we were in the village and the Potuas or Chitrakars were singing the song of Radha and Krishna, when suddenly they stopped. I mean, I didn't realize why they had stopped. After a couple of minutes, they restarted again smoothly. And then we realized that they had stopped because Ajan had started in the mosque. So out of respect for that, they had stopped and then gone back to singing their songs again. So interreligious harmony and interreligious coexistence is an essential part of Naya village and the life of the Potuas or Chitrakars. In fact, there are Chitrakars also in Nepal, and in Nepal they have created a sort of interreligious existence between Hinduism and Buddhism, which of course is more easy to create, and there is much more in common between these two kinds of thought.
The third element, which we talk about when we talk about India, is a very delicate question, and it's about the empowerment of women. Again, empowerment of women is not only an Indian issue, it's a global issue. In this small village, today, most of the painters are women painters. Traditionally, most of the potuas or chitrukars were men, and women just used to do they used to give a helping hand, preparing the cloth, preparing the colors, preparing the glue, etc., etc. They were sort of assistants and never really the protagonist of the folk art form. There was a revival movement of this artistic form, mainly from around the year 2000, or there was some work done also in the 1990s, but the revival came mainly from 2000 onwards. In that period, women were trained and women entered into this area, and today they are the major singers and major painters. These women have traveled all over the world. In 2012, we organized an exhibition in Milan, and 2 of the women came here. There are many, many women in this little village who have traveled to different parts of the world with their art and their songs. They have performed in countries like France, England, USA, China, the United Arab Emirates, Russia, and many, many other countries. These women have changed their own lives, changed the socio-economic fabric of the village, and today they are productive individuals with a sense of dignity and participation in the society. When we talk about the position of women in India, more often than not, what is focused on is the exploitation of women, the poverty that women are facing, the discrimination that is there against women. In the position of women, India is rather a contradictory country because, to the best of my knowledge, there is no field, whether it's engineering or sports, cinema or literature, where women have not excelled. We have had a female prime minister and a female president, none of which has been so far possible in Italy, or why Italy, even in the US. But on the other hand, women continue to be exploited and discriminated against. When our students interact with the village women, they realize and see for themselves that empowerment of women is in act in India and is a reality, and there is a lot of consciousness in India, even at the grassroots level, to empower women and to provide them with a means of earning. So we have looked at all the major points about India through an art form. This makes it more real and more participatory and more involving for the students, who actually learn by direct interaction. They learn about the continuity, they learn about the diversity, about the religious harmony and the empowerment of women, which are the 4 more important points. So I've looked into Patachitra, I've looked into interculture and what Patachitra gives to our students. Now I'll try to give you briefly the work that we actually do. I started the Patachitra journey in 2011 because with a friend of mine, Laura, we decided to organize an exhibition of Patachitra in Milan. The idea to begin with was actually Laura's, because she is a textile artist and had seen a Patachitra exhibition in Portugal, Lisbon, and had been trying to find out about Patachitra. So one day she asked me that, what kind of an India expert I was. So I laughed and told her that nobody can be an India expert because it's such a diverse country. If anybody says you're an India expert, beware of them. But, well, you can ask me some question on India if you want to, and I shall try to answer to the best of my knowledge and understanding. Now, you see, Patachitra is an ancient art form with which my parents and grandparents were familiar. When I was a young person, this art form was hardly known in India. Today, again, in West Bengal and Eastern India, this art form is getting more and more recognition. So Laura had asked a number of people of my generation or younger generation about this art form in Italy, and obviously she hadn't found the right answers because
I dare say that before 2012, hardly anybody in Italy had heard even the word Fotocittro. So we decided to organize this exhibition, and thus started my Fotocittro journey. Through an organization called banglanatok.com, which has played an absolutely significant role in the revival, I contacted the Potuas of Noya village and started visiting them. So the first thing that we did was in 2012, we organized this exhibition. When we organized the exhibition in the inaugural session, we spoke about India, and we also spoke about building intercultural bridges. Now, intercultural bridges are built through the concept of affinity, through things that we have in common. Now, the Potuas are storytellers, and as you know, there are storytellers all over the world. There are the troubadours, there are the griots, there are the cantastorie in Italy, or especially in Sicily. So for Italians, it was very easy to sort of correlate and relate to this art form, Fotocittro, which is similar to their cantastorie, but it's different. So here again, we were looking at affinity. After the exhibition, I got a number of invitations from different colleges, schools, and universities to present the art form and do workshops, laboratories, interactive sessions, etc. Here started the collaboration with the State University of Milan, Bicocca. I teach in the State University of Milan, and the State University of Milan Bicocca is a separate university where I collaborate with the Department of Intercultural Pedagogy. And there started a very important collaboration. I must mention Professor Mariangela Giusti, who teaches intercultural pedagogy, invited me to deliver a lecture where I had 300 students. And from the written work that they produced after the lecture, we decided to publish our first book, Immagini, Storie, Parole, Images, Stories, and Words. Through stories, we try to get the attention of the students and again, make them dwell on the idea of diversity, dignity, respect, solidarity, and especially on the concept that we are different, but we are equal to each other. I will just briefly tell you the story that I related in Bicocca, and one which I use extensively to propagate intercultural thought. I will try to tell you the story as a story form. Hence, I will tell you the story in Hindi, though I should be telling you in Bangla, but I'm sure that most of the people do not understand Bangla. So I'll tell you the story in Hindi very briefly. एक जंगल था और जंगल में बहुत सारी पक्षियां रहती थी। छोटी पक्षी, बड़ी पक्षी, मोटी पक्षी, पतली पक्षी, लाल चिड़िया, पीली चिड़िया, मोटा कौवा, छोटा कौवा, और वो सभी पक्षियां जो थी वो दिन भर गाना गाती थी, दाना चुगती थी, नाचती थी, खेलती थी। लेकिन एक पक्षी था, अरे वो बड़ा अजीब था। वो दिन भर सोता रहता था और रात को जागता था। तो इस अजीब पक्षी को बाकी पक्षियां ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये तो बहुत अलग है हमसे। फिर दो छोटी छोटी पक्षियां, लाल पक्षियों ने शादी करने का तय किया और दिन में वो सोचने लगे कि शादी में हम क्या क्या करेंगे। और जब वो शादी की तैयारियां कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वहां बहुत शोर मच रहा था। कौवा कह रहा था, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा और सारी सफाई कर दूंगा। मैना ने कहा, अरे मैं तो कहानियां सुनाऊंगी। तोते ने कहा, मैं नाच दिखाऊंगी। मोर ने कहा, अरे तू क्या नाच दिखाएगी, मोर डांस दिखाता है, मैं नाच दिखाऊंगा। तो इस तरह बातें करते करते काफी शोरगुल हो गया। और वो चिड़िया, वो अजीब चिड़िया जो दिन भर सोती थी, उसको लगा कि अरे ये तो बहुत शोर मचा रहे हैं, मेरी नींद खराब कर रहे हैं और ये मुझे इस शादी में बुलाने वाले भी नहीं है। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाई तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो, मैं तो तुम्हें अब खा जाऊंगा। जैसे ही उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, सारी चिड़िया, मोटी चिड़िया, पतली चिड़िया, बड़ी चिड़िया, छोटी चिड़िया, लाल चिड़िया, काली चिड़िया, पीली चिड़िया, नीली चिड़िया, वो सब कहने लगी कि अरे भाई ये तो अजीब ही नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है। तो
वो उन लोगों से अलग था, तो इसलिए वो अब बुरा ही बन गया. So this is the story that we narrate in order to have thoughts on intercultural interactions. I think my time is running out. Atul, is that right? I'm not sure whether my time is running out. You can conclude, ma'am, yourself. Yes, that's why I said if I have 5 minutes, I will conclude. Yeah. You can take 5 minutes. Okay. Through Patachitra, we have organized innumerable workshops, not only in Italy and in India, but also in different countries. For example, we've done a lot of work in Switzerland. The Patachitra story is a very long story. You can all click on to Google, put my name and Patachitra on it, and you will be able to see our work. And obviously in my publication, I have shared some of the links. The Patachitra story would not be fair to finish the Patachitra story without talking about the interaction between Italian artists and the Patachitra art form. In our book, Immagini Storie Parole, the then Consul General of Milan, Indian Consul General of Milan, wrote an introduction where he said that Patachitra is a tool for intercultural interaction, where the seeds come from India and the flowers grow in new colors in Italy. That is exactly what we are trying to do. Because in social intercultural interaction, nobody remains unchanged. There is an interaction, there is an exchange, we learn from each other, and this enhances our cultural intelligence. Cultural intelligence is at the root of maintaining our own core values, our own sense of belonging, and working across cultures. Many different artists here in Italy, and I'm sure globally, they believe that the best works are born from interaction and new ideas. There are two artists in Italy, Alessandro Del Avvocata and Gianremo Magnani, who have created their own Patachitras, where they have themselves said that they have copied the Patachitra style. So it's a scroll, and they have told a story which is different from an Indian story. Urmila ma'am, sorry for the interruption. Actually, we are running out of time, ma'am. Yes, I'm concluding. Just give me 1 minute and I'm concluding. So these artists have spoken about a mythical bird, which is called the Sagofa bird. Sa means to stay connected to your tradition. Go means to go forward, and Fa means to seek. That is the essence of our project. Thank you so much for your attention, and I'm really grateful to all of you for giving me this opportunity. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Such a wonderful lecture. आपने जो Atul. हाँ. Yes. Hand over the mic. Actually, there is very urgency. So thank you, Atul. Thank you, Urmila ma'am, so much. You speak such a good thing to us, and we will be always connected with you. Actually, we are running out of time. As you know, in the morning there was an interruption. So that was unfortunately happened to us. Now I would like to introduce you Dr. Hemendra Nath. Now I would like to introduce you, Dr. Hemant Kumar Nath, the Registrar of Guwahati University. We are very happy for you, sir, that you joined us. मैं हमारे सारे प्रतिभागियों से ये बताना चाहूँगा. In fact, our next speaker from South Africa, उपासना सिंह जी को स्पॉटलाइट करो. अभी नहीं कर रहे, मत करो. Our next speaker, Upasana Singh ji, is waiting for his speech. Before that, I would like to, with due respect, we are very, actually, there was a technical problem, sir, in the morning. So that's why the whole schedule has been puzzled. So you have a great introduction here. आपने सर बहुत आपने एकेडमिक काम किया. आप
एक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में चुने जा चुके थे, लेकिन आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उपकुलपति के रूप रजिस्ट्रार के रूप में आपने वहाँ पे दायित्वभार ग्रहण किया। आप प्रोफेसर रहे हैं और आपके लिए हमारे पास एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट है, लेकिन वी आर वेरी सॉरी दैट फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम we could not read out those things here. So I thank you Dr. हरेंद्र तालुकदार जी कि उनके वजह से आज आप हमारे यहाँ जुड़े, और हम हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गोपेश शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आपको उन्होंने आमंत्रित किया, और आपका भी बहुत बहुत आभार सर कि आप हमसे जुड़े। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आपको हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे इस वेबिनार को 3 दिवसीय वेबिनार को मध्य कामरूप कॉलेज और शोध संवाद रिसर्च फोरम ने मिलकर आयोजित किया था, और इस वेबिनार में 15 देशों से प्रतिभागियों ने, वक्ताओं ने भाग लिया सर, और इस वेबिनार में 1500 लोगों ने इसमें पंजीकरण किया था, रजिस्टर किया था, और ऑलमोस्ट 200 लोगों ने अपना शोध पत्र इसमें भेजा था। शोध पत्र आई मीन रिसर्च पेपर दे सेंट टू अस। सो हम पिछले 2 दिन से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सभी लोग खुश है सर। वी आर इन फेसबुक लाइव सर। So now I would like to invite you, due respect, to speak you few words for us, sir, and our participants. Thank you. So thank you everyone, especially to the organizer, particularly the Madhya Kamaruk College, Principal Madhya Kamaruk College, the Vice Principal, Aryan Talukdar, who are very close to us. In fact, this college, like any other college, is an extension of Guwahati University in a way, because they are affiliated to Guwahati University. So I feel very privileged and proud to address the gathering here from across 15 countries, as informed just now. So I don't know who are speaking from which country. So good morning, good afternoon, good evening to everyone, as per your local time. This webinar, I have certain observations, very general kind of observations. It is nothing very enlightening in a way. I would like to share my feelings only. Literature, language, and culture, which is the topic of this webinar, being conducted by Madhya Kamaruk College for 3 days. So I have certain things in mind, very generalized kind of things. First of all, whatever I have learned about literature, language, and culture, I feel that all these 3 components, literature, language, and culture, these are intricately connected to each other. So we cannot study culture without literature, we cannot study literature without culture, and we cannot go for all these things without a particular language. So that's every one of us know this. So in a way, this is a very relevant kind of seminar right at this moment, because it speaks about literature, language, and culture, speaks about a particular people, particular culture, their socioeconomic conditions, their geographical locations, their habits, practices, and everything. Now, we are living in a world, I mean, I am speaking about the pre-pandemic time. Whatever we have felt, or everyone has felt, is that in literature, we generally treat or deal with certain things which are sometimes local, sometimes global, and the writers or the people in the field always try sometimes to localize the global or to globalize the local. So in a way, there is a localized kind of dialogue going on in the world right at the moment. And with the help of this, we delve deep into the psychology, I mean the human psychology, which is very important for understanding our behavior, our culture, our location, our marginalization, whatever we speak. So
As a result, we have seen that there is a whole lot of theoretical dialogues dealing with this, from colonialism, post-colonialism, structuralism, post-structuralism to everything else. So these are certain things. People, the experts will deal with these things in detail, I hope. And I don't think that I'm the right person to go inside the things at this moment, because you have already pre-engaged speakers, presenters, and other things, and they will do proper justice for this. Yeah. Yeah. Secondly, in relation to COVID-19, with which we all are fighting, just I have these things in mind. That COVID-19 has made us aware about certain things that we have forgotten or we generally ignore. The first is that nature. It has taught us that nature is something we cannot ignore. We can never ignore. We have seen that nature is in a new way. I mean, I'm speaking about the trees and mountains and rivers. Crores of rupees has been spent to clean the river Ganga, but it has been, I mean, it got clean automatically because of decrease of pollution and other things. So COVID-19, I'm speaking in this light that we should capitalize on the weakness. We should capitalize on the negatives. We should transform this into positive things. That is the challenge. It has been seen that there are certain recurrent themes. Nature is a recurrent theme in literature in all ages. If we think about Geoffrey Chaucer, if we think about William Shakespeare, if we think about Charles Dickens, if we think about the romantic poets like Shelley, Keats, Byron, I mean Wordsworth, all these things, we see that they have dealt with nature in a very beautiful way. The way that they dealt with has become very relevant nowadays. And the COVID-19 has made us aware about these things. In fact, Wordsworth, for Wordsworth, nature is a god, as we all know. If we think of the famous Indian writer, Kalidas, in his works, nature plays a very great role. It's inseparable from his creations. All these were found in other literatures as well. We see that love, hatred, jealousy, these are eternal emotions. These are also natural. And these have also become part of dialogues at this time in COVID-19. Sometimes we have stigma about the COVID patients. We should not have it. We have a social distancing from them, but we should not, or we are not going to displace them from the society. That we shouldn't do. So my observation is that this has made clear, number one, that we should respect nature. This virus, if it's a natural virus, we have to respect that. We have to keep ourselves away from it. It has also passed a very great message that irrespective of caste, community, status, your position, your work culture, we are all equal. It has reminded us, from a prime minister to the cleaner, from the policeman to the doctor, no one is spared by this virus. So we need to think that we are not someone, we are not angels. We are human beings, we are subject to the whims of nature. Indian culture has become relevant at this moment, particularly the Vaishnavite culture, which is prevalent in Assam, in the Satras. As we all know, people from Assam knows, but perhaps people from outside the country may not know that according to the Satriya culture, if you are coming, if you are entering to someone's house, you have to clean your feet and hands before entering the house. That was a culture, and that is still prevalent in the Satras. If you distribute certain eatables in a ritual in the Satras, or which we call Hokam, you have to wear a face mask to protect the food items from being contaminated by certain things from your mouth or from nose. Whatever the doctors have prescribed nowadays,
whatever WHO has said, is still a replication of what the Vaishnavite culture has spoken about. If you cross a river, if you travel a long distance, you will not be allowed to come back to your house until and unless you have a bath outside the walls of the house. So these are very important things, and I think that these have already been taken into account. Now, if we come to literature, language, and culture, I think we have so many themes emerging which will find a place in literature. We have issues about migrant workers. We have issues about displaced peoples. You have certain reservations about certain religious communities. We have the marginalized people. We have the laborers. We have the office people going to the office, doctors, engineers. Everyone has faced this problem in a different way. And I think this will offer the people, the creative minds, great teams to create certain literature, a new kind of literature, which will be perhaps more important than that was created by the great bygone writers. So I think, therefore, I think that this theme, even though it looks like a very broad one, when we discuss certain things in a broad manner, we sometimes we cannot do justice to the theme. But literature, language, and culture, these are intricately related, intricately associated, and at this time, particularly at this time, it has become very relevant for us. And coming to the webinar itself, since we are at different places, we cannot come together. It has also made us aware about this kind of digital platforms which we cannot avoid. This has become a part and parcel of our life in a way we did not think earlier. So all these things, I think, will be taken care of, will be looked into, will be deliberated on in this webinar being organized by Maitreya Kamrup College. And I wish perhaps sir's video has stopped somehow. Yes, sir. You are listening, sir? Yeah, yes. Yeah. Thank you so much, Dr. Hemant Kumar Nath, sir, the Registrar of Guwahati University. Hemant Kumar Nath, sir, basically, I would like to tell you that Hemant Kumar Nath, sir, was the magazine secretary, literary secretary, you can say, the prestigious college of prestigious Cotton College situated in Guwahati. He teaches many years in Shivsagar College in upper part of Assam. So and सर ने बहुत स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर भी जो पेंडिंग जो यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम्स थे उन सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट किया आफ्टर जॉइंट एज ए रजिस्टर्ड. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर. यू जॉइंट अस, यू मेक अस हैप्पी. आपने हमें आपने हमें इतनी ज़्यादा शुभाशीष दिया. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि अभी हमारे साथ साउथ अफ्रीका से डॉक्टर उपासना सिंह जी जुड़े हुए हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं. डॉक्टर उर्मिला चक्रवर्ती जी इटली से जुड़े हुए हैं. और कंधा सिंह जी सिंगापुर से जुड़े हुए हैं. इस तरह से सर ये जो वेबिनार है एक तरह से एमके कॉलेज के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने इतना बड़ा आयोजन किया. इसके लिए एमके कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनिरुद्ध बायन, एमके कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर हरेंद्रनाथ तालुकदार सर, एंड डॉक्टर गुपेश शर्मा sir, the principal of MK College, are the मतलब key person for this webinar. So I thanks to you, and now we are moving to the session, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Just a minute, Dr. Zaidul. Hi, sir. But you did not mention the Sot Sangbad Research Forum of Delhi. It is jointly organized. ये हरेंद्रनाथ तालुकदार सर is here. His voice is coming. স্যার আপোনাক জানিব দি আমি সুখী হম স্যার
কি এই যেটো ওয়েবিনার শোধ সংবাদ রিসার্চ ফোরাম দিল্লীত আমি অবস্থিত আছো। মোৰ ঘৰ বৰপেটা স্যাৰ, অসমৰ বৰপেটা, আৰু মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ স্যাৰ। 2009ত মই হিন্দী বিষয়ত মই MA কৰি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত পৰা মই দিল্লীত জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিত নাও আই এম ইন ICSSR এজ এ পোষ্ট ডক্টৰেল ফেলো। তো আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ স্যাৰ। আমি নিশ্চয় আগামী দিনত আকৌ আমি একেলগে মিলি কাম কৰিব পাৰিম তাৰে আশা ৰাখিছোঁ স্যাৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যাৰ। Thank you. Okay. Okay, thank you. Yeah. Upasana Singh ji. Yes, I'm here. Please continue. Please. Excuse me, ma'am. I would like to say a few words about you. I mean, I would like to. Hello, can you hear me? Atul ji. Ji. Please request her to on her video. Okay, so please, Upasana ma'am, can you on your video, ma'am? Hello, ma'am. Yes, sir. Namaskar. I'm here. Yeah, namaskar ma'am. तो मैम हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़ चुकी हैं। मैम की कुछ तकनीकी समस्याएं वहाँ पे थी, कुछ बिजली लाइट की जो बताई गई थी आप लोग हम सबको सभी को, उसकी वजह से मैम जुड़ नहीं पाई थी। तो मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मैं पहले बता देता हूं कि अभी उपासना मैम के बाद जो है हमारी आज की सत्र की जो अगली स्पीकर होंगी, अगली वक्ता, वो होंगी संध्या सिंह मैम, जो कि सिंगापुर से हैं। तो उनके विषय में मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं उपासना सिंह जी के बारे में विषय में कुछ बताना चाहता हूं, उनकी एक तरह से इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत जानकारी की वो क्या है। So Dr. Upasana Singh is a senior lecturer in the discipline for Information System and Technology at the University of KwaZulu-Natal, Westville campus in Durban, South Africa. She lectures on a wide range of IT-related subjects, and she has a keen interest in educational technology. Her PhD was on electronic assessment, for which she developed and evaluated an online interactive tool to evaluate e-assessment system named eSeat. Using the eSeat framework, academics can make a more informed decision on implementing the best fit e-assessment system to satisfy their individual requirements. She successfully implemented the first formative e-assessment in the School of MIG at UKZN in 2014. In 2014, she received 2 research awards, one from the NRF and the other from UKZN CLMS Teaching and Learning Unit. She served as a panel reviewer for the NRF's joint collaboration applications in 2015 and 2016. Joint academic collaboration is one of her fortes, having secured 3 MOUs with international universities. She has provided her with the platform to share the knowledge as invited guest speaker to local and international conferences in South Africa, India, and Mauritius since 2015. She expanded the collaboration. Yeah. She is running out of time. She will left after 30 minutes. Okay, so can you? Oh, so sorry, ma'am. Now you can start, ma'am. Upasana Singh ji, please start your presentation. Namaskar. Namaste, everybody. Thank you for having me. Thank you to Dr. Divan for his invitation, and my sincere thanks to Dr. Vinay ji from Mauritius for arranging the introduction to the webinar. I'm sorry that I am running out of time, and I do have an internet connectivity problem here. So if you don't hear me clearly, or if it does get interrupted, please accept my apologies. My topic for today is based on Indian culture and language in South Africa. As you may have heard from the introduction, I have nothing to do with Hindi or the Indian languages. So please forgive me if my topic is slightly out of the webinar context itself, but I will try my best
to share my experiences of my own journey in terms of Indian culture and language, being a citizen in South Africa. Before we get to the topic itself, as you heard from the introduction, I'm a senior lecturer at the University of KwaZulu-Natal in Durban, South Africa. And University of KwaZulu-Natal is based in the province of KwaZulu-Natal. We have 5 campuses, and each of our campuses has different colleges. I am based at the campus at the bottom, which is the Westville campus, and I lecture in the discipline of information systems and technology. So my discipline that I come from is from IT, but I have a very strong passion for digital teaching and learning. If you have a look at our classroom situation, you can see here that we have very large classes. This is an example of a first-year class. And in our first-year class, we have 1,600 students across 2 campuses. So during each session, we would have approximately 300 students seated at our lectures. The reason that I'm sharing this with you is because I will link back to this picture a bit later in terms of the diversity in South Africa itself. So at the University of KwaZulu-Natal, we have 50,000 students approximately and 2,500 academics who serve these students. As you can see in this classroom here, we have an interspersing of Indian students, but the majority of our students are based from local South African background. The Indian students are also South African, and I will get to that a bit later. Okay, so if you understand or if you know anything about the history of Indians in South Africa, you will note that our ties between South Africa and India were really started during Mahatma Gandhi's visit to South Africa. So the Indian community that we have here is a very heterogeneous community with different origins coming from different parts of India. That means our ancestors coming from different parts of India, different languages and different religious beliefs. So we have many different cultures within the Indian community here in South Africa. So if we look at the timeline of Gandhiji's visit to South Africa, as we know, once he finished his studies in London as a lawyer, his first case that he came to fight in South Africa was Dadabhai's case, and Dadabhai's case was essentially linked to the segregation that Indians were facing in South Africa. The turning point in Gandhiji's life was when he was thrown out of the train traveling from Durban to Pretoria. At that point in time, the country was still ruled by the British, and so the Indians that were in the country were essentially indentured laborers, and they were fairly suppressed, to put it lightly. So when Gandhiji was thrown out of the train, they say that that was the point in which he first started his Ahimsa movement or Satyagraha movement, because that at that point when he was thrown out of the train, he didn't retaliate in any way, but that is where the whole spark in him to fight for the freedom of the Indians in South Africa initially started. So you can see in terms of our history here in South Africa, there's been a lot of oppression. We have gone through apartheid. For those of you that are not familiar with what apartheid was, essentially prior to the freedom of citizens in South Africa, apartheid meant that the different race groups that lived in South Africa had to essentially intermingle with themselves. They were given certain areas in which they could stay. My parents grew up in this kind of era. So for example, if we look at the beachfront where the sea is, even the sea area was marked off. So there was a beach that the Indians could go to, there was a beach that the Africans could go to, and then there was a beach that the whites could go to. And so anybody who was non-white was frowned upon or looked down upon in terms of who they were. And so that is what Gandhiji fought for. As he fought for the freedom of Indians in India, he fought for the freedom of Indians in South Africa here.
And it is commonly said in South Africa that when Gandhiji came to South Africa, he came to South Africa as Mohandas Karamchand Gandhi. But when he left South Africa, he was known as the Mahatma. So the ties and the bonds between India and South Africa are really strong. If you have followed our history, you would have heard of Nelson Mandela. Nelson Mandela was our first president post the banishment of apartheid. That was in 1994 when we became a democratic republic. And there was supposedly, I'm saying it in inverted commas, no more apartheid or no more racism. So that's just a brief understanding of where the progression started from. But if we go back and understand where Indians first came from to this country, it started off as early as 1684. So between 1684 and 1838, we had Indians and Asians from the Far East countries who were brought to South Africa as slaves. And as you can see from this picture here, it was really a pitiable sight because they were employed as slaves. So they had no freedom. They had to do what their masters asked them to do. And the torture was rather great. Thereafter, in the 19th century, and very similar to the history of Mauritius, in 1860, the Indians were brought on ships from India in order to work in the sugarcane fields here in South Africa as indentured laborers. So Mauritians and South African Indians have very much the same history because the province that I live in, which is KwaZulu-Natal, is famous for sugarcane farming. And likewise, Mauritius is famous for sugarcane farming. So the Indians that came across from India at that point in time were brought as indentured laborers. So my great-great-grandparents, I'm the 5th generation born in South Africa, came from this batch of Indians, the indentured laborers. Thereafter, you found after 1860, we then had free or passenger Indians who were allowed to come into the country. So a lot of the Gujarati community that came in as merchants and so on at that time. They were the free or passenger Indians who were not brought in as indentured laborers. By 1910, Indians who came in as indentured laborers were given the choice of whether they would like to return to India or they would like to settle here. And by 1910, only 26.85, or I would say 27% of them actually returned to India, which meant that the remaining percentage of Indians who were brought here as indentured workers settled in South Africa. And that is how we are all born here in South Africa, because our ancestors eventually settled here after becoming indentured laborers. So if you look at the map of South Africa, the first slaves that were brought in from the Asian countries in India settled in the Cape area, which is this area that I'm showing to you now. And those that came in as indentured laborers were brought to KwaZulu-Natal, which is the province that I'm based in. So the largest diaspora of Indians outside India was in KwaZulu-Natal up to a few years ago. Okay, so this was the greatest portion of Indians that had settled in a country outside of India during the indentured laborers' time. So the South African Indian identity was a real struggle because they were brought as slaves, then they were brought in as indentured laborers. And then if you know the resilience of Indians, they were the ones who worked really hard and made their lives in South Africa a success. It was a totally foreign country. They had to establish themselves. You'll find, for example, a lot of the green vegetables that we have here locally in KwaZulu-Natal have been brought from India. So when our great-great-grandparents came from India, they brought those seedlings with them. And so a lot of the vegetables that we have here are similar to what you get, for example, in Bihar and so on, because those are the regions from where our ancestors came from. The political struggles were really harsh, and that is a topic on its own, so I'm not going to spend
too much time on it. But essentially, there was a lot of discriminatory laws. So as I explained, in times of apartheid, you had certain areas where you could live in, certain areas where you could socialize, certain areas that you could move. Schools were separated, universities were separated. So if you looked at the picture of my university earlier, where I said there were 5 campuses, but prior to 2005, we had separate campuses, which were separate universities. So the campus that I'm at currently, which is the Westwall campus, was known as the Indian campus. And the campus where I studied at as a student, which is Howard College, was known as the White campus. So that is essentially how we grew up, and how my parents and grandparents grew up in this country with these segregations, until, of course, the discrimination was ended in 1994 when things started opening up. So in 1994, when President Mandela was released from prison, the apartheid policies and restrictions were then were removed. And what that actually meant was that the ties that we had with India, which were fairly strained at that point in time, were now released. So prior to 1994 and even before that, there were sanctions, for example, imposed. So we would get very little stock from India in terms of grains and masalas and those kind of things. But after things started opening up slowly, we found that the ties between India started increasing, and therefore it was easier for us to maintain our culture. Secondly, post-1994, we started seeing people from India now coming to South Africa to work in South Africa as new immigrants. So from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, the Indian countries, they were now able to come in and settle here in South Africa. What this actually caused, though, is a distinct group of Indians, which are South African Indians, and a distinct group of Indians which are originally from India. And the reason for this is because the South African Indians have over the years developed their own culture in South Africa, while the India Indians, as we call them, have brought the original Indian culture with them because they are fairly new in South Africa. Now, the cultural division that I'm saying here is not a bad division. It's actually helped us to integrate. So I'll give you a very simple example. We have a lot of festivals that are celebrated here in South Africa, but after the influx of Indians and after, for example, ZTV and those subscription-based channels came into South Africa, festivals like Karwa Chauth started gaining more popularity in South Africa, where we never had people observing that festival previously. So there was more interaction with India itself post-1994. So getting on to language, in South Africa, English is the spoken language. It's the first language. Your mother tongue, which could be Hindi, Tamil, Telugu, Urdu, Punjabi, and Gujarati. Those are the 5 main Indian languages that are spoken by the local Indian South Africans here, were fairly restricted to the elders. So my grandparents, my great-grandparents, my parents speak the language, but you would find that my nanny, for example, would converse with us in Hindi more fluently than she would converse with us in English. So it was kind of this generation gap that started forming as we grew up. We took more to the English language than to the mother tongue or to the Indian languages. However, there has been great effort over the years to maintain these languages, and recently now we've seen the uptake of people wanting to learn their own Indian languages. So when I was in school, for example, we used to go to extracurricular activities after school in order to learn Hindi. So Hindi classes were offered after school as an extracurricular activity by community centers, and our parents used to send us there to learn to read and to write Hindi and to speak it, or any of the other languages, for example. And my focus is on Hindi because I come from a Hindi-speaking background.
However, as the years went by and post 1994, and there was this integration of culture, Hindi started making an appearance in schools. So we see that the Indian languages are now also available in schools. The bad part about it, though, is that we find very few of our Indian students wanting to take their own mother languages or Indian languages in school. And we now have African students that are learning Hindi. So it's just, when we had apartheid, although it was ruthless, it helped us to keep our culture together. And now that we have no apartheid and we have a lot more freedom, the culture seems to be getting eroded. So there's a lot more Western influence coming into the Indian culture in South Africa. So very, very quickly, here you can see the racial concentration, and you can see here that KwaZulu-Natal is the area where we had the largest Indian population in sub-Saharan South Africa. But the only problem that we faced in the last few years is that the younger generation are now more attracted to higher salaries, bigger posts. So they would move from KwaZulu-Natal to Gauteng area, which is the Johannesburg area, because that is where a lot of the multinational corporations are, a lot of the money is. So Indian concentration that used to be very prevalent in KwaZulu-Natal has now dispersed to a lot of other provinces as well, because money is the great attraction. So the Indian influence in South Africa is that there's a very multicultural diversity in South Africa, and that's why I showed you the picture of our students. The youngsters today are Western in their outlook. They have a lot of Western influence. They dress Westernly, and somehow it seems that the younger generation today does not want to identify themselves as Indians. Okay, so they say they are South Africans, they are not Indians, they don't want to recognize that their roots came from India, which is pretty sad. So the promotion of Hindi language itself, as I said previously, was the responsibility of community-based organizations. So like local schools, local communities used to run Hindi classes. Religious and other cultural events were also provided, but typically on informal forums. So the culture was maintained through an informal congregation. In 1948, the Hindi Shiksha Sangh was formed, and this one of the first projects was a Hindi conference to generate interest in the community for learning of Hindi. And this is when they started teacher training classes. This was all thanks to one of the ancestors that came from the Gujarat area in India. He was Pandit Naradev Vedalanka. He established the Hindi Shiksha Sangh, and we now have our own Hindi-based radio station, which is known as Hindwani. Hindwani does a lot to promote the Hindi language. It started off on very shaky grounds. It was given license for half an hour, and then 2 hours, and then 12 hours, until it eventually got long-term license in 2002, and we now have it broadcasting 24 hours a day. So the advantage of having this Hindi-based radio station is that it promotes the development and propagation of the Hindi language and also of Hindu culture in general. It is known as the voice of Hindi, and it includes children's programs, youth programs, your normal music sessions, interviews with artists, youth shows, recipes. So everything is designed to get people to interact and engage in the Hindi language so that there's a promotion of Hindi. One of the oldest radio stations, I'm talking about the Indian radio stations in South Africa, is known as Lotus FM. This is a national India radio station which is broadcasting nationwide and streaming to the world online. Besides offering fusion music and entertainment, it also offers language shows to get people to speak in their own mother tongue. So every day of the week, we have a different language that is promoted through the use of that particular platform. Lotus FM was originally known as Radio Lotus. It's been one of the intercultural or multicultural radio stations to cater for all the Hindus in South Africa. Okay.
Then we have the role of the ashrams and the temples that we have in South Africa. So for example, I have been privileged enough to be born into a family that has a guru who is from the Shivananda ashrams, from Shivananda from Rishikesh. Then we have the Ramakrishna Center, we have Chinmaya Mission, ISKCON, each one of them playing their own roles in terms of the promotion of Indian culture. So each of them has satsangs, for example, on a weekly or on a daily basis. We have youth programs, we have spiritual events, we have the religious festivals that are celebrated. And all of these help to keep the culture alive amongst the Indians. And then, of course, we have the typical temple setups, which offer your religious rather than your spiritual backgrounds. So temples like the Gujarati temple that we have here, which is called Kendra. We have the Vishnu temple, which has the largest Hanuman Mandir in Africa. Then we have a South Indian temple, which is the Amgeni Road temple. We have lots of temples in and around. The majority are in KwaZulu-Natal, but we have many of them in other provinces as well. And all of them play their role in terms of promotion of the Indian culture. One of the big advantages of having these big ashrams and temples is, for example, the conversion rate. There are a lot of Indians in South Africa that are converting to Christianity, and a lot of them are doing so because of the convenience in terms of not having to take off your shoes when you pray, not having to wash a lamp and light a lamp and those kind of things. So to prevent Hindus from converting to Christianity, these temples play a great role to keep the culture alive in South Africa. And then very briefly, we have our typical Indian TV stations. So our local TV station, which is the South African Broadcasting Corporation, they have, so the only form of Indian sort of TV that we had prior to 1994 was the weekly reports that they would do, compiling different Indian activities that happened in and around South Africa. Post 1994, we started getting the subscription-based ones, which have now become an addiction here in South Africa with all the serials on ZTV and all the other channels. So that helped to bring in a bit more of the culture because there was a greater link with Indian culture. The main advantage of using the subscription-based or people subscribing to these Indian-based television programs was the concept of the subtitles. So for the youngsters that couldn't follow the language, they were able to pick up words now from the Indian languages because of the subtitles. And then of course we have the typical Bollywood influence. So Bollywood is very big in South Africa in terms of movies. And so much so that the non-Indians have now started enjoying Bollywood movies because of the storylines, because of the color, because of the culture in it, and because there's subtitles in it. We find that when you go to the movies, there are often more non-Indians watching them than there are Indians itself. Okay, so the typical festivals that are celebrated here in South Africa are very similar to what's celebrated in India, except for the regional ones. The regional ones now have started being celebrated because of the influx of Indians from India into South Africa. But I would say that the biggest festival that is celebrated in South Africa is that of Diwali. So in Diwali, it is a time when all the different Indian cultural groups get together, whether you're South Indian, whether you're North Indian, we all get together and celebrate. We have a festival which is called the Durban Diwali Festival, which is held the weekend prior to Diwali. It's a 3-day festival where we have festivities where local students, for example, display their dance, their music, their plays, and those kind of things. There's also a very big firework display, and we're not forgetting the food stores and the clothing stores. So Diwali is probably the most uniting festival that we have. And then of course we have all the different other ones where we have the religious festivals like Mahashivaratri, Ram Navami, all of those that are celebrated. And then you have the individual North Indian and South Indian festivals. So for example,
the South Indians celebrate or observe a month of fasting where they abstain from non-veg, which is called Patasi, during usually September, October. Navratri is also a very big festival here, especially amongst the Gujarati community. So there are a lot of Indian festivals that are celebrated here in as much pomp as it is celebrated in India, which helps to keep the culture alive. And then, of course, we cannot forget the role of the ICCR, which post-apartheid or post-1994 has now started playing a much bigger role in South Africa. So the ICCR, for example, offers Hindi classes, dance classes, music classes, and this helps to promote the culture. They also have the Republic Day and Independence Day celebrations where local South African Indian students now display their talent as well as the Indians. We have local dance schools, local music schools, local language schools, which all have helped to maintain and keep the culture going in South Africa itself. So in terms of time constraints, I'm going to leave the presentation here, and I hope that this has given you a bit of insight into how Indians live in South Africa. It is said that the South African Indians are the most hospitable in the world. If you ever do come to South Africa, you will experience this for yourself. So I look forward to welcoming you to Durban at any time. If you do come to Durban, please do let us know, and we will do our best to make you feel welcome. Thank you, sir, for having me, and that is the end of my presentation. Thank you so much, Upasana Singh, ma'am. You talked about India's culture and language with the historical aspects. It was a great critical and informative analysis, ma'am. We are very thankful to you. You explained about the Indian Hindi films, festivals, and many things. So thank you so much, ma'am. Now I would like to call Sandhya Singh, ma'am. So before ma'am is coming, I would like to say something about her. Are you there, ma'am? Yeah. Sandhya Singh ji from Singapore. Yes, I'm here. Yeah. So Sandhya Singh, ma'am, she's from Singapore. Convener Hindi and Tamil Center for Language Studies, National University of Singapore, 2016 to present. She was lecturer for Hindi National University of Singapore, 2019 to 15. Coordinator cum Hindi lecturer, Nanyang Technological University, 2014 to 15. Head of Department Modern Language, NPS International School, Singapore, 2018 to 15. Secondary Supervisor, Deputy Head of Society, Hindi Society, Singapore, 2000 to 2008. She has been appointed member advisor in so many editorial boards. She has the editor-in-chief of Singapore Sangam. This is the first Hindi magazine of Singapore. She is the president of Sangam Singapore Society, Singapore, from 2019 to present till now. She got many awards and honors like Pravasi Sahitya Samman by Public Relations Society, Bhopal, Madhya Pradesh, India. Hindi Gaurav Samman by Antarashtriya Hindi Parishad. Hindi Sevi Samman by ABS, Wardha, and so many awards. She has invited as foreigner delegates and a speaker from Fiji and many more countries. She has organized so many webinars with Indian organizations and with other countries' organizations. She is operating a YouTube channel which is Singapore Sangam Hindi to promote Singapore language, culture, literature, and people, etc. in Hindi. Organized the World Hindi Day in Singapore in collaboration with the Indian High Commission, and organized the Hindi literary event in Singapore साहित्य के खजाने से. और बहुत कुछ है लेकिन समय कम है. So now I would like to invite you, ma'am. So please come and deliver your speech. Thank you, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका. और मैं सबसे पहले साहित्य शोध संस्थान और कामरूप विश्वविद्यालय का
धन्यवाद करना चाहूंगी इस अवसर के लिए। जैसे कि मुझे विषय दिया गया था कि मैं सिंगापुर में भाषा, संस्कृति और साहित्य के बारे में कुछ बताऊं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। तो यहाँ सिंगापुर से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। और मैं स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ। मेरा विषय है सिंगापुर में भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति। यहाँ मैं यहाँ के सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज में, जैसा अभी आपने देखा कि यहाँ वहाँ मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ, साथ ही उसके साथ ही तमिल भाषा अध्यक्ष भी हूँ, और उसके पहले काफी चीजों से जुड़ी हुई हूँ। तो आगे मैं इसको ले चलती हूँ। अब सिंगापुर से सीधे शुरुआत करती हूँ। जैसा कि हमेशा हम जानते हैं कि किंवदंतियां जो होती हैं हमेशा ही रोचक होती हैं, और कभी अगर किसी देश के साथ ही कोई किंवदंती जुड़ी हो, कोई जनश्रुति जुड़ी हो, तो ये हमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लगती है। बिल्कुल, सिंगापुर के साथ भी ऐसी ही एक किंवदंती जुड़ी हुई है। सिंगापुर भारत से बहुत दूर नहीं है। आप में से बहुत लोग कई बार आ चुके होंगे या आने की योजना बना रहे होंगे। बहुत कुछ आपको यहाँ आने पर भारत जैसा दिखेगा। लेकिन ये सिंगापुर आखिर अस्तित्व में आया कैसे और इसका ये नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो 14वीं शताब्दी की एक किंवदंती है, एक जनश्रुति है जो बहुत मशहूर है, जिसमें कहा जाता है कि सुमात्रा के राजकुमार, सुमात्रा जिसे आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, जो इंडोनेशिया का एक भाग है, कि राजकुमार सांग नीला उतामा, और वो भटकते हुए आ गए इस द्वीप के आसपास, और यहाँ उन्होंने एक ऐसा जानवर देखा जो आधा शेर जैसा दिख रहा था और आधा मछली जैसा। अगर आप मेरे पीछे जो मैंने बैकग्राउंड लगाया है देखेंगे तो वो कुछ वैसा उन्हें एक जानवर दिखाई दिया, और उसी के नाम पर इस द्वीप का नाम सिंगापुर पड़ा। सिंह जो संस्कृत से लिया गया है, मतलब शेर, और पूरा भी संस्कृत का है, मतलब पुर। तो सिंह और पुरुष, इसीलिए इसको द सिटी ऑफ लायन सिटी, इसीलिए इसको हम कहते हैं। तो सिंहों का शहर, इस तरह से इसका ये नाम पड़ा। और इसकी चर्चा हमें कई स्रोतों से पता चलती है। अगर हम देखें तो जावा, चीनी, पुर्तगाली और सियामी स्रोतों में भी इस मिथक की चर्चा हमें मिलती है। तो कई स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं। तो सिंगापुर के बारे में जो किंवदंती है कि ये इस तरह से इसकी खोज हुई, इस तरह से इस द्वीप के बारे में पता चला, तो ये बहुत ही एक तरह से दिलचस्प है, और कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि भी होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस आधुनिक सिंगापुर की, तो 1818 में भारत में उस समय ब्रितानी गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग थे, और उन्होंने स्टैमफोर्ड रैफल्स को सिंगापुर भेजा था। और वहां उस समय कारण ये था कि ये जो समय है, अगर इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके चलूं तो स्ट्रेट सेटलमेंट से भी पहले की खैर वो बात थी, और उस समय उन्होंने यहाँ भेजा था इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट सेटलमेंट 5, मलाक्का, दिंदिंग, पिनंग और सिंगापुर, ये 4 जो मुख्य थे, इनका क्षेत्र माना जाता है। जलदमरू मध्य बस्तियों का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और ये ब्रितानी शासन के अंतर्गत था। तो उस समय इसकी देखरेख ब्रितानी शासन द्वारा की गई, और इस तरह से ये जो आधुनिक सिंगापुर है ये हमारे दृश्य में आया। 1818 से पहली सूचना हमें मिलती है, और उसके बाद लगातार इसके बारे में हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो यहाँ से अब हम आते हैं कि सिंगापुर आखिर कितना बड़ा देश है, क्या है। तो आप दिल्ली में, जैसे ये शोध संस्थान दिल्ली में है, दिल्ली से भी छोटा, सिर्फ 721.5 वर्ग किलोमीटर इस देश की पूरी परिधि है, जिसमें 60 छोटे छोटे द्वीपों का ये मेल इसको कहा जा सकता है। और अगर हम 2019 की जनसंख्या गणना लें तो 5.7 मिलियन जनसंख्या थी। तो ये हमारा सिंगापुर का क्षेत्र है। अब इसे, जैसा आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर को बहुप्रजातीय समाज कहा जाता है, मल्टीरेशियल सोसाइटी, और एक लिटिल रेड डॉट ये भी कहा जाता है। तो लिटिल रेड डॉट आपने देख ही लिया कि ये बहुत ही छोटा सा एक शहर है जो पूरे देश की परिकल्पना को सिद्ध करता है। तो इस छोटे से देश की जो जनसंख्या है वो बहुप्रजातीय है, बहुप्रजातीय समाज है। और अगर हम इसमें बात करें तो सबसे बड़ा प्रतिशत चीनी लोगों का है, जो लगभग 76.3% है। पिछले साल की जनगणना के हिसाब से 76.3% चीनी लोग हैं। 15% मलय हैं, जबकि ये मलय भूमि मानी
मानी जाती है, लेकिन इसमें यहाँ जनसंख्या इनकी सिर्फ 15% है। भारतीयों की जनसंख्या लगभग 7.4% है और अन्य यूरेशियन आदि लोग भी हैं। तो यहाँ जनसंख्या में चीनी लोगों का सबसे बड़ा प्रतिशत है, लेकिन आज हमारी जो चर्चा है उसका विषय है, जो हमारा पत्र है उसका विषय है भारतीयों की भाषा, संस्कृति और साहित्य, तो उस पर ही मैं ध्यान केंद्रित करूंगी। तो ये तो बात हो गई, एक थोड़ा सा जो पृष्ठभूमि देने की बात थी कि सिंगापुर क्या है और कहाँ से वहां लोग हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इतिहास में, जैसे कि आगे थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगी जब मैं भारतवंशियों के बारे में बताऊंगी। अब भाषा की बात आती है, तो जैसा आप सभी ने अभी देखा कि यहाँ तीन तरह के 3 अलग जातियां आपको दिखाई दी, एक तो चीनी, मलय, भारतीय और दूसरे अन्य। तो यहाँ की भाषाएं, जाहिर है कि चीनी भाषा यहाँ होगी, मलय होगी, भारतीय भाषा कोई होगी और अंग्रेजी होगी। तो अंग्रेजी का सबसे बड़ा प्रतिशत नहीं है बोलने वालों का, लेकिन एक तरह से सिंगापुर में अंग्रेजी पहली भाषा है। और चूंकि बहुप्रजातीय समाज है, इसलिए अंग्रेजी को सभी ने अपनी पहली भाषा के रूप में, ज्यादातर ने अपनाया हुआ है। और दूसरा बिल्कुल चीनी भाषा है, और मलय, चूंकि ये मलय भूमि है, मलय यहाँ की सबसे पुरानी भाषा की संज्ञा उसे दी जाती है, तो वो है। भारतीय में आप यहाँ देखेंगे तो ये हिंदी की लिपि नहीं है, ये द्रविड़ियन लिपि है, मतलब ये तमिल है। तो यहाँ तमिल को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। मतलब सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, तमिल, मलय और चीनी। ये 4 भाषाएं हैं यहाँ, जो कि सरकारी कामकाज की भाषाएं हैं। आप यहाँ कहीं भी बाहर निकलें तो आपको जो साइन बोर्ड है या जो चिन्ह प्रतीक दिखेंगे, ज्यादातर चारों भाषाओं में रहेंगे। ज्यादातर सूचनाएं आपको चारों भाषाओं में मिलेंगी। और अब बात आती है कि हिंदी की, तो सबसे पहला, क्योंकि अभी इस समय वर्तमान में हिंदी का काफी बड़ा स्वरूप है, लेकिन मैं थोड़ा सा, बहुत छोटा सा परिप्रेक्ष्य इतिहास का देना चाहूंगी। जैसा मैंने पहले कहा कि 1818 में ही यहाँ भारतीय आने शुरू हो गए थे। या तो मैं उनके बारे नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको पहले बताती हूँ, फिर मैं भाषा के बारे में जाती हूँ। तो भारतीयों का जो आगमन हुआ पहला, वो कोई यहाँ भारतवंशी को मैं 2 भागों में बांटती हूँ, और पहला समूह, दूसरा समूह। तो पहला जो प्रवासन का समूह है, 1818 भी छोड़ दें हम, तो उसके बाद के अगर कुछ चित्र हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये सभी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से लिए गए हैं, और इसलिए उसकी जो गुणवत्ता है उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये आपको दिखाई देगा कि 1920 में यहाँ पर ये यहाँ का एक नहर है, जिसको हम स्टैमफोर्ड कैनल कहते हैं, वहाँ ये धोबी का काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। धोबी घाट है ये, लोग तो शायद यहाँ छिप गए हैं, लेकिन कपड़े उनके यहाँ फैले हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी 19वीं शताब्दी में भारतीय कैदी हैं, ये जो सिंगापुर के बंदी गृह में थे, और इन्होंने काफी इमारतों का और काफी जगहों का निर्माण करने में सहयोग दिया है। ये 1916 की तस्वीर है आर्य समाज की। तो ये पहला जो भारतीयों का एक प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, चित्रों के माध्यम से ये दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ भारतीय कैदियों के रूप में लाए गए थे सबसे पहले। और तो अब मैं आती हूँ यहाँ आपको भाषा पर। भाषा, तो सबसे पहले जो हिंदी का हमें जिक्र मिलता है, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल्ला है, जो मुंशी अब्दुल्ला ने लिखी थी, जो उसमें हिंदुस्तानी शब्द का जिक्र मिलता है हमें। और ये उनके उसमें बड़ी रोचक कथा भी है, कई सारी कथाएं, जिसमें कि वो कहते हैं कि यहाँ जो कैदी हैं, यहाँ जो लोग हैं, वो एक भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें जो हिंदुस्तानी है, और इसमें उसमें भोजपुरी का भी उन्होंने कहीं के प्रभाव का भी जिक्र किया है उन्होंने। और कई सारी चीजें, ब्राह्मणों की कई खूबियां, जो उस समय खूबियां नहीं मैं कहूंगी, बल्कि ये कहूंगी कि जो उन्हें वर्णित करने की चीजें थी, जैसे वो जनेऊ पहनते हैं, मछली नहीं खाते हैं, इस तरह की चीजों का भी जिक्र मिलता है। तो पहला जो हमें हिंदुस्तानी शब्द का मिलता है, वो 1974 के आसपास मिलता है। तो भारतवंशियों का ये पहला समूह है, जो पुराना समूह है। इसमें उत्तर भारत से लोग आए थे,
और बिल्कुल दक्षिण भारत अभी मैंने दिखाया कि आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल है, हिंदी नहीं है, और मैं यहाँ बात कर रही हूँ हिंदुस्तानी की। तो ये एक दृश्य देना भी जरूरी हो जाता है कि सब यहाँ जो शुरू में काम करने वाले लोग आए वो नर्स, डॉक्टर आदि सब तमिल भारत के दक्षिण क्षेत्र से आए, ज्यादातर तमिल भाषी आए। और भारत के उत्तरी क्षेत्र से सिपॉय जिनको कहा गया है, अगर हम द बाजार कॉन्टिजेंट या ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं, तो ये कैदी के रूप में लाए गए और उसके बाद उनसे कई तरह के कार्य करवाए गए थे। तो वो उस रूप में वहाँ हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कई जातियों का भी वर्णन हमें कुछ स्रोतों में मिलता है। तो ये इतिहास है कि कैसे तमिल ज्यादा इसीलिए प्रभावी हुई क्योंकि वो लोग बेहतर स्थिति में आए और संख्या उनकी ज्यादा थी, जबकि उत्तर भारतीयों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक थी शुरू में। अब दूसरा प्रवासन समूह है, तो एक तो वो प्रवासन समूह उत्तर भारतीयों का रहा, दूसरा है जो नए भारतीय है, मतलब 1990 के दशक में जो एक आईटी क्रांति हुई और बहुत सारे भारतीय अपने देश से बाहर निकलकर चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, अन्य जगहों पर गए, वैसे ही सिंगापुर में भी आए। तो ये बात होगी। इसके बाद अब मैं आती हूँ यहाँ के, जैसे हमारा विषय है भाषा, साहित्य और संस्कृति, तो भाषा की बात आती है जिसमें मैं हिंदी पर ही सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करूंगी। तो हिंदी भाषा की, वैसे तो हमें, अगर मैंने कुछ चित्र यहाँ नहीं लगाए हैं, लेकिन आर्य समाज का एक जैसे चित्र मैंने दिखाया, तो 1930 के आसपास से ही हमें हिंदी शिक्षण की थोड़ी थोड़ी चर्चा स्रोतों में मिलती है। कई रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं जिनमें है, लेकिन उतना पीछे नहीं हम जाते हैं क्योंकि वो बहुत कम है, छोटा छोटा है, सिर्फ जिसको सामुदायिक स्तर पर कहा जाए। लेकिन अगर हम देखें 1989 की बात करें तो 1989 का ये जो समाचार पत्र का चित्र है, ये 1989 का है। उस साल पहली बार सिंगापुर में हिंदी को मान्यता मिली थी पढ़ने के लिए, और हिंदी के साथ 4 और भाषाएं जिसमें है उर्दू, बांग्ला, पंजाबी और गुजराती, तो उनको पढ़ाने का अवसर मिला। उस समय लगभग 100 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया और हिंदी की शिक्षा शुरू हुई। और ये काम उसके बाद हुआ हिंदी सोसाइटी ऑफ सिंगापुर, इसकी प्रबंधन समिति से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये इस सोसाइटी के द्वारा ये कार्य शुरू हुआ और इसके संस्थापक श्री अब नहीं है हमारे बीच, स्वर्गीय शिवकांत तिवारी जी थे, जो पेशे से बहुत नामी वकील सिंगापुर में थे, और उन्होंने इस संस्था को खड़ा करने में बहुत जिसको कहते हैं कि मेहनत की है और बहुत निस्वार्थ सेवा की, जिसकी वजह से यह संस्था खड़ी हुई और सिंगापुर में हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई, हिंदी को मान्यता मिली और हिंदी के साथ अन्य 4 भाषाओं को। आज भी ये सोसाइटी के द्वारा, और एक और विद्यालय है डीएवी हिंदी स्कूल जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के माध्यम से सिंगापुर के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो पाठ्यक्रम है स्थानीय विद्यालयों में, मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो भारत से आते हैं और वहां उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लोग भारतीय होते हैं जो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस नहीं रखते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन इन दोनों विद्यालयों में जो सिंगापुर के नागरिक हैं या जो परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस रखते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे हिंदी की शिक्षा ले रहे हैं, हिंदी को एक दूसरी भाषा के रूप में ले रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंगापुर में 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ और उसके बाद 1966 में यहाँ द्विभाषी नीति बनी, और ये चूंकि ये बहुप्रजातीय समाज है, अगर सिर्फ एक अंग्रेजी ही ला दी गई होती तो शायद इसका ये अनोखापन बरकरार नहीं रहता। तो इसे बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया और उसमें समय समय पर परिवर्तन करके ये 4 भाषाएं तो जो चीनी, मलय और तमिल, ये तो सभी विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अन्य भाषाएं नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा भाषाएं हैं। तो भारत की इन 5 भाषाओं के लिए सामुदायिक स्तर पर संस्थाओं की स्थापना हुई, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। उनके अंतर्गत एक बोर्ड है जिसके अंतर्गत ये संस्थाएं हैं और वहां से पढ़ाई होती है। आपको मैं थोड़ा सा जो मेरे पिछले शोध का एक डेटा है वो मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने हिंदी सोसाइटी की बात की थी। हिंदी सोसाइटी में 1990 में 99 छात्रों ने पंजीकरण कराया था और 2018 में इनके करीब 4000 छात्र थे। डीएवी हिंदी स्कूल ने बाद में शुरू किया इस तरह
से गंभीर होकर के शिक्षा हिंदी शिक्षण का कार्य 2002 में उनका पहला 500 बच्चों का है। उसके पहले बहुत कम थे, इसलिए वो संख्या नहीं दी गई है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो करीब 2018 में 4000 यहाँ भी हमें छात्र दिखाई देते हैं। तो दोनों संस्थाओं को अगर हम मिलाएं तो अगर मैं अभी 2019 का डेटा अगर देखूं तो 10,000 से ऊपर है ये, और 10,000 से भी ज्यादा छात्र दोनों संस्थाओं में हैं। ये इन संस्थाओं में आखिर हिंदी पढ़ता कौन है? तो सिंगापुर में बहुत मिश्रित भारतीय जनसंख्या है। उसमें मराठी भी हैं, गुजराती हैं, कन्नड़ हैं, तमिल हैं, तेलुगु, मलयाली, पंजाबी, बंगाली हैं। जैसा मैंने कहा कि 4 अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही है, लेकिन हिंदी लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो बहुत जबकि गुजराती पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ गुजराती छात्र हिंदी सीखते हैं गुजराती सीखने के बजाय। ऐसे ही पंजाबी में भी कुछ छात्र पंजाबी के बजाय हिंदी सीखते हैं, बंगाली भी कुछ है। बाकी जो और भाषाएं हैं जैसे मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, तो इन भाषाओं के लोग हिंदी लेना ज्यादा उनको सहूलियत लगती है, क्योंकि लगता है कि भविष्य की भाषा यही है। तो ये यहाँ का विद्यालयी जो ढांचा है उसकी बात मैंने की है, जो स्थानीय विद्यालय है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है जिन पर अभी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि समय की भी कमी है। इसके अलावा 2 विश्वविद्यालय हैं सिंगापुर में मुख्य, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नान्यांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, जो कि दोनों पुराने हैं और जहाँ भाषा शिक्षण का कार्य होता है। एनयूएस यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वहाँ बहुत पहले से ही भाषा शिक्षण का कार्य हो रहा है। और अगर क्यूएस रैंकिंग में हम देखें तो वो 12वें 13वें नंबर पर भाषा शिक्षण में भी आता है। तो वहाँ लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भाषा को दोनों विश्वविद्यालयों में भाषा के रूप में सिर्फ सिखाई जाती है हिंदी। उस पर एनयूएस में माइनर इन लैंग्वेज स्टडीज की जा सकती है, लेकिन एनटीयू में सिर्फ वो भाषाई स्तर पर है। तो सीखने वालों में चीनी, मलय, कई तरह के छात्र हैं और काफी वो अच्छा कार्य भी करते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ की जाती हैं जो उन्हें आगे भी सहयोग देती हैं। तो ये यहाँ के उच्च शिक्षा में हिंदी का स्थान है। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ संस्कृति की। तो संस्कृति जैसा हर देश में होता है, लगभग मिला जुला कर वही स्थिति सिंगापुर की भी है। और यहाँ पर भी संस्कृति के लिए जो संस्कृति से जुड़े पहलू होते हैं, चाहे वो हम आयोजनों की बात कर ले, भोजन की बात कर ले, संस्कृति को सहेजने की बात कर ले, तो उसी तरह की चीजें यहाँ भी है। मैं सिर्फ कुछ चीजों को रखूंगी क्योंकि काफी चीजें वैसे हो रही हैं कुछ चीजों को। तो जैसे यहाँ भी कुछ संस्थाएं हैं जो धार्मिक या मैं कहूँ कि सांस्कृतिक दोनों रूपों में हिंदी और भाषा, सिर्फ मैं हिंदी से जुड़ी हुई संस्थाओं की यहाँ पर बात कर रही हूँ, वैसे संस्थाएं बहुत अधिक हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली संस्था जिसके बारे में मैं बताऊंगी भारतीय भवन, जिसका सही नाम तो है उत्तर भारतीय हिंदू एसोसिएशन, लेकिन वो यहाँ सिंगापुर में भारतीय भवन के नाम से ज्यादा मशहूर है। और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुराना यही है। तो ये उस समय स्थापित हुआ था जब और कोई संस्था नहीं थी, और इसी के माध्यम से भारतीयों की सारी समस्याओं को देखना समझना शुरू हुआ। यहीं से हिंदी सोसाइटी ऑफ सिंगापुर की भी स्थापना हुई, इसी के माध्यम से। और इसके बाद मैं बात करूंगी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो भारतीय भवन ही माध्यम था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के लिए। ये मंदिर है, धार्मिक स्थल है, लेकिन यहाँ वही हर मंगलवार दुर्गा पाठ का आयोजन, हर रविवार भजन, और सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग तरह के पाठ की व्यवस्था होती है, जिसमें महिलाएं और काफी संख्या में लोग काफी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा है आर्य समाज सिंगापुर, जो डीएवी हिंदी स्कूल भी जिसकी देखरेख भी करता है, साथ ही कई तरह के आयोजन कराता है। पिछले 2-3 सालों से हिंदी सेमिनार भी करवा रहा है और उसमें काफी लोग भाग ले रहे हैं। इसी तरह कई और हैं, जैसे भोजपुरी एसोसिएशन, बिजहार एसोसिएशन, ये सब हिंदी या हिंदी की बोलियों से जुड़े हुए संस्थाएं हैं। पिछले वर्ष संगम सिंगापुर नाम की एक संस्था की स्थापना हुई है, जो हिंदी भाषा और साहित्य और लोक संस्कृति के प्रचार के लिए कार्य कर रही है। तो तरह तरह के आयोजन करवाना, प्रतियोगिताएं करवाना आदि वो कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें होती हैं सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। त्योहार की बात अगर हम कर लें तो सिंगापुर में चूंकि तमिल जनसंख्या काफी है, इसलिए दिवाली को यहाँ दीपावली कहा जाता है। और दीपावली में पूरा ये लिटिल इंडिया बाजार है यहाँ का, जिससे बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। और इस दौरान
लगभग 20 से 25 दिन का मेला लगता है, काफी बड़ा मेला लगता है, जिसमें हर तरह की चीजें आपको मिलती हैं। और यहाँ इसकी छुट्टी होती है, आधिकारिक छुट्टी भी होती है। होली अगर आप देखें तो ये सभी मलय लड़कियां हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ जो हिंदी भाषी लोग हैं वही होली खेलते हैं। ये मलय, चाइनीज, तो विद्यालय, विश्वविद्यालय में बहुत मशहूर है होली। और शायद भारत में कहीं 1 या 2 दिन होली मनाई जाती होगी। सिंगापुर में पूरे महीने होली मनाई जाती है। और इस साल सबने कोरोना के कारण उसे बहुत मिस किया है। बार बार छात्र ये पूछते रहते थे कि आगे होगा क्या, मई में होगा, जून में होगा, मतलब किसी भी महीने में हो, लेकिन होली हो तो उन्हें काफी आनंद आता है। इसी तरह से और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं जो मैं यहाँ नहीं वो कर रही हूँ। यहाँ एक संस्कृति की बात आती है तो एक टीवी भारतीय चैनल जो है वो वसंतम है, जो तमिल चैनल है, लेकिन इस पर शनिवार को एक हिंदी फिल्म दिखाई जाती है। और सप्ताह के 2 दिन एक कोई भी हिंदी सीरियल जो पुराना हो गया है वो उसका टेलीकास्ट किया जाता है। इसके अलावा बिल्कुल जी टीवी और जितने भी आप नाम ले लें वो सारे हैं, लेकिन ये यहाँ का स्थानीय चैनल है। फिर जैसे पहले भी उन्होंने बताया था, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों को अभी शुरुआत इसकी हुई है, यहाँ के लोगों को लोगों से बात करके और सिंगापुर को दुनिया से रूबरू कराने का प्रयास हो रहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सिंगापुर संगम हिंदी एक नाटक जो 2017 से शुरू हुआ, 10 तक हिंदी नाटक थिएटर, और ये भी एक बड़ा अच्छा और बड़े कम समय में बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसमें 10 छोटे ऐतिहासिक या किसी भी तरह के नाटकों का छोटे छोटे रूप में उसका मंचन होता है। हर साल नवंबर में ये किया जाता है। रेडियो स्टेशन है यहाँ, रेडियो मस्ती 24/7 अभी ऑनलाइन है, तो पूरे समय है। पहले सिर्फ 3 घंटे चलता था। और बिल्कुल गीत और ये सारी चीजें हैं, साथ ही कुछ न कुछ समाचार और इस तरह की चीजें हिंदी में हमें यहाँ से सुनने को मिल जाती हैं। इसके अलावा भी कई और नाटक कंपनियां हैं, जो कई लोग व्यक्तिगत तौर पर भी नाटक वगैरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी इस महीने के 28 तारीख को ही क्या मैं बूढ़ी हूँ, एम आई ओल्ड का हिंदी वर्जन यहाँ की एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वो कर रही हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें, जैसे डॉल हाउस का गुड़िया घर हुआ, तो इस तरह से रूपांतरित करके भी हिंदी में कई नाटक होते रहते हैं समय समय पर। संस्कृति के बाद साहित्य की बात आती है, साहित्य और साहित्यकार की। सिंगापुर में किस तरह का साहित्य रचा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे मॉरिशस या हम बात करते हैं फिजी में साहित्यकारों की वैसा अभी यहाँ कुछ नहीं है। ना अमेरिका और यूरोप जैसा ही बहुत बड़ा भंडार साहित्य का दिखाई दे नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने लिखना शुरू किया है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो लोगों का लेखन बढ़ा है। सिर्फ एक हिंदी पत्रिका यहाँ से निकलती है, सिंगापुर संगम, जो 2018 से निकल रही है और ऑनलाइन है ये पत्रिका। इसके माध्यम से भी जो साहित्यकार हैं अपनी रचनाएं बाहर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस पत्रिका की एक खूबी ये है कि यहाँ इस पत्रिका में ज्यादातर प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को लिखने के लिए, क्योंकि छात्र यहाँ अपने संख्या देखी 10,000 से भी ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भी कुछ लिखें। कुछ विदेशी भाषियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है लिखने के लिए और उनके लेख भी छापे जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम होते हैं साहित्य को बढ़ावा देने के, चाहे हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, साहित्य के खजाने से कवि गोष्ठियों का बहुत आयोजन होता है और इधर लॉकडाउन में तो बहुत अधिक होने लगा है। तो अब रचनाकारों की थोड़ी सी बात करती हूँ। तो रचनाकार ज्यादातर रचनाएं उनकी कविताओं के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं। कविताएं लिखने वाले कई लोग हैं, जैसे विनोद कुमार दुबे जी हैं, राजेंद्र तिवारी जी हैं, आराधना जी हैं, श्रद्धा जैन है, कई लोग हैं जो चित्रा गुप्ता है, कई लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं। कुछ कहानी लेखन में भी है, जैसे मैं खुद भी कहानियां लिखती हूँ, मेरे साथ और भी 2-3 लोग हैं जो कहानियां लिखते हैं। उपन्यास लेखन की बात करें तो सिर्फ विनोद कुमार दुबे जी ने अभी तक एक उपन्यास लिखा है, इंडियापा के नाम से। उसके अलावा और कोई उपन्यास नहीं है। तो यहाँ अगर साहित्य की मैं बात करूंगी तो ज्यादातर साहित्य जो है वो कविताओं में है, कुछ कहानियों के रूप में है। इसके अलावा जैसे संस्मरण डायरी वगैरह मैंने काफी पहले से लिखना शुरू किया था, वो कई जगह से छपा भी है, तो वो चीजें हैं। और अभी लोगों ने और भी कई विधाओं में लिखना प्रारंभ किया है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ साहित्य की स्थिति है। साहित्यिक गतिविधियां पिछले वर्ष से बहुत होने लगी हैं, इसके पहले तक इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो ये कुछ किताबें थी जिनको मैंने यहाँ की इतिहास वगैरह के लिए पढ़ी थी। और इसके साथ ही मेरी ये प्रस्तुति खत्म होती है
और अगर कोई प्रश्न होगा आपका तो मैं जरूर उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत संध्या मैम धन्यवाद आपका। आपने हमें, भारत में हम रह रहे हैं और हमें आपने भारत की संस्कृति, भाषा, वहाँ के पर्व त्योहार, साहित्य और जो वहाँ की संस्कृति, तमाम इन बिंदुओं को यहाँ पे हम लोगों के सामने रखा और शानदार आपकी प्रस्तुतिकरण मैम, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। जी, अब मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सहकर्मी हैं विजय आजाद वो आए और जो आगे की रूपरेखा है कार्यक्रम को बढ़ाने में आए और वो अपना। जी विजय जी। धन्यवाद अतुल जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे अगले वक्ता हैं सरोजनी नोटियाल मैम। सरोजनी नोटियाल मैम, क्या आप सुन सकती हैं? मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ। जी मैम, जी मैम। तो मैम को वक्तव्य रखने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय यहाँ रखना चाहूँगा। आप राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चंबा उत्तराखंड के प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं। आप भाषा शिक्षण, मॉड्यूल लेखन और हिंदी शिक्षण एवं प्रशिक्षण में विशेषज्ञता रखती हैं। आप कहानी, कविता, गीत, निबंध, नाटक, पुस्तक, समीक्षा, भेंट वार्ता, आकाशवाणी वार्ता जैसी अनेक विधाओं में लेखन कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा आप कादम्बिनी, सरिता, गृह शोभा, लम्ही, युगवाणी, निवेदिता, पंचवटी संदेश, समकालीन साहित्य, हिमाचल टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। आपका बिंब नामक काव्य संग्रह और तभी कह रही हूँ नामक कहानी संग्रह अभी प्रकाशाधीन है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य रखें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय सरोजनी नौटियाल जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मध्य कामरूप कॉलेज और शोध संवाद रिसर्च फोरम से। आजाद, मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम, बोलिए। मध्य कामरूप कॉलेज और शोध संवाद रिसर्च फोरम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। विषय की बड़ी व्यापकता है, इसलिए उप विषयों की सूची भी बहुत बड़ी थी और मैंने इसमें चयन किया राष्ट्रभाषा की अवधारणा। राष्ट्रभाषा की अवधारणा विषय मुझे हृदय से भी आंदोलित करता है और मस्तिष्क से उद्वेलित करता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। अब जब राष्ट्रभाषा शब्द है तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रभाषा को राष्ट्र के अस्मिता से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या उसी श्रेणी में है ये? हेलो हेलो, हाँ जी। फैन की यहाँ बंद कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी आवाज आएगी। शुरू करूं? कोई नहीं, शुरू करूं? जी मैम, जी मैम, शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। जी मैम। तो राष्ट्रभाषा को राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखने में जो एक बात का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक हो जाता है वह यह है कि जहां राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान राष्ट्र की संकल्पना की अमूर्तता के मूर्त प्रतीक चिन्ह है, पहचान है, वहां राष्ट्रभाषा प्रतीक पहचान के साथ ही किसी राष्ट्र के जिंदा होने का नित्य बनता दस्तावेज है। ये एक प्रतीक और पहचान तो है ही, लेकिन ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। इसका जितना इतिहास महत्वपूर्ण है उससे अधिक वर्तमान महत्वपूर्ण है, और जितना वर्तमान महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्व इस बात का हो जाता है कि इसका भविष्य क्या होगा। अब ये देखा जाए कि राष्ट्रभाषा से
हमारा हमारी संकल्पना, हमारी चेतना कहाँ जाती है। तो इसके लिए मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा आप इस बात पर गौर करिए कि लैटिन अमेरिका का औचित्य क्या है दक्षिण अमेरिका को कहने में। दक्षिण अमेरिका एक भौगोलिक इकाई है। वहां पर जो भी देश हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग है, उनकी बहुत कुछ भिन्नता है, लेकिन उनको एक छाते में, एक उसमें चंदोवे में बंद कर दिया लैटिन अमेरिका। क्यों? बस इसलिए क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया था वे लोग स्पेन से आए थे, वे लोग फ्रांस से आए थे, वे लोग पुर्तगाली थे, और इनकी भाषाएं रोम के लैटिन से निकली हैं। तो जिन्होंने रूल किया, जिन्होंने उपनिवेश बनाया, जिन्होंने शोषण किया, उनकी पहचान इन पर लाद दी गई। अब यहाँ से राष्ट्रभाषा को राष्ट्र से जोड़ने का प्रयत्न हम करेंगे। आज वो मुक्त हैं इन देशों से, लेकिन फिर भी वो लैटिन अमेरिका है। जब पूछा जाता है ऐसा क्यों, कहते हैं भौगोलिक इकाई तो उनकी दक्षिण अमेरिका है, लेकिन सांस्कृतिक इकाई वो लैटिन अमेरिका नाम से। तो ये कितना बड़ा शासन है, कितनी बड़ी सत्ता है कि लैटिन से जिनकी भाषाएं निकली हैं वो अब वहां नहीं है, या किसी मतलब दूसरे रूप में है। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप में है। तो ये यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो अब देखा जाए भारत में भी राष्ट्रभाषा की अवधारणा का क्या स्वरूप उभरा और इसका भी इतिहास हम थोड़ा देख लें। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारत एक राजनीतिक इकाई होने से पहले एक सांस्कृतिक इकाई है, क्योंकि राजनीतिक स्वरूप तो इसका बदलता रहा है, शुरू से ही बदलता रहा, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अविचल रहा, वो नहीं बदला। राष्ट्रीयता, धर्म, चिंतन, संस्कृति और भाषा, जिनको सामाजिक संगठन और ऐक्य का कारक कहा गया है, ने तमाम विविधताओं के बीच भी भारत को एक सूत्र में बांधा हुआ है। अलग अलग भाषाओं में लिखे गए यहाँ के साहित्य में विषय वस्तु से लेकर आदर्शों, मूल्यों में स्वयं प्रसूत साम्य। इस संबंध में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी का ये कथन देखते हैं। उन्होंने कहा, इंडियन लिटरेचर इज वन written in many languages। भारतीय साहित्य एक ही है, भले ही वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। मतलब वो एक क्यों है? क्योंकि उसकी चेतना एक है, उसके आदर्श एक हैं, उसका मूल्य एक है, उसकी संस्कृति एक है। तो इसका मतलब भारत सांस्कृतिक दृष्टि से जो पूरा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, वो सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। आगे हम देखते हैं कि सुब्रमण्य भारती ने भी अपने एक गीत में कहा, तमिल के राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्य भारती, उन्होंने भी अपने एक गीत में कहा कि भारत माता भले ही 18 भाषाएं बोलती हों तो भी उनकी चिंतन प्रक्रिया एक ही है। तो जब इतने चिंतक, इतने विद्वान इतने वर्ष पहले इस बात को अनुभूत कर गए थे, और हमेशा कहा भी जाता है, विविध तरीकों से इसको व्यक्त किया गया है कि भारत की संस्कृति एक है, इसलिए ये एक राष्ट्र है। ये जो बाहरी थोड़ा सा भाषा में थोड़ा अंतर भाषाओं में भी साम्य है, उसमें ध्वनि साम्य भी है, उसमें संरचनागत साम्य भी है, उसमें शब्दावली का साम्य भी है। कई भाषाएं तो बहुत ही मिलती जुलती हैं। अब यह है कि फिर राष्ट्रभाषा की डगर फिर पकड़ते हैं, तो फिर कहाँ पर हमें इस पर बार बार चर्चा करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ये बहस, उग्र बहस का रूप भी धारण करता है। तो ये है कि हमें अब इस तरफ से देखेंगे कि जब पराधीनता की स्थिति होती है
तो विजेता जो है वो केवल भूभाग पर ही कब्जा नहीं करता, वो पराजित देश के भूभाग पर ही कब्जा नहीं करता, बल्कि उसके आत्मा को भी बंधक बना देता है। वह मस्तिष्क से उसका चिंतन, व्यवहार से उसकी संस्कृति और जिह्वा से उसकी भाषा छीन लेता है। अब भारत का इतिहास थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लगभग 2 वर्षों के ब्रिटिश शासन काल में भारत के स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना को बहुत ठेस पहुंची। विदेशी शासन ने संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक चिंतन और भाषा की जड़ों पर प्रहार किया। यह भारत की अपूरणीय क्षति थी। अपूरणीय पर मैं बल दूंगी, क्योंकि आज भी हम इससे नहीं उबरे हैं। आज भी हमारे भाषाई मनोविज्ञान में विदेशी सत्ता काबिज है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भाषा को सीखना या बोलना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जितनी भाषाएं सीख सकें, जितने में आप कुशलता हासिल करें, यह आपकी खूबी में जुड़ जाएगा। लेकिन जब आप अपनी भाषा की कीमत पर इसको करते हैं, जब उसको आप गिरा कर इसको करते हैं, तब जरूर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो यह भारत की अपूरणीय क्षति थी जिनसे हम आज तक नहीं उबरे हैं। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों को तो अपने अधीन किया ही है, इससे हमारी आत्मा को भी हीन बना दिया। अब देखा जाए तो इनसे पूर्व भी भारत में बहुत आक्रमण हुए। भारत ने राजनीतिक उथल पुथल का एक लंबा दौर देखा है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। उसमें प्रारंभिक छीना झपटी तो हुई पहले के आक्रमणों में, लेकिन उसके बाद विजेता यही के हो गए। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से भारतीय कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य, स्थापत्य, शासन विधि आदि को नए आयाम दिए और हमको समृद्ध किया। अनेक प्रकार से हमको समृद्ध किया। भारत की संस्कृति को अपना योगदान दिया। अब खुद भी भारत की संस्कृति बन गए। उन्होंने हिंदी के विकास में भी बड़ा योगदान दिया। कहा जाता है कि हिंदी जो है, जो आधुनिक भाषा है, अपेक्षाकृत 1000 वर्ष का ही इतिहास है अभी, इसको बनाने में फारसी का बड़ा योगदान है। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि फारसी की कोमल छाया में हिंदी बनी है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को अपना उपनिवेश बना दिया। उन्होंने देश के शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार कर लिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हम स्वयं अपनी भाषा और जीवन शैली को नकारने लगे। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगी कि 1918 में गांधी जी जो आए थे 1915 में आए थे अफ्रीका से, लेकिन 1918 में ही गांधी जी ने एक बात महसूस कर ली थी कि जो लोग भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का जिम्मा उठाए हुए हैं, वो जो लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रस्ताव बना रहे हैं, बहस कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो तो लोक भाषा और लोक जीवन को नकारे हुए हैं। उनकी तो एक अलग दुनिया चल रही है। तो गांधी जी को यहाँ चिंता हुई कि हम किस आजादी की बात कर रहे हैं। आखिर हम किस आजादी की बात कर रहे हैं? जो लोग आजादी की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, वो तो भाषा भी नहीं बोल रहे हैं जनता की। वो तो बिल्कुल दो अलग धाराएं हो गई हैं और जनता का इस आंदोलन से अभी कोई लेना देना भी नहीं दिख रहा ज्यादा। तो उन्होंने खुद इस क्षेत्र में उतरे। अब गांधी जी जैसा व्यक्ति यदि सोचे, गांधी जी के बारे में मैं एक ही वाक्य कहूंगी, वो एक साधारण राजनीतिज्ञ नहीं थे। उनके वैसे उन्हें इस मौके पर कोई किसी खास परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण जरूर कहना चाहूंगी कि जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी आपका क्षेत्र क्या है, तो उन्होंने कहा, माय मैसेज इज यूनिवर्सल, though it is delivered in terms of Indian politics, but politics is the least part of the man whose ultimate aim is to lift the human species to a higher moral and spiritual plane. अब जिनका ये मकसद हो, अगर वो व्यक्ति ये सोच रहा हो कि भारत में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है
जो एक राष्ट्र की संकल्पना का कारक बने, जो एक राष्ट्र की भूमिका तैयार करे। और उन्होंने उसको चिन्हित भी कर लिया, 1918 में ही चिन्हित कर लिया कि ये केवल हिंदी हो सकती। और केवल चिन्हित नहीं किया, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष और प्रयास भी किया, अपने साथ कईयों को जोड़ा। तो हिंदी को ही जोड़ा क्योंकि हिंदी में उन्होंने वो सामर्थ्य देख लिया था कि यही एक ऐसी भाषा है जो भारत जैसे विशाल देश, उस समय तो भारत और बड़ा था, पार्टीशन नहीं हुआ था, भारत जैसे विशाल देश में एक राष्ट्रीय भाषा कहते थे वो, एक राष्ट्रीय भाषा की भूमिका निभा सकती है। और उन्होंने दक्षिण भारत में इसके प्रचार और प्रसार के लिए विशेष प्रबंध किया। पट्टाभी सीतारमैया, केशव चंद्र सेन, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट जैसे महानुभावों को वहां भेजा। वहीं के कई दक्षिण भारतीय हैं, भाष्यमलंकार ऐसा नाम है उनका, भाष्यम, उन्होंने इसमें बहुत प्रयास किया। बाद में उन्होंने राजा जी को भी जोड़ा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भी जोड़ा। पहले वो सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में वो समझ गए कि यदि दक्षिण भारतीयों को भारत की अखिल भारतीय मामलों से कोई जुड़ाव रखना है और जो भारत सरकार की जो नीतियां होंगी उससे कोई जुड़ाव रखना है तो हिंदी जरूर सीखनी चाहिए, ऐसा उन्होंने खुद तमिल वासियों से कहा। तो ये बात आज से 100 साल पहले ही हमारे इन दिग्गजों ने, हमारे इन महान चिंतकों ने, हमारे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने अनुभव कर ली थी। तो आज अगर हम उसको थोड़ी उदासीनता करते हैं, थोड़ा सा उस पर अपनी अरुचि जाहिर करते हैं, या थोड़ा हम जब राष्ट्रभाषा का सवाल आए उस पर विषयांतर कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोफेसर और पत्रकार करते रहते हैं, हिंदी भाषी, हिंदी के प्रकांड विद्वान, उनके मुख से जब हिंदी निकलती है तो ऐसा लगता है क्या प्रांजल, क्या परिनिष्ठित, क्या परिमार्जित भाषा, क्या सरस्वती का विशेष वरदान है इनकी जीवा पर, इतनी सुंदर हिंदी। लेकिन वो ये सारी सुंदरता हिंदी के पक्ष में नहीं निकलती, तब बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। ये सच है कि किसी भाषा का जन्म एकाएक नहीं होता, भाषा का एक इतिहास होता है, विकास क्रम होता है। भाषा अपनी रेखाओं में उबगती है और सिमटती है। जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने से भाषाएं परस्पर संपर्क में आती हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ लेती हैं और एक दूसरे को बहुत कुछ देती हैं। कालांतर में यह लिया दिया भाषा में इतना रच बस जाता है कि वह उस भाषा विशेष का हिस्सा ही बन जाता है। आज हिंदी में आगत शब्दों को चिन्हित करना बेमानी लगता है। भाषाओं का एक दूसरे के संपर्क में आना, एक दूसरे का रंग रूप ग्रहण करना भाषा की स्वाभाविक वृत्ति है। इसमें भाषा संपर्क में आई भाषा की विशिष्टताओं को आत्मसात करती है, अपना कोश बढ़ाती है, क्योंकि भाषाओं का परस्पर कोई विरोध नहीं होता, वे एक दूसरे को समृद्ध बनाती हैं। उनमें ग्रहणशीलता का गुण होता है, अपना प्रवाह होता है। लेकिन जब कोई भाषा दूसरी भाषा में केवल इसलिए थोप दी जाती है कि वह विजेता की भाषा है और वही श्रेष्ठ है, तो यह विजित देश की संस्कृति, साहित्य, इतिहास, चिंतन, मूल्यों और जीवन के ढंग पर एक जबरदस्त प्रहार होता है। तब भाषा केवल भाषा ही नहीं रह जाती, अस्तित्व बन जाती है, हमारे जीवित होने का प्रमाण। यहाँ पर यह देश और देशवासियों की अस्मिता से जुड़ जाती है और राष्ट्रभाषा की अवधारणा आकार लेने लगती है। कोई भाषा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ का भाषिक ढांचा भर नहीं होती, यह संस्कृति की संवाहक होती है। भाषा को संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति कहा गया है। आखिर एक देश स्वयं को अपनी भाषा, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और निपातों में व्यक्त करता है। निपात जो अकस्मात हमारे मुख से निकलते हैं, उनमें व्यक्त करता है। और जैसा कि 16वीं सदी के
अंग्रेज दार्शनिक और निबंधकार फ्रांसिस बेकन ने कहावतों को समाज के अनुभवों का सूत्र लेख बताया। कहावतें लोक विशेष की विदग्धता का बुद्धि का द्योतक होती हैं। हर भाषा ने अपनी कहावतों को संजो कर रखा है, और जब हम भाषा से छेड़खानी करेंगे, जब हम भाषा को संजोएंगे नहीं, तो कहावतें कहाँ से सुरक्षित रहेंगी और कहाँ हमारी विदग्धता जाएगी, कहाँ हमारे अनुभव क्षेत्र जाएंगे। गांधी जी ने यूं ही नहीं कहा था कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी भारत की वास्तविक आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। वे देख रहे थे कि अंग्रेजों से वैचारिक संघर्ष करने वाले भारतीय भी लोक भाषा और लोक शैली को लगभग त्याग चुके थे। विरोध व अपील के पत्र, प्रस्ताव, बहस वार्ता सब कार्य अंग्रेजी में होता है। कहीं भी लोक भाषा, लोक चिंतन जैसा कुछ नहीं है। ऐसी लड़ाई जन आंदोलन कैसे बन सकती है? शासन की भाषा अंग्रेजी, अदालत की भाषा अंग्रेजी, शिक्षा की भाषा अंग्रेजी, तो घोषित रूप से गुलाम देश में थी ही। ये तीनों तो होंगे ही जब हम गुलाम थे। लेकिन जब देश के कर्णधारों ने भी शासक की भाषा में सोचने और बोलने का अभ्यास कर लिया, तो हम किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? यह प्रश्न आकार लेने लगा था और देश इस पर सोचने लगा था। इस संबंध में जो उस समय के और चिंतक है प्रेमचंद जी, कथा सम्राट प्रेमचंद जी का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने 1934 में वो दक्षिण प्रचार सभा में किसी उपाधि वितरण समारोह में गए थे। वहां उन्होंने कहा कि हमारी पराधीनता का सबसे अपमानजनक, सबसे व्यापक, सबसे कठोर अंग अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व है। कहीं भी वह इतने नंगे रूप में नहीं नजर आती। यानी अगर हमारी पराधीनता कहीं नजर आती है तो हमारी भाषा में जो छेड़छाड़ हुई है, जो हम अब अपनी भाषा ही नहीं बोल रहे हैं, उसमें नजर आ रही है। दूसरी शासक वर्ग की भाषा बोलने में ही अपना अभिमान समझ रहे हैं, तो इससे बड़ी पराधीनता क्या होगी? इस प्रश्न ने देश में स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ भाषा का आंदोलन भी छेड़ दिया। 14वीं सदी के सूफी कवि अमीर खुसरो की कलम से कागज पर उतरी हिंदी मुगल काल में फारसी के साथ उठते बैठते विकसित होते हुए 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारतेंदु के लेखनी से साहित्य की भाषा बन गई। देश सामाजिक और राजनीतिक आलोड़न की स्थिति से गुजर रहा था। देखते ही देखते हिंदी देश में आंदोलनों की भाषा, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, पत्रकारिता की भाषा और साहित्य की भाषा बन गई। हिंदी सिनेमा ने हिंदी को घर घर तक पहुंचा दिया। इस बीच आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे भाषाविदों और साहित्यकारों ने हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाकर उसे एक मानक स्वरूप प्रदान किया। छायावाद युगीन कवियों और गद्यकारों की रचनाओं में हिंदी का परिमार्जित, परिनिष्ठित और प्रांजल रूप निखर कर आया। देश के अनेक राजनीतिक चिंतकों में भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को लेकर उद्वेलन था। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी पत्रकारों, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन, पट्टाभी सीतारमैया जैसे राजनीतिक चिंतकों ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। इनमें से अधिकांश, गौर करने की बात है, इनमें से अधिकांश आंदोलनकारी गैर हिंदी क्षेत्र के थे। वे भारत में जहां अनेक भाषाएं व्यवहार में हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के महत्व को समझ रहे थे। इसके पीछे उनका कोई भाषिक आग्रह नहीं था, अपितु एक सरल सा सत्य था कि हिंदी को बोलने वालों की संख्या बांग्ला, तेलुगु और तमिल जैसी प्राचीन और प्रतिष्ठित भाषाओं को जानने वालों की तुलना में बहुत अधिक है। महात्मा गांधी ने हिंदी के सामर्थ्य को पहचान लिया था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा और इसे देशवासी वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में
उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, मेरा विनम्र दृढ़ विचार है कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिला देते और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को उनका जरूरी महत्व नहीं दिला देते, तब तक स्वराज्य की सारी बातें अर्थहीन है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का विशेष अभियान चलाया। हिंदी से उनका अभिप्राय ऐसी हिंदी से था जो आम जन के व्यवहार में है, जिसमें ना तो संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता हो और ना ही अरबी फारसी के शब्दों की भरमार। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राजभाषा के लिए हिंदी के चयन की निर्णायक स्थिति आई। भारत में जहां अनेक भाषाओं को बोलने वाले रहते हो और जहां भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ हो, वहां भारत संघ की राजभाषा के लिए हिंदी की घोषणा करना इतना आसान नहीं था। भाषा एक संवेदनशील मुद्दा रही है और जब इसमें राजनीति आ जाती है तो स्थिति भयंकर हो जाती है, विध्वंसक हो जाती है। दुर्भाग्य से कुछ राजनेताओं ने हिंदी के विरोध को अपनी राजनीति बना दिया। कुछ तो देश की संपर्क भाषा के लिए अंग्रेजी को लेकर दबाव बना रहे थे। इस पर तत्कालीन गृह मंत्री यशवंत राज चौहान का यह कथन उल्लेखनीय है। जो लोग अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा वे गलती पर हैं। वे देश की जनता को नहीं जानते, वे इस देश को नहीं समझते। यहाँ पर मुझे एक चीज और याद आ रही है कि लगभग 100 साल पहले 1923 की बात है, टर्की में कमाल अतातुर्क, जो एक साम्राज्यवादी शासन के बाद प्रजातंत्र लाए थे वहां, जिन्होंने एक नई टर्की की नींव रखी। उन्होंने वहां भाषा के लिए इतना काम किया कि साल उठना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि एक सैनिक योद्धा को, वो तो सैनिक योद्धा थे, उन्होंने भाषा के बारे में इतना क्यों सोचा। उन्होंने स्वयं सड़कों में जाकर तुर्की भाषा पढ़ाई, उन्होंने तुर्की को स्थापित किया और तुर्की को भाषा के माध्यम से एक राष्ट्र की संकल्पना से में बांधा, एक राष्ट्र बनाया उन्होंने। भाषा की ये शक्ति है। भाषा केवल एक भाषा नहीं है, भाषा एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाती है। तो तत्कालीन चिंतकों, राजनीतिज्ञों और मनीषियों के चिंतन और प्रयासों तथा देश की जनभावना से राजभाषा विधेयक पर तमाम बहस मुबाहिसों के उपरांत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान की धारा 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाया गया और प्रादेशिक भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखकर उनके संरक्षण और परिवर्धन के लिए विशेष प्रावधान रखे गए। इसके साथ ही हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है, संविधान में देश की राजभाषा और राष्ट्रीय भावना में देश की राष्ट्रभाषा बन गई। गांधी जी कहते थे ना कि हिंदी एक भाषा ही नहीं है, हिंदी एक भावना है, राष्ट्रीय भावना है। राजभाषा बनने के बाद हिंदी की कोश वृद्धि का कार्य निरंतर है। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तकनीकी शब्दावली आयोग और अनुवाद ब्यूरो इस कार्य में लगे हुए हैं। हिंदी को संस्कृत के व्याकरण से भी यथासंभव मुक्त करने का व्यवहारिक प्रयास हुआ है। आज हिंदी का भाषिक विस्तार भी है और भौगोलिक विस्तार भी है। भाषिक विस्तार तो ये है कि आम जन की बोलचाल की भाषा से लेकर शुद्ध साहित्यिक भाषा तक हिंदी विविध रूपों में अपना प्रभाव छोड़ती है, अपना प्रभाव स्पष्ट करती है और हर रूप में इसका सौंदर्य महसूस किया जाता है। और भौगोलिक विस्तार का मतलब है कि भारत के तो बहुत क्षेत्रों में यह उनकी अपनी मातृभाषा के रूप में है। अन्य प्रांतों में भी इसको जानने वालों की संख्या बहुत अच्छी है और विदेशों में भी, कई जैसे पुराने जो भारतवंशी रहते हैं
वहां तो उनकी अपनी शैलियां विकसित हो गई हैं, मॉरिशस में, सूरीनाम में, फिजी में, यहाँ तो इनकी अपनी शैलियां हैं। फिजी बात जैसे कहते हैं, सरीनाम कहते हैं सूरीनाम में, तो वहां तो उनकी हिंदी की अपनी शैलियां विकसित है। लेकिन इसके अलावा यूरोप में भी हिंदी का अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण पर कार्य हो रहा है। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव, निजी भावना बता रही हूँ, अनुभव नहीं भावना, कि हम ये जानने के लिए तो बड़े इच्छुक रहते हैं कि विदेश में हिंदी की स्थिति क्या है। अरे पहले ये तो बताओ कि भारत में हिंदी की स्थिति क्या है, क्या है बताइए। भारत में जब जब सरकार की तरफ से कोई विशेष काम होता है, जैसे कि अभी महीना भर, मुझे लगता है 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, कि स्नातक स्तर पर हिंदी को एक सामान्य विषय के रूप में रखने की कवायद शुरू भी नहीं हुई थी, केवल अभी राय मशविरा हो रहा था कि सबने झंडे खड़े कर दिए। और बहुत मैंने बड़ा तर्क वितर्क सुने, उसमें तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। विशेषकर मैंने देखा हिंदी के प्रोफेसर हिंदी को इतना गैर जरूरी बता रहे थे। तब हम ये अपेक्षा करते हैं कि विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है, या आप सब लोग अपने से प्रश्न पूछिए। हिंदी की स्थिति पहले अपने देश में देख लीजिए। ये विदेशों में जो लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी ये शिकायत है कि पहले जहाँ की हिंदी है वहां के लोग तो उसका उत्थान करें, उसकी महिमा गाएं, उसका महत्व बढ़ाएं। मैं एक और भावना, अनुभव, ये भावना नहीं अब अनुभव है, कि मैं जब जब किसी विदेशी को हिंदी बोलते हुए सुनती हूँ, अभी मैंने इसी सेशन में गेजल को सुना, जिन्होंने राम कथा पर अपना बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बोला, पूरे वक्तव्य में नहीं बोला वो लोग। और हमारे अगर किसी भी हिंदी प्रोग्राम में भी, हिंदी कार्यक्रम में भी अगर किसी को आप बुलाएं, तो वो झट से 2 शब्दों के पास है अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, उसकी जिह्वा पर है, वो उसकी स्टाइल बन गई है, उसकी शैली बन गई है। तो क्या हिंदी का, जैसे मैंने विमल कांत जी का पढ़ा था अभी, हिंदी स्वदेश में और देश में, कि क्या हिंदी का बार बार हिंदी बोलते हुए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग क्या इसलिए हो रहा है कि आप हिंदी को इतना कमजोर समझते हैं? हिंदी के पास क्या शब्दों का अभाव है? क्या हिंदी का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम बिना किसी दूसरी भाषा के शब्दों का आश्रय लिए अपना मंतव्य स्पष्ट कर सकें? ये बात अब कानाफूसी करने वाली नहीं है, ये बात अब डंके की चोट पर कहने वाली है कि पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी का अपने देश में क्या स्थान है। हिंदी में हमारे जो हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदी के पत्रकार हैं, जो विभिन्न यूनिवर्सिटी में नामचीन पदों पर हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं और जाने क्या क्या हैं, उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदी को किस प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, किस मंच पर रखा हुआ है। जब भी उनसे हिंदी में बात करो अधिकतर से, तो वो उनका जो लहजा होता है, उनका जो प्रस्तुतिकरण होता है, वो ऐसा होता है जैसे ये एक बेकार का प्रश्न है, हिंदी को कोई इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने हिंदी के भाषिक विस्तार और भौगोलिक विस्तार पर बात की है। तो हिंदी का भाषिक विस्तार भी है, वो अपने हर स्वरूप में प्रभाव डालने में सक्षम है, और भौगोलिक विस्तार मैंने आपको बता दिया है कि वो अपने देश में तो है ही, भले ही उसको कितना ओने कोने किया जा रहा हो, लेकिन उसकी अपनी ताकत है, अपना उसमें दम है। इसलिए वो आज व्यापार की भाषा है, वो शासन की भाषा है, वो शिक्षा की भाषा है, वो पत्रकारिता की भाषा है, वो रोजगार की भाषा है, वो अनुवाद की भाषा है, और वो रोजगार की भाषा, अनुवाद की भाषा, पत्रकारिता की भाषा, व्यवहार की भाषा तो है ही। हिंदी बड़ी सहजता से अपना प्रसार कर रही है, देश में भी और विदेश में। देश की विभिन्न भाषाओं के मध्य यह संपर्क भाषा का काम करती है, और अनुवाद में ये योजक भाषा की भूमिका में रहती है। मैं जरा इसको और विस्तार से बताना चाहूंगी। देखिए, भारत में जो विभिन्न हमारे अन्य भाषाओं का साहित्य है, उसकी चेतना एक ही है। जैसे सुब्रमण्यम भारती, हमारे राष्ट्र चेतना के कवि, ने कहा कि उनकी चेतना एक ही है सभी भाषाओं की। तो ये पता कैसे चलेगा? जब उनका परस्पर अनुवाद होगा। तो परस्पर अनुवाद क्या संभव है कि
तमिल का, मलयालम, ये तो आसान है, अगल बगल के हैं, लेकिन एकदम से तमिल का गुजराती और गुजराती से फिर मणिपुरी, ये इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। इनको बीच में एक ऐसी भाषा चाहिए जैसे या तो हिंदी में हो पहले या अंग्रेजी में, फिर उससे वो किसी भी भाषा में हो सकती है। तो लेकिन अगर अंग्रेजी में होगी तब क्या दिक्कत है? अंग्रेजी में दिक्कत ये है कि अंग्रेजी में सांस्कृतिक क्षति हो जाएगी, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सांस्कृतिक क्षति हो जाएगी, कई सांस्कृतिक मुद्दों का संवाहन नहीं हो पाएगा और हिंदी में यह दुर्घटना होने से बच जाएगी। इसलिए हमारी प्रांतीय भाषाओं का, जो हमारी दूसरे प्रांत की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, उनका जो बहुत सुंदर और प्राचीन साहित्य है, जिसका रसास्वादन हर एक को करना चाहिए, तो इसका एक उपाय है कि पहले उनका, उस साहित्य का, उन पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद हो, फिर हिंदी से किसी भी भाषा में हो जाए। तो हिंदी एक योजक भाषा भी है और हिंदी एक संपर्क भाषा भी है। लेकिन हिंदी की चुनौतियां कम नहीं है, कुछ चुनौतियां तो मैंने बता दी आपको रोषपूर्वक। लेकिन एक जो औपचारिक चुनौती है वो ये है कि आज भी हिंदी अदालत की भाषा नहीं बन पाई। आज भी हिंदी की बात करना भाषा से अधिक राजनीति का मुद्दा बन जाता है। आज भी देश में हिंदी को थोपने वालों की कोई कमी नहीं है। मुश्किल तो तब आती है, वैसे तो कुछ लोग बात बात पर संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन हिंदी के संवैधानिक स्थिति का मानवर्धन करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका समस्त ज्ञान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी को अप्रासंगिक, गैर जरूरी स्थापित करने में लग जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूंगी, देश के युवा अंग्रेजी के व्यामोह से निकलना ही नहीं चाहते। आज देश की जनसंख्या बढ़ी है, साक्षरता का प्रतिशत तो बहुत बढ़ा है, लेकिन हिंदी पत्रिकाओं की स्थिति शोचनीय है। हिंदी साहित्य, मैम माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा ध्यान रखें। समाप्त हो रहा है, एक जी दो मैम। मिनट समाप्त। जी मैम, जी मैम। चर्चा करने के लिए आज युवा समूह मिलना कठिन हो गया है। कभी आपने सुना कि रीवा मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र जबलपुर से हरिशंकर प्रसाई के लिए को मुख्य अतिथि बनाने के लिए अपने किसी प्रोग्राम में क्या जद्दोजहद कर रहे थे? क्या वो साहित्य प्रेमी रहे होंगे मेडिकल के छात्र? मैं अपने आसपास के छात्र छात्राओं को देखती हूँ, उनसे किसी विषय पर बात करो तो कहते मैडम पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। मुश्किल हो गया है ऐसा समूह जुटाना। यह भी सत्य है, किसी भाषा के भविष्य की चिंता होना भाषा के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर हम किसी भाषा की चिंता करते हैं तो इसका मतलब शुभ संकेत नहीं है। लेकिन जब भाषा में अपना दम होता है तो वह अपने नए रास्ते तलाश कर लेती है और हिंदी ने अपनी ताकत दिखाई है। देश और विदेशों में हिंदी जानने वालों की संख्या बढ़ी है। देश और विदेश दोनों जगह हिंदी में उत्तम साहित्य रचा जा रहा है। हिंदी में अनुवाद कार्य हो, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं के भी परिवर्तन की जरूरत है, उनको भी बचाया जाए, क्योंकि भाषा का लुप्त होना, भाषा एक सभ्यता का लुप्त होना है, यह सामाजिक संपदा होती है। इसलिए वाचिक परंपरा वाली और जनजातीय भाषाओं का और उनके साहित्य के संरक्षण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस संबंध में त्रिभाषा सूत्र को उसके पूर्ण न्याय के साथ लागू करने की जरूरत है। हमें अनुवाद के महत्व को भी समझना होगा। सामाजिक और राजनीतिक निर्माण प्रक्रिया में यह होता है कि कभी कोई भाषा केंद्र में आ जाती है और कोई हाशिए में चली जाती है, नहीं तो प्राकृत पाली अपभ्रंश की ये परंपरा नहीं होती। ये अपने अपने समय का दौर है, लेकिन हमारा समाज अपनी बोली और लोकगीतों में भाषा को जिंदा रखता है। ये समाज की संपदा है। विगत दशकों में विश्व ने अपनी कई भाषाओं को खोया है, लेकिन हिंदी में अपनी भाषाओं को लेकर चलने का गुण है और उनकी चाल में ढलने का सलीका भी है। अब समय आ गया है कि हमारी पीढ़ी हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, अपनी अगली पीढ़ी को ये हिंदी बहुत सोच समझकर बहुत सुरक्षित तरीके से सौंपे। जरूरी नहीं है कि कहीं तंबू लगाकर ये हम हिंदी का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। हम अपने घर में अपनी अगली पीढ़ी को भाषा किस रूप में सौंप रहे हैं, ये देखने की बात है और ये बहुत जिम्मेदारी की बात है, सामाजिक जिम्मेदारी की बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आपने भारत की भाषा और संस्कृति को ऐतिहासिक दृष्टि से सामने रखा और भाषा की महत्ता और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को रेखांकित किया। आपके वक्तव्य से हमें भारत की असल भाषाई संरचना को समझने में सहायता मिलेगी। इतने सारगर्भित और सटीक व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता हैं हमारे प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी सर। तो शंभुनाथ तिवारी सर को बुलाने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आप हिंदी अध्यापन में लगभग 30 वर्षों से जुड़े हैं। सर का अनुभव काफी गहरा है और कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक है, फिर भी मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। आपने अपनी एमए की डिग्री जामिया मिलिया इस्लामिया से स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। आपने पीएचडी की डिग्री हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण स्तंभ नामवर सिंह जी के निर्देशन में की। आप अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा JLN गवर्नमेंट कॉलेज पासीघाट में लेक्चरर के पद पर चयनित किए जा चुके हैं। इसके अलावा आप राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित MLV राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। आपने अनेक देशों की यात्राएं भी की हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई बार रेडियो प्रसारण के माध्यम से आपने हिंदी पर अपनी बात रखी। इसके अलावा IS अकादमी मसूरी उत्तराखंड में राजभाषा अधिकारी के पद पर भी आपका चयन किया जा चुका है। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कृतियां हैं मिस्र बंधु और हिंदी आलोचना, मेघदूत के काव्य अनुवाद, आधुनिक काव्य, धरती पर चांद नामक बाल काव्य संग्रह, शोध और समीक्षा के विविध आयाम आदि। इसके अलावा हिंदी की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में आपके शोधपरक समीक्षात्मक लेख, व्यंग, कविताएं, गीत, गजल आदि निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें कुछ का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, शारदा सम्मान, साहित्यकार सम्मान आदि। तो आदरणीय शंभुनाथ तिवारी सर से अनुरोध है कि वे आएं और अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय शंभुनाथ तिवारी सर। विजय जी। जी सर। इससे पहले कि शंभुनाथ सर बोले, मैं शंभुनाथ तिवारी सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगा। शंभुनाथ तिवारी जी आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़े थे और दिन भर सर अपनी बारी का इंतजार किया। हालांकि उनका नाम हमने जानबूझ के इसलिए आखिर में रखा था क्योंकि हम उनके अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हमेशा उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, तो हम बहुत बहुत आभारी है सर। आपने पूरा दिन इंतज़ार किया, हमारे साथ ये पूरा सेशन देखा और ज़रूर आप बने हुए थे, इसीलिए हमारी जो बीच में भी जो दिक्कत आई थी उसमें भी हमें उतनी ज़्यादा घबराहट नहीं हुई। ये इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है और आपका आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत आभार सर। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि अभी डॉक्टर जहीदुल दीवान ये कह रहे थे कि मैंने अपनी बारी का इंतजार किया है, तो ऐसा नहीं है। मैं तो 3 दिन से लगातार सुन रहा हूं आप लोगों को। और मेरी आवाज आ रही है ना? सर आ रही है सर, आ रही है। जी सर आ रही। मैं लगातार, दरअसल मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है और जो सुनने की क्षमता रखता हो वही कुछ बोल सकता है, मेरा ये मानना है। तो एक लंबा जो परिसंवाद चला है, मैं अपनी स्थिति उस तरह से मानता हूं जैसे हमारे शोधार्थी जुड़े हुए होंगे। तो जो शोध प्रबंध का उपसंहार होता है, मैं उस रूप में अपने आप को रख रहा हूं। उपसंहार शोध प्रबंध का हिस्सा नहीं होते हुए भी वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो और सबसे लास्ट में जुड़ता है और उसके बिना शोध प्रबंध जो है कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं उपसंहार की भूमिका में हूं। इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जाल संगोष्ठी जो MK कॉलेज
कामरूप और शोध संवाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। मैं उसके प्रति अपनी अभिनंदन परक भावनाएं व्यक्त करते हुए इनके कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल जी.के. शर्मा साहब, वाइस प्रिंसिपल हरेंद्र नाथ जी तालुकदार साहब, हिंदी विभाग के अध्यक्ष अनिरुद्ध जी और शोध संवाद से जुड़े हुए सभी ऊर्जावान साथी एवं इस सेमिनार में पूरी दुनिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण देशों से जुड़े हुए हिंदी के बहुत सारे विद्वान, प्रतिष्ठित रचनाकार और देश के तमाम हिस्सों से जुड़े हुए सभी मेरे साथी भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, बहुत औपचारिक ढंग से भाषा, साहित्य, संस्कृति और उसको लेकर एक लंबा परिसंवाद हम लोगों ने पिछले 3 दिनों से सुना है। अभी अभी सौजनी नौटियाल जी ने हिंदी भाषा को लेकर, राष्ट्रभाषा को लेकर बड़ी स्वाभाविक चिंताएं व्यक्त की। बड़ा अच्छा वक्तव्य उनका था, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। मित्रों, मैं कोई बहुत औपचारिक बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन मेरा चूंकि एक विषय पे बात करनी ही करनी है, तो भाषा, साहित्य और संस्कृति के जो अंतः संबंध हैं, किस तरह से अभी अभी सरोजनी जी कह रही थी कि भाषा जो है संस्कृति को भी वो सम्मिलित करती है और संस्कृति चाहे किसी भी भाषा में व्यक्त होती हो, उसका स्वरूप एक ही होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाषा, साहित्य और संस्कृति किस तरह जुड़ते हैं और इस रूप में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका क्या स्वरूप है। इस कोरोना काल के संकटकालीन जो आपदा का काल समय रहा है, इसमें इसके बाद की जो दुनिया है वो बदल जाने वाली है। वो एक ऐसे समाज में, एक ऐसे मनुष्य को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली है जिसको अपने अस्तित्व के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि वो आखिर उसका एक्सिस्टेंस क्या है, उसका वजूद क्या है। मैं समझता हूँ एक इंसान बन जाने की जो दुनिया है वो हमारे सामने इस संकट काल के बाद आने वाली है। हम इस दौर में जिस तरह से रहे हैं, जिस तरह त्रासदी से, मानसिक अवसाद से बहुत सारे मित्र गुजरे होंगे, अगर हम ये विचार कर लें कि क्यों हमें अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, वो संस्कृति जिसका एक हिस्सा न जाने दुनिया के किन किन देशों में जाकर आज आपके सामने पूरा सुनने को मिला है, दिखाई दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम विचार करें कि आखिर वो क्या हमारी संस्कृति है। भारत की जो संस्कृति है वो बहुलतावादी संस्कृति है, जिसको मल्टीकल्चरलिज्म हम कहते हैं और जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं और जिसको बनाने में केवल एक समूह या वर्ग का योगदान नहीं है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे लोग मिलकर इस साझा संस्कृति को न केवल बनाते हैं बल्कि उसको जीते हैं और उसके फ्लेवर को, उसके महक को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो उस पूरी दुनिया में जो फैलने वाली संस्कृति है उसका स्वरूप अगर हम देखें तो अब देखें कि जितनी विषमता है यहाँ के समाज में वही उसकी ताकत है। तमाम विषमताओं के बावजूद और बहुत ज्यादा विभिन्नता के बावजूद जो हमारी अनेकता में एकता की जो सामाजिक संस्कृति है वही उसकी ताकत है। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत की संस्कृति है वह विषमता परक अनेकता में एकता। अभी परसों हमारी बात किसी से हो रही थी तो ये कह रहे थे कि अनेकता में एकता, तो मैं कहता हूं नहीं, एकता में अनेकता। हम एक हैं और उसके विभिन्न रूप हैं और उन विभिन्न रूपों को अगर मिला दिया जाए तो जो एक बनेगा वह दोनों वाइस वर्सा, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का जो स्वरूप बनता है वो भारतीय संस्कृति है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों?
क्योंकि हम देखते हैं, अभी कुछ देर पहले एक वक्ता कह रहे थे कि बहुत सारे लोग भारत में आए। उसके आने के पीछे क्या कारण था? यहाँ की समृद्धि, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके प्रति आकृष्ट होकर पूरी दुनिया से लोग आते गए। और वो आकर केवल आए ही नहीं, यहाँ की संस्कृति से बहुत कुछ उन्होंने ग्रहण किया और यहाँ की संस्कृति में कुछ देकर वो गए। अभी सरोजिनी जी कुछ देर पहले कह रही थी कि हिंदी को फारसी से हमें बहुत ज्यादा वो मिला है पोषण। जाहिर सी बात है, सबसे पहले पर्शियन ही आए थे हमारे यहाँ। तो अब आप देखें कि दुनिया के तमाम सारे देशों से आकर अपनी संस्कृति को यहाँ स्थापित कर और फिर यहाँ से कुछ ग्रहण कर वापस चले जाने वाले न जाने कितने लोग हैं यहाँ पर। आप देखें, मैंने कहा कि पर्शियन आए थे, यमन यानी कि यूनान के लोग आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे, यूची आए, हूण आए, अरब और ईरान आए, मंगोल आए, तुर्क आए, शान आए, पुर्तगाली आए, डच आए, मुगल उससे पहले आए और ब्रिटिशर्स आए। ये पूरी लंबी श्रृंखला है। वो इतने पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इतने बाहर से आने वाले लोग नहीं होंगे जितना भारत में आए। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बाकी जो आए यहाँ की समृद्धि से आकृष्ट होकर वो चले गए, लेकिन दो लोगों का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुगल और दूसरे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। इसलिए कि मुगल यहाँ आए तो करीब 700-800 वर्षों तक यहाँ की धरती में रच बस गए, यहाँ के लोगों से मिल गए और यहीं के होके रह गए। अंग्रेज थोड़े से अलग थे। वो यहाँ आए और स्थायी रूप से न रहते हुए यहाँ की पूरी संपत्ति को अपने विदेश में भेजकर यहाँ को लूटने की गरज से आए। भारतेंदु की पीड़ा आप याद करिए, सब धन विदेश चली जाए। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो मुगल यहाँ थे उनको मैं एक दूसरे दृष्टि से देखता हूं। इन्होंने एक लंबे कालखंड तक हमारे यहाँ देश में हमारे शासन किया और उनकी और हमारी जो संस्कृति मिली जुली आपस में, तो जो एक मल्टी कल्चर जो विकास हुआ हमारे यहाँ, मल्टी डायमेंशनल जो कल्चर बनी, वो एक मिली जुली साझा संस्कृति थी जिसको हम लोग आगे चलकर बहुत सारे विद्वानों ने गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना। और उन्होंने उनके मेलजोल से, हमारे आपसी मेलजोल से जो भाषा हमारे सामने आई, तो उर्दू के रूप में उसका एक रूप आया हिंदुस्तानी। बाद में उर्दू को अलग कर दिया गया। राम प्रसाद जी कह रहे थे कि उर्दू और हिंदी में बड़ी समानता है। मैं समानता क्या, भाई ये कहीं वृक्ष की दो शाखाएं हैं। वो अलग कारण है कि औपनिवेशिक शासन सत्ता ने कुछ इस तरह का किया कि हिंदी और उर्दू दोनों के मुखालिफ खड़े हो गए। बावजूद इसके हिंदी और उर्दू की जो समानता है वो निश्चित रूप से दुनिया की किसी भी भाषा परिवार की दो भाषाओं में नहीं मिलती। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज उर्दू भारत के संविधान की सूची में एक अलग भाषा के रूप में विद्यमान है। ये कैसे हुआ, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन हिंदी और उर्दू की जो संस्कृति हमारे यहाँ विकसित हुई वो एक अपने आप में बहुत नायाब चीज, और जो संकुल निर्माण हुआ संस्कृति का, एक संकुल के रूप में हम देखते हैं, उसमें अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ जो हिंदी प्रजाति, हिंदी जाति की जिसकी कल्पना रामविलास शर्मा ने की है, उसमें ये उर्दू और हिंदी दो बड़ी भाषाएं जिन्होंने इस संस्कृति के निर्माण में अपना बहुत योगदान दिया। अब जो हिंदी संस्कृति का निर्माण हुआ, फिर मैं नौटियाल मैडम को मैं कोट कर रहा हूं, वो कह रही थी कि दक्षिण भारत का बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत का ही नहीं, आप ये देखें कि जो हिंदी संस्कृति का निर्माण होता है, क्योंकि भाषा हमारा विषय है, साथ में साहित्य भी है, मैं भाषा के ऊपर विशेष बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि जो हिंदी जाति, हिंदी संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसमें उर्दू भी आ जाता है, हिंदुस्तानी जिसे हम कहते हैं, रामविलास जी ने जो हिंदी जाति की कल्पना की है, इकबाल ने जिसे लिए कहा था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदी यानी पूरे हिंदुस्तान का जो एक रिप्रेजेंटेशन। मुझे याद है कि परसों अर्चना जी कह रही थी कि हिंदी जो है भारत का चेहरा है।
मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उनकी बात को। वो चेहरा कैसा है, हमारे इस मल्टीकल्चरलिज्म को बनाने में हिंदी का जो चेहरा है, उसका वो चेहरे को उस आकृति देने में, रूप देने में जिनका सहयोग है, जरा उनको आप देखें। राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, अनंत शयनम आयंगर, रंगनाथ पिल्लैयार, बाल गंगाधर तिलक, लक्ष्मण नारायण गर्दे, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती, माधवराव सप्रे, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, कृष्णा स्वामी अय्यर, औनेन्द्र कुमार विद्यालंकार, आनंद गोपाल सेवड़े, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुभाष चंद्र बोस, सुनीत कुमार चटर्जी, क्षिति मोहन सेन, काका कालेरकर और जाकिर हुसैन। ये जितने भी नाम हमने दिए हैं, ये हिंदी के चेहरे को हमारे सामने लाने वाले लोग हैं। और ये जितने भी नाम हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये सारे नाम अहिंदी भाषियों के हैं। हिंदी संस्कृति को बढ़ाने में, हिंदी संस्कृति को स्थापित करने में जितना योगदान अहिंदी भाषियों का है, चाहे वो अरुणाचल, असम से लेकर और नीचे केरल तक हो, या गुजरात से लेकर और उत्तराखंड और श्रीनगर तक हो, न जाने इतने बड़े बड़े चेहरे हैं जो हिंदी संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब एक बड़ी अद्भुत बात आप और देखेंगे कि ये जो हिंदी संस्कृति बनी, भारतीय संस्कृति का जो निर्माण होता है, जिसका साहित्य से भी संबंध है, तो हिंदी के बहुत सारे जो बड़े कवि हैं वो मुसलमान हैं, बहुत अनेक बड़े कवि वो मुस्लिम हैं, और उर्दू के अनेक बहुत बड़े कवि हिंदू हैं। ये इस मल्टीकल्चरलिज्म का एक बहुत ही एक उज्जवल हिस्सा है, एक बहुत ही एक तरह से इनलाइटेंड पार्ट है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हिंदी के कुछ बड़े कवियों में आप देखें, खुसरो, अली कलंदर, मुल्ला दाऊद, बाबा फरीद, शेख मंजन, अब्दुल रहमान, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, कबीर, उस्मान, जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन, मुबारक मुहिम खां प्रीतम, निजामुद्दीन महनायक, बरकतुल्ला प्रेमी, ताज बेगम, मोहम्मद आरिफ जान, शेख प्यारा, कासिम शाह, ये हिंदी के बड़े कवियों में हैं जो हिंदी संस्कृति का निर्माण करते हैं। उसी तरह से उर्दू की संस्कृति के निर्माण में जो हिंदू कवि हैं, उनमें आप देखें दयाशंकर नसीम, रतननाथ सरसार, दत्तात्रेय कैफी, अमरनाथ ताहिर, बद्रीनाथ शातिर, अमरनाथ मोहसिन, ब्रजनारायण त्रिपाठी, चकबस्त लखनवी, फिराक गोरखपुरी, आनंद नारायण मुल्ला। यानी उर्दू संस्कृति के निर्माण में हिंदुओं का योगदान और हिंदी की संस्कृति के निर्माण में मुस्लिम का योगदान। ये है हमारी बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति का एक चेहरा, एक स्वरूप। अब आप सोच सकते हैं कि उर्दू वाले अपनी जो शुरुआत है वो खुसरो से करते हैं, और हिंदी के लोग भी अपने साहित्य की शुरुआत खुसरो से करते हैं। यानी हिंदी और उर्दू की साझा विरासत को एक ही जड़ में हम तलाशते हैं, वे खुसरो हैं। प्रेमचंद जितने उर्दू के हैं उतना ही हिंदी वालों के हैं। इस सामाजिक संस्कृति का कोई जोड़, कोई तोड़ नहीं हो सकता कि अकबर के दरबार में तानसेन जैसा महान संगीतज्ञ नवरत्न होता है और दारा शिकोह भगवत गीता का अनुवाद करते हैं। अब आप सोच सकते हैं ये जो सामाजिक संस्कृति मल्टीकल्चरलिज्म का नमूना है, वो अगर और आप थोड़ा विस्तार से देखें तो आप देखेंगे कि जो मराठी के नामदेव हैं वो हिंदी के कबीर के गुरु हैं, प्रेरक हैं। हिंदी में जो निर्गुण काव्य धारा प्रवाहित होती है उसके प्रेरक मराठी के नामदेव हैं। पंजाबी के श्रद्धाराम फिल्लौरी जो आरती लिखते हैं ओम जय जगदीश हरे, हालांकि इसको बहुत लोग दूसरों और की कहते हैं, मगर ये श्रद्धाराम फिल्लौरी के लिखी हुई। श्रद्धाराम फिल्लौरी पंजाबी के होकर हिंदी की आरती लिखते हैं और जो पूरे हिंदी क्षेत्र में बहुत ही प्रेम से गाई जाती है, बल्कि फिल्मों की तो बहुत मशहूर आरती है। बंगला के रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदी का राष्ट्रगान लिखते हैं। नजीर और मीर
भारतीय आवाम के गायक बन जाते हैं। वो नजीर जिन्होंने कहा था कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, वो मीर जो मीर ये कहते हैं, अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, क्या जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर कल्ब, आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जुबान के बीच। तो ये जो संस्कृति बनी, इसलिए मुझे ये कहना होगा कि भारत की जो संस्कृति है, जो कला है, जो साहित्य है, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और न जाने विश्व के तमाम देशों से आए हुए लोगों के सम्मिलित प्रयास का योगदान है। फिर आपका एक शेर है कि सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम में फिरा, कारवां बसता लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। तो हिंदुस्तान जो बसा है वो विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों, एक विशेष से नहीं बना है, एक बहुत ही व्यापक संस्कृति का निर्माण बहुत सारे लोगों के योगदान से बना है। इसलिए अब आप देखें कि किस तरह से वो जो संस्कृति बनती है, उस संस्कृति का जो स्वरूप हमारे सामने आता है वो बहुत व्यापक होता है। आप देखेंगे कि सारे जितने भी अवतार होते हैं वो उत्तर भारत में होते हैं, और जितने भी आचार्य होते हैं, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, जितने भी बड़े आचार्य होते हैं, उस अवतार की व्याख्या करने के लिए दार्शनिक संप्रदायों की जो अवधारणा है वो सब दक्षिण में होती है और सारे अवतार उत्तर में होते हैं, और दोनों मिलकर पूरा भारत सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो जाता है। अब आप याद करें, आप जरा उस भक्ति काल को, भक्ति मूवमेंट को, वो भक्ति मूवमेंट जो 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरे भारत में फैला हुआ था, और ये उस समय की बात है जब कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था, और वो पूरे देश को एकाकार करने की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे देश को जोड़ने के रूप में जो भक्ति आंदोलन है, आप उसका स्वरूप जरा देखें। जिस भक्ति में, जिस उस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए राज्य, प्रांत, देश, जातियां, व्यक्ति, दिशाएं, इन सब की सीमाएं मिट गई थी। मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूं कि देखें किस तरह से वो हमारी संस्कृति को आगे ले जाने में, जोड़ने में, इस मल्टीकल्चरलिज्म को बनाने में उनका कैसे योगदान है। आप देखें, कश्मीर से लल्लेश्वरी, लल्लेश्वरी एक संत कवित्री हैं कश्मीरी की, पंजाब के नानक, उत्तर प्रदेश के कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान, रसलीन, बिहार के विद्यापति, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, असम के शंकरदेव, माधवदेव। हमारे जो शोधार्थी हमें सुन रहे हैं उनको जानकर अच्छा लगेगा कि जो असमी भाषा में जो राम कथा लिखी गई शंकरदेव और माधवदेव की, वो तुलसीदास से पूर्ववर्ती है, पहले के हैं। वहां एक असमी के ज्योति प्रसाद अग्रवाला हुए हैं जो कि फिल्म डायरेक्शन में बहुत पुराना, सबसे पहले नामों में आता है उनका। और जिस तरह से भूपेन हजारिका ने वहां की संस्कृति को पूरे देश में फैलाया, वो हम लोगों के लिए गर्व करने के लायक है। तो मित्रों, असम के शंकरदेव, माधवदेव, उड़ीसा के सारला दास और बलराम दास, राजस्थान की मीरा, गुजरात के नरसी, महाराष्ट्र के एकनाथ और रामदास, कर्नाटक के पंप और कुमार व्यास, और केरल के एमुतच्छन, आंध्रा के नन्ने तिक्के एर्रन, तमिलनाडु के कंबन और तिरुवल्लुवर। आंध्रा के जो नन्ने तिक्कन और एर्रन 3 कवि हैं, इन तीनों ने मिलकर के महाभारत का निर्माण किया। अब जितने भी नाम हमने लिए हैं, कश्मीर से लेकर और केरल तक, मलयालम संस्कृति तक, ये सारे के सारे भक्त कवि, और ये सभी मिलकर उस दौर में, मध्यकाल में, जिसे हम कहते हैं, एक सांस्कृतिक प्रवाह को आगे ले जा रहे थे, और सारे मिलकर एक हो गए थे। इसलिए उत्तर दक्षिण की एकता, पूर्व पश्चिम की एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता, और बहुत सीमा तक हम कह सकते हैं अनुभूत की एकता, अभिव्यक्ति की एकता, ये सारी एकता हमारी उस मल्टीकल्चरलिज्म को जोड़ने का काम करती है। आप देखें कि राम कथा चाहे असमी में लिखा जाए, चाहे उड़िया में लिखा जाए, चाहे बंगला में लिखा जाए, कृतिवास में लिखा जाए, मगर आप ये ध्यान दीजिए कि उसमें है तो ही राम कथा। भले वो अभी बात चल रही थी कि रूस में वारानिको ने, पी वारानिको, एन वारानिको, जिन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद किया था, किसी भी भाषा में किया जाए, मगर जो सांस्कृतिक प्रवाह है वो एक ही है। जैसे पूरे शरीर में
प्रवाहित होने वाला रक्त एक ही होता है, उसी तरह से भारत की समस्त भाषाओं की नाड़ियों में जो बहने वाला रक्त का सांस्कृतिक संचार है वो एक ही है। और इस दृष्टि से हम अगर कहते हैं कि जो पूरा देश है हमारा वो एक ही संस्कृति का संवाहक है, और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा पूरा जो भारत है वो एक है। इसी मल्टीकल्चरलिज्म का एक बहुत बड़ा आप एक और उदाहरण आप अपने सामने ला सकते हैं, देख सकते हैं। सभी जन में जो सबसे लोकप्रिय भजन माना जाता है वो बैजू बावरा फिल्म का है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत भजन। इसको गाता कौन है? मोहम्मद रफी, मुस्लिम। इसको लिखता कौन है? शकील बदायूनी, बहुत बड़े शायर मुस्लिम। और इसका संगीत कौन देते हैं? नौशाद। ये है हमारी मतलब संस्कृति का जो एक वो खूबसूरत पहलू है, वो ये है। इसे हमें देखना होगा, इसे हमें सोचना होगा कि वो सबसे प्रसिद्ध भजन हिंदी क्षेत्रों में पंडित जी भी गा रहे हैं इसको, उनको ये ध्यान में नहीं है किसने गाया है, किसने लिखा है और किसने इसका संगीत दिया है। कबीर का एक दोहा है जो हमारे बहुत सारे मित्र और विद्यार्थी जानते होंगे। गलती से लोग उसको किसी और का कहते हैं। अल्लाह अव्वल नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये कबीर का दोहा है। और आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जहां गुरुद्वारे हैं, सुबह सुबह जो पहला शब्द बजता है वो इसी दोहे से बजता है। और वो दोहा हमारे हिंदी के निर्गुणवादी कवि कबीर का है। अब ये शायद हो सकता है बहुत सारे पंजाबी और सरदार लोगों को भी नहीं पता हो कि कबीर साहब का है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे संतों की, कवियों की वाणी है। तो उसमें से एक बेहतरीन जो दोहा का चयन हो सकता है, ईश्वर की निराकार उपासना का, सर्वव्यापकता का, वो चुन लिया गया और उस भजन के रूप में बजता है। तो ये देखिए आप कि पंजाबी की जो का शब्द है कबीर लिखते हैं, हिंदी की आरती श्रद्धाराम हिल्लौरी लिखते हैं, और हिंदी के जो रैदास हैं जिनको कहा जाता था कि वो शूद्र जाति के थे, ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन कर्म से वो बहुत ऊंचे थे, वे मीरा के गुरु बन जाते हैं। ये हमारी सामाजिक संस्कृति है, ये हमारी मल्टीकल्चरलिज्म है। अगर हमारा ध्यान इस ओर जा पाए, आज के इस सत्र संवाद में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें हमारी अपनी जो एक विविधता है भारतीय संस्कृति की, उसको हम सोच पाए, और इसी के वो हिस्से हैं, इसी के वो अंश हैं, इसी की वो डालियां हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। जहां जहां भी भारतवंशी हैं, जहां जहां भी जिन जिन देशों में गए हैं, आप सुने होंगे कल परसों जो उड़ीसा से सुनी, वहां से न्यूजीलैंड से सुनीता जी बोल रही थी, मॉरिशस से हमारे मित्र विनय गोदारी जी बोल रहे थे। इन लोगों की हिंदी आप सुने, ये अपने अपने एक्सेंट में बोल रहे थे, मगर वो हिंदी का वही रूप है जो हमने भेजा है वहां से। वो कल उस दिन कह भी रहे थे कि हम क्रियोल के माध्यम से हिंदी को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी क्रियोल का उदाहरण है ना, मुंबई की जो भाषा बनती है, मराठी और हिंदी के मेल से जो एक क्रियोल बनता है, भी हम बोलते ही हैं। हिंदी और मॉरिशस के मेल से जो हिंदी बनती है उसको वहां के लोग बोलते ही बोलते हैं। तो पूरी दुनिया में जो एक भारतीय संस्कृति है उसका जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो मेरा ख्याल है कि फैला हुआ है, और हमें इस दौर में, इस मोड़ पर आकर उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ताना बाना है बहुलतावादी संस्कृति का, संकुल है इसका, जो एक मंजूम है, गुलदस्ता है जो संस्कृति का, जितने सारे धागों से बना हुआ है ताने बाने से, उसमें अगर एक भी धागा बदरंग हुआ तो मैं समझता हूं कि उस धागे से बना हुआ जो ये वस्त्र है, तमाम फूलों से जो गुथी हुई ये माला है, वो खंडित हो जाएगी, उसका चेहरा बदरंग हो जाएगा। इसलिए ये हमारा दायित्व है, अगर हम इस दौर में ये सोच पाए कि हमें एक भी उसमें का धागा बदरंग नहीं करना है, इस सामाजिक संस्कृति को हमें वो जो एक मिला हुआ है, विरासत में मिली हुई है, उसे राजनीति सियासत से अलग करके उसको एक मानना है। और इस देश को युवा जिसके को आगे ले जाने का दायित्व ज्यादातर युवाओं का है, हम सबका है। कोई तफात नहीं आपस में, किसी भी संस्कृति का कोई टकराव नहीं, किसी भी धर्म का कोई टकराव नहीं। अगर टकराव होता है तो फिर हमें गालिब याद आएंगे कि आदमी को मैसर नहीं है हिंसा होना। भाई अगर हम आदमी को मैसर नहीं है हिंसा होना,
फिर क्या मतलब है हमारा होने का। तो अगर इस कोरोना काल में हम यही सोच लें कि हम किसी भी तरह का कोई तफात नहीं करेंगे, सब एक हैं, क्योंकि आदमी को मैसर होना चाहिए इंसान होना। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय मेरा लगभग पूरा हो रहा है कि बढ़तरी की सबूत की खातिर खून बहाना ही क्यों जरूरी है, घर की तालिकियां मिटाने को घर जलाना ही क्यों जरूरी है। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे आप और सबके घर में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं, शोध संवाद का, एमके कॉलेज कामरूप का, इनसे जुड़े हुए सभी साथियों का। अगर मेरी बात आप तक पहुंची होगी और उस बात का कोई भी एक छोटा सा अंश भी आपको छू पाया होगा तो हमारा बोलना सार्थक होगा। और डॉक्टर जाहिदुल दीवान के शब्दों में कि सुबह से इंतजार करते हुए अपनी बारी का अगर मैं कोई बात कह पाया हूं तो मैं अपने वक्तव्य को सार्थक समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हिंदी भाषा और संस्कृति से जुड़ी इतनी गहरी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत आभारी हैं। जितने भी लोग, मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं वो जरूर आपके वक्तव्य से लाभान्वित हुए होंगे। 3 दिनों से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार चल रहा है, आपका वक्तव्य उसके लिए एक वाकई में एक उपसंहार की तरह था, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो अब हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं अपने सहयोगी अतुल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी अतुल जी। जी पुष्पा जी, क्या मुझे सुन रही हैं आप? जी अतुल जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी पुष्पा जी, तो मैं आपको आगे के कार्यक्रम के लिए आपको माइक सौंपता हूँ। जी धन्यवाद आपका। आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ और इतना समय आप लोगों ने इस कार्यक्रम में दिया और आप लोग जुड़े रहें। बिना किसी भूमिका के मैं आप सभी जो पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं उनका नाम ले रही हूँ। वो कृपया अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको बारी बारी से को होस्ट बना सके और जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम प्रेजेंट करवा पाएँ। तो जो पहले पेपर प्रेजेंट करेंगी वो है प्रीति सिंह, ये गुरुग्राम से हैं। दूसरी जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो है रूमी काकाटी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और तीसरे हैं हमारे विनीता बैश्य जी, चौथे नंबर पर है मनोज कुमार जी, 5वें नंबर पे है डॉक्टर अश्विनी एम कपाड़िया जी, 6ठे नंबर पर है मनीषा रुद्र जी, 7वें नंबर पर रितु माथुर जी हैं, 8वें नंबर पर डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी हैं, 9वें नंबर पर डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी जी हैं। तो कृपया आप सभी अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि हमारे सहयोगी आपको देख पाएं और जल्दी से ये हम कार्य कर पाएं बिना किसी विघ्न के। तो इसी क्रम में पहले जो हमारे प्रेजेंटर हैं प्रीति सिंह जी, अगर वो सुन पा रही हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रीति जी, आपको कोर्स बना दिया। हेलो जी प्रीति जी, हम आपको सुन पा रहे हैं और कृपया 5-5 मिनट का समय है, उसमें आप अपने मुख्य बिंदु को रख दीजिए ताकि आपकी बात यहाँ आप रख पाएं। ओके मैम, थैंक यू। अगर आप अपना वीडियो ऑन करना चाहती हैं तो प्रीति जी कर सकती हैं। नो हेलो जी प्रीति जी, आप बोलें, सभी सुन पा रहे हैं। ओके मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो कि मैं यहाँ पर, मुझे लगता है मैं सबसे छोटी हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी 3 दिन वेबिनार अटेंड किया है सब मैंने सुना है और सबसे कुछ ना कुछ नॉलेज भी गेन किया है। तो टाइम भी कम है, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, इम्पैक्ट ऑफ मार्केट ऑन इंडियन कल्चर। तो सबसे पहले मैं टाइम कम होने की वजह से सब थोड़ा इंट्रो देना पसंद करूंगी। So I am start. Culture has always been a predominant determinant of consumer behavior.
Culture donates the way of living of people, beliefs, values, customs, institutes, language, technology, art, and is considered as the sum total of knowledge, belief, art, morals, customs, and other capabilities and habits acquired by men as a member of the society. So, India being the land of diverse culture, nature, over ages has noteworthy repercussions on the physics of consumers and their buying behavior. The present study examines the level of impact of culture on the Indian consumer. The study follows the classification of culture indicators, sociocultural changes, and its effect on buying habits of Indian consumers, and grouping of culture constituents into broad categories suggests culture indicates for stage 3 making. Then I am start a case study firstly, because केस रिपोर्ट से आप लोग कुछ ना कुछ मुझे कमेंट जरूर करना। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से सही लिखा है कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताएं कि मैंने सही लिखा है या मेरी नॉलेज जो मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो सही है या नहीं। So my case report is that India more than 1 billion people growing in middle class and low per capita consumption of soft drinks made it is a highly concentrated price in the global CSD. CSD means Central Securities Depository market in the early 21st century. 10% of the century population lived in urban area or large citizen and drank 10 bottles of soda per year, while the vast remainder lived in rural area, village and small town where annual per capita consumption was less than 4 bottles. Coke and Pepsi dominate the market and together has a consolidated market share above 95%, while soft drink were once considered product only for the affluent by 2013. 91% of the sales were made to the lower middle and upper middle classes. Some examples such as soft drink sales in India grew 76% between 1998 to 2002, from 5,670 million bottles to over 10,000 billions, and were expected to grow at least 10% per year through 2012 to 2020. In spite of this growth, annual per capita consumption was only 6 bottles versus 17 in Pakistan, 73 in Thailand, 173 in Philippines, and 800 in the United States. With its large population and low consumption, the rural market represented a significant opportunity for penetration and a critical battleground for the market dominance. In 2001, Coca-Cola recognized that to compete with traditional refreshment including lemon water, green coconut water, fruit juice, tea, and lassi, competitive prices were essential. In response, Coke launched a smaller bottle priced as almost 50% of the traditional package. आखिरी 1 मिनट है प्रीति जी, आप कंक्लूजन पे आइए, जो मुख्य बिंदु हैं वो रखें। ओके, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगी। कंक्लूजन मेरा यही है, एज अ मेजर पावर इंडिया कैन एंड मस्ट प्ले अ रोल इन हेल्पिंग शेप द ग्लोबल ऑर्डर, the international system of the 21st century with its network partnership will need to recognize its rules of the road. India is well qualified to help write those rules and defines the norms that will guide tomorrow world. That's its conclusion and और इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है टाइम की वजह से मैं नहीं बता पाती और ना ही एनालिसिस में बता सकती हूँ। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात रखी और बहुत कम समय में और महत्वपूर्ण बातें आपने रखी, धन्यवाद। अगले हमारे पेपर प्रेजेंटर है रूमी काकोटी जी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी में।
रूमी काकोटी जी। पुष्पा जी नहीं है, आप अगला नाम बताइए। जी, अगला नाम है विनीता वैश्य जी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है सुरेंद्र दास कॉलेज। नहीं है, आप अगला बोलिए। ये भी नहीं है। मनोज कुमार जी हैं। जी जी ये है, उनको जी बुलाइए। ये AIILM विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा से हैं। मनोज जी सुन पा रहे हैं? मनोज जी आप अपना माइक और वीडियो ऑन करिए, अनम्यूट करिए। मनोज जी आपको होस्ट है, प्लीज माइक और वीडियो अनम्यूट कीजिए। आगे बढ़िए पुष्पा जी। जी, अगले हमारे पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर अश्विनी कपाड़िया, जो कि सूरत गुजरात से हैं। जी है, वो बना रही हूँ। जी बोलिए। डॉक्टर अश्विनी M कपाड़िया जी, मैम आप सुन पा रही हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। Yes. Now I can start. Yes, please. Namaskar. My topic is the impact of marketing on Indian culture. Many parts of India are very much divided in culture. The culture of South India is quite different to North India. First, what is culture? It includes material clues, the things people and produce. It includes beliefs, values of the people, and ways they think about and understand the world and their own lives. What is market? Any efforts to boost sales is marketing. I have divided this topic in 3 parts. First, invent of market. Mid-19th century and before, Indian cultures was not affected much by marketing because at that time, necessity was the sole criterion of purchase. Villages were self-oriented. Local is vocal was the most important characteristic. Personal relation was prevailing in purchases and sales. All these criterion make Indian culture village-centered. In this situation, science and technology together started changing the scenario with the help of marketing in Europe. The entry of Europeans, including Britishers in India, opened the Indian culture to the outer world. All these elements tried to convert necessity into the demand. Main element of demand is desire. Science and technology with marketing could arouse the desire of somewhat economically capable class. This has changed Indian culture on a big scale. Second, the effect of marketing on economic activities. After the invention of global marketing, economic activities in India had changed on a big scale that led to open the windows of Indian culture. Producers started producing on large scale. The marketers selected one favorable make to sell their goods. The self-reliant villages become dependent upon the place of new market. Non-agricultural products entered the economic field. As a result, towns emerged. Agriculture activities are dependent on monsoon even today. Non-agriculture activities of towns were of monsoon. This led to industrialization. The marketers of Western countries started establishing factory in their favorable area. As a result, urban area emerged. Hence, the marketing changed the scenario of economic activities from the roots. Third, the effects of changing in economic activities on Indian culture. Firstly, the Indian culture came from rural culture to urban culture. Over and above industrial sector, one more sector, that is service sector, is added. This sector changing people in personal relation. Secondly, consumption habits have been changed. Take an example of food. Food is now not a product to satisfy primary need. Food has now become a product of food industry. The same has happened with dressing. Dhoti has become invisible. Sari is starting at exit door. Marketing has also pushed the sales of cosmetic on a very big scale. Of course, this is not a complete list. Now I conclude, there are many factors affecting Indian culture, but marketing is the main factor. The mass of invention is not at end.
The best example is artificial intelligence. Naturally, the impact of marketing on Indian culture will not cease. No phase of Indian culture has and will remain untouched. Thank you very much for giving me a platform for sharing my views. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आपने अतुल जी, अतुल जी, हमारे पे हेलो हाँ अतुल हेलो जी, अगला पेपर रुनिमी जी का करवाइए। अगले हमारे हाँ हाँ ओके मैम। पेपर पुष्पा जी, आप सुन पा रही हैं? पुष्पा Am I जी audible? अतुल जी या आप मैम स्टार्ट करवाइए। अतुल जी। जी रूमी जी जी जी, तो आपका पेपर का जो विषय है वो है इंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप हाँ, अपनी हाँ। बात को 5 से 6 मिनट में पूरी कीजिएगा और आपके पास समय देख के कीजिएगा। जी ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। My paper, at first I thanks my heartful love all the participant and host, and now I am going to present my paper. Endangered language of India. Language is the prime media for sharing human feelings. Our country is well known for its varied language culture. There are 780 languages spoken in India, the maximum number only after Papua New Guinea 839. Although India is a language varied country, even this India frequently faces the endangerment problem of languages. The India census of 1961 recognized 1,652 different languages in India, including languages not native to the subcontinent. By 1971, the number of endangered languages was 808. Over 220 Indian languages have been lost in the last 50 years, with a further 197 languages categorized as endangered language according to the People's Linguistic Survey of India 2013. A language is referred to as endangered when it is on the verge of extinction, when its speaker cease to use it in their most predominant domains such as home, market, playground, etc. UNESCO defines 4 levels of language endangerment between safe and extinct. Vulnerable, definitely vulnerable, severely endangered, critically endangered. Vulnerable languages are those languages which most children speak to language but may be restricted to certain domains. Definitely endangered languages are those languages which children no longer learn than the language or mother tongue at home. Severely endangered languages are those languages which are language is spoken by grandparents and older generations, which the present generation may understand it, but they do not speak it to their children or among themselves. Critically endangered languages are those languages the youngest speakers are grandparents and older, and they speak language particularly and infrequently. According to UNESCO, 197 languages in India are reported to the endangered, of which 81 are vulnerable, followed by definitely endangered, severely endangered, critically endangered, and already extinct. There are 42 languages spoken by fewer than 10,000 people. A list prepared by UNESCO also has mentioned them as critically endangered languages. Endangered language, cause of endangered language. Natural calamities and pandemic situation, any natural disaster, pandemic situation. The earthquakes and tsunami in 2004 seriously affected the native language of Andaman Island. War and genocide is also a cause of cause to destroy a complete community of native language speakers. The Mosquito language is an example of this way. Impact. When we lose a language, we lose a lot. We lose the way of thinking, a way of connectivity. Protection of language. The government and non-government institutions take many steps to solve this problem.
UNESCO take an initiativeness and defined in invention to preserve and protect its mother tongue. International Mother Tongue Language Day is celebrated. Mother's Language Day is celebrated every year on 21st February, which was first announced by UNESCO on November 17. Many institutions are formed to protection and preserve language. Assam Sahitya Sabha, ASU, works for development of Assamese languages. Akrasu for whose languages also work and take steps to define time. A good dictionary may also preserve and protect a language. Anglo-Assamese Dictionary by Budhendranath Bhattacharya, Adhunik Asomia Shabdakos by Assam Sahitya Sabha also always try to work to solve the endangerment problem. And different scheme and different institution adopted by government scheme for protection and presentation endangered language. CIL also takes action for the development of languages. Besides these people, the reference of Assam importance on the Assamese medium school for the solution of aggression of English language. At the end, it may be said that when we lose a language, we lose a lot. We lose a way of thinking, a way of connection, a way of seeing the world, a sign of history, art, and culture. After all, we lost the root of origin. So it is the duty of always on duty for each student, each scholar to protect Bhumi ji, please their come own to language. conclusion. Thank you. थैंक यू सो मच। अब अगले हमारे पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी जी। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। शशि प्रभा जी, क्या आप सुन पा रही हैं मैम मुझे? डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी जी, डॉक्टर शशि प्रभा वाजपेयी जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी मैम, आप अपनी बात रखिए, सुन पा रहे हैं हम लोग आपको। नमस्कार, मेरा विषय है भारतीय संस्कृति का वर्तमान परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य। तो जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति विश्व भर के अमूर्त मूल्य, आकाचार, विचार, दृष्टिकोण और परिष्कार का समन्वय है। इसीलिए इसे सा प्रथमा विश्ववारा कहा गया है। इसे सार्वभौमिक संस्कृति के रूप में हम जान सकते हैं, क्योंकि भारतीय चिंतन के परिप्रेक्ष्य में जो संस्कृति है वो चेतना के अनुभूति जन्य अविरल ऊर्जा प्रवाह की वैचारिकी है। लक्ष्यार्थ में अगर देखें तो संस्कृति धर्म, विद्या आदि की उन्नति है, किंतु वाच्यार्थ में वो संस्कारित या शुद्ध करने वाली कही जा सकती है। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की बात है, वो लगभग कई व्याख्यानों में बताई जा चुकी है। उन पर विशेष केंद्रित न रहते हुए मैं कुछ मुख्य बातें आपको बताना चाहूंगी, समय भी कम है। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की विशेषता का सवाल है, यह वास्तव में चेतना के विज्ञान के वैज्ञानिक ऋषियों की ऋतु संस्कृति में एक चैतन्य संस्कृति है, और यही इसकी आज तक की शाश्वत सनातन सत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज धर्मानुप्राणित जीवन पद्धति और पुनर्जन्म का जो कर्मफल सिद्धांत है, वर्ण व्यवस्था जो गुणात्मक थी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, कालांतर में वर्ण व्यवस्था जो वैज्ञानिक थी उसका तिरोधान हो गया और जन्मना जाति के अनुसार जाति व्यवस्था से समाज संचालित हुआ और वहां से ही सामाजिक स्खलन भी प्रारंभ हुआ। तो जहां तक संस्कृति का प्रश्न है, संस्कृति आज की दृष्टि में अगर हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नव जागरण का मूल मंत्र भी बन सकती है और भारत के लिए तो बनती रही है। जहां तक भारत की आधुनिकता का प्रश्न है, पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति के साथ पश्चिमी जगत में आधुनिकता आई थी, लेकिन जहां तक भारतीय आधुनिकता का सवाल है, वहां पर उसका विकास सांस्कृतिक स्तर पर हुआ था। भारतीय संस्कृति का अंतरंग वैविध्य जातीय उदारतावाद का जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वो अपने में अपरिभाषित एक वैशिष्ट्य है। मानवतावादी भारतीय मानसिकता का जो विजातीयता को भी सजातीयता में बदल देने का ये गुण है, ये विदेशियों के लिए आज भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। जहां तक भारतीय सौमनस्य की बात है
और यहाँ की विविधता में एकता की जो गुणात्मकता है उसे अगर हम आप देखें तो पूरा भारतीय स्वाधीनता संग्राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्वाधीनता संग्राम की ये लड़ाई जो सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई मात्र नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक लड़ाई थी जिसमें धर्मगुरु, समाज सुधारक, साहित्यकार, राजनीतिक नेता सभी इस जागरण का हिस्सा थे। हिंद स्वराज, भारत की खोज जैसी पुस्तकें लिखी जा रही थी। संस्कृति उस समय नवजागरण का अस्त्र बन गई थी। यह विशाल आंदोलन राजनीतिक मुक्ति के लिए तैयार एक सांस्कृतिक रेनेसा जैसा था। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने पहले ही चेता दिया था कि अगर हमारे यहाँ जो उपनिवेशवाद है हमारे यहाँ इसीलिए सफल हुआ क्योंकि उसके पहले एक मानसिक उपनिवेश बनाया जा चुका था। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में अपनी वैश्विक परिदृश्य में अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए भारतीयों को सबसे पहले इस दृष्टि से बहुत सजग होने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में नव पूंजीवाद ने सारे मूल्यों, टेक्नोलॉजी, विज्ञान तथा मास मीडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसलिए संसार के सार्वभौम लेखे जोखे की बात तो नहीं की जा सकती। अपने में स्पष्ट भी है जो भारत की सार्वभौम निजः परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो सार्वभौमिक भावना है उससे आज की जो भूमंडलीकृत वैश्विक भावना है वो निश्चित रूप से बिल्कुल अलग है और उसकी परिभाषाएं विखंडनवादी है। तो ये जो भूमंडलीकरण जिसने विश्वव्यापी समरूपता को बढ़ावा देना चाहा है, लेकिन वास्तव में इसका जो बाजारवादी स्वरूप है इसकी प्रतिक्रिया में समस्त संस्कृतियों के सामने अपनी अस्मिता की रक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है। भारतीय संस्कृति को अपने वैश्विक स्वरूप को बचाए रखने के लिए और विश्व को कुछ देने के लिए अपने को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने उन मूल तत्वों को पहचानना होगा। और जहां तक सनातन मूल्यों की बात है, मनुष्यता का परिष्कार करने के लिए जो भारतीय तत्व है वो तो प्रारंभिक रूप से वैश्विक रहे हैं, जिसमें उद्बुद्धस्व समनसः स्वस्ति पंथानम अनुचरेत मित्रस्य चक्षुणा समीक्षामहे समानोच आकृति समाना हृदयानि वह समानस्तु वो मनो यथा वह सहासति। ये सारे के सारे सूत्र हमें विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाते हैं। और इस प्रकार भारतीय संस्कृति का जो निश्चल स्वरूप है वर्तमान समय में आतंकवाद से जूझते हुए विश्व और स्वयं अपने लिए भी जब वो उस विराटता को प्राप्त कर लेगा तो विश्व शांति के लिए भी, और जब अगर आवश्यकता पड़ी तो गीता का सिद्धांत है युद्धस्व विगत ज्वरः, इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने को अपने सांस्कृतिक मंत्र देते हुए अपनी रक्षा व विश्व की रक्षा में सहायक हो सकता है। मैम आप निष्कर्ष पे आ जाइए प्लीज। जी बिल्कुल, समय की सीमा में बंधे हुए हैं हम लोग। मानव प्रेम का जो मानव संस्कृति और पर्यावरण रक्षा एक बहुत ही विशद विषय है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के लिए पुत्रो हम पृथव्या कह करके पूरी तरीके से और यस्याम मन्यम व्रीहयो यस्याह यमाह पंचकृष्टयाः भूम्यै पर्जन्य पत्न्यै नमोस्तु वर्षमेध से, ये जो सिद्धांत वाक्य है पर्यावरण रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत चेतना है उसे रेखांकित करते हैं। मैं समाहार करती हूँ, समय बहुत कम है इसलिए मैं निष्कर्ष पर आ जाती हूँ। तो इस प्रकार से अगर भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता को देखें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की शाश्वत शुभकामना के साथ ही साथ शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इस भावना से भारतीय संस्कृति अभी भी अभिभूत है, किंतु यहाँ सावधानी बरतनी होगी। आत्ममुग्धता से मुक्त रहते हुए भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक एजेंडे को समझते हुए पावर शिफ्ट के इस युग में भारत को समय के आईने में स्वयं को भली भांति देखना परखना होगा कि कहीं आधुनिक वैश्विक सांस्कृतिक प्रसाधनों को अपनाने से अपने स्वरूप की इतनी प्लास्टिक सर्जरी न हो जाए कि वो उन्हें केवल पुरातात्विक महत्व का बना दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैम। विशद सारस्वत यज्ञ स्थापित करके सबके मनों को बहुत ही आनंदित और आह्लादित किया है। पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। आपका आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना किसी भूमिका के मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार
जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राधा कृष्ण सनातन धर्म महाविद्यालय कैथल हरियाणा में। डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी सर, आप अपनी बात जो समय सीमा है उसमें रखिए। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूँ और इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मैम, मेरा जो विषय है वो है हिंदी साहित्य और पूंजीवाद का अंतर संबंध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसको हम आज भौतिकवादी व्यवस्था भी कहते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है वो अध्यात्मवाद पर आधारित थी, और इसका जो परिणाम था, हमारे यहाँ जो मनुष्य का ये जो शरीर है जिसको हम पंचभूता बोलते हैं, जो कि हमारा जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी पर आधारित है, इसको हम 4 अन्य भागों में भी लेके चलते हैं। जो हमारे 4 थे वो थे हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जब कार्ल मार्क्स ने यूरोप में एक सिद्धांत दिया पूंजीवाद का, जो शोषण और शोषित के आधारित था, तो वो केवल अर्थ पर आधारित रहा, जबकि भारतवर्ष में अर्थ का ज्यादा महत्व नहीं था। अर्थ केवल जीवन यापन के लिए होता था। यहाँ जो महत्व था वो था मोक्ष का, और धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही हमें मोक्ष दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आधुनिक युग आता गया, आधुनिक युग के साथ मनुष्य ने अपने लिए जीवन के विकास के अनेक साधन ढूंढ लिए। अब वो सामान्य जीवन ना जी करके एक विशेष जीवन जीने के लिए विशेष पद्धति को लेकर के चलने लगा, जहां से वो जो सामंत हैं, साहूकार है, महाजन है, ये लोग पनपे। ये सभ्यता हमारे यहाँ विकसित होती है मध्यकाल में। मध्यकाल से जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुगलों का शासन जो है वो स्थापित हो गया, मुगलों से होते हुए ये व्यवस्था अंग्रेजों पे आई। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में फूट डालो और राज करो की नीति को अपना करके चले। यहाँ से शोषक और शोषित का जो भाव है वो पैदा होना शुरू हो गया, और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि यहाँ जो हमारे जो जमींदार थे, साहूकार थे, महाजन थे, पूंजीपति थे, ये किसानों का, मजदूरों का शोषण करने लगे। एक व्यवस्था जो सर्वधर्म पर आधारित थी, सर्व कल्याण पर आधारित थी, वो तिरोहित होने लगी, वो जर्जरा गई। और ये जो साहूकार महाजन थे, ये अपने यहाँ अपनी अय्यासी, अपनी आनंद में जीवन जीने के लिए जो किसान थे उनकी जमीनों को हड़पने लगे। इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को हमारे हिंदी साहित्यकार ने उठाया है। अगर हम देखते हैं निराला जी को, तो निराला जी की जो बादल राग रचना है, वो कहते हैं कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो साहूकार जमींदार है, उन्होंने कृषक मजदूर जो था उसकी जमीन को अपने हिस्से में ले लिया, और उसका जो माज था वो सारा का सारा चूस लिया। अब वो अपनी ही जमीन पर हल जोतने के लिए और केवल हल्का सा जीवन यापन करने के लिए शेष रह गया। इसी बात को फिर आगे बढ़ाता है हमारे युग का कवि कि जहां पत्थरों के फलकों के बीच से झांकती दरदरी जमीन, जिस पर चलते बैलों के घुटने मुड़ते कई बार, रहट की टूटी रस्सी फिर भी उछीलती लगातार पानी, उगाने कुल की उगाने ऊख। यानी कि यहाँ तक शोषण जो था वो हमारे किसानों का होता रहा। लेकिन जैसे शहरी व्यवस्था हुई और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, अनेक प्रकार के कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, तो फिर वहाँ हमारे मजदूर भाई जो हैं वो जाने लगे, और वहाँ वो गए इसलिए थे कि शायद वहाँ जाकर के उनकी जिंदगी को एक मुकाम मिलेगा, उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनके जीवन के जो जीवन यापन के जो साधन है वो उन्नत होंगे। लेकिन हुआ क्या? इसके विपरीत। विपरीत कैसे? कि उन लोगों की पूरी जिंदगी जो है वो मेहनत की चक्की में पिसती चली गई, और उनका जो खून है वो उन मशीनों में लद्दा चला गया, लेकिन ना उनके बच्चों को शिक्षा मिली और ना ही उनका जो जीवन सत्र है वो उभर पाया। भूखंड तप रहा है एक काव्यखंड है जिसके अंतर्गत जो चंद्रकांत देवताले जी हैं वो बात करते हैं कि मशीनों को अपना खून दे, लौटते हुए पीले जर्द लस्त चेहरे, जो एक अंधेरे से जा रहे हैं दूसरे अंधेरे में, जबकि नियोन लाइट की भभकों से लगातार चमकती और बुझती है समृद्धि और संपन्नता। ऐसा नहीं है कि ये जो पूंजीपति लोग हैं ये अपने जो मजदूर हैं
उनका भला नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जितना भी जीवन है, जो भी अय्यासी से परिपूर्ण जीवन है, जो भी इनके आलिशान महल हैं, वो सभी इन मजदूरों के खून पसीने की मेहनत की कमाई से दिए गए हैं। तो इसी विषय को उठाते हैं हमारे आधुनिक कवि डॉक्टर राजेंद्र बरगुजर जी। वो दिखाते हैं कि आज एक अलग प्रकार का पूंजीवाद पैदा हो गया है। वो पूंजीवाद क्या है? वो जो गरीब है, लाचार है, निर्धन है, उनसे हमें धर्म के नाम पर भी शोषण किया जाता है, धर्म के नाम पर उनसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, धर्म के नाम पर उन लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, और वो भी एक प्रकार का पूंजीवाद है जो यहाँ पनपता है, जो यहाँ पैदा होकर के आते हैं। वहां वो ये चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है, जो पूंजीवाद का संघर्ष है, ये इस चक्र से बाहर निकल करके मनुष्य को एक ऐसी जिंदगी दे जहां सभी जो है वो एक ऐसे प्रेम भाव से, एक ऐसे सद्भाव से जीवन यापन कर सके जहां सभी का जीवन जो है वो सुखमय हो। आज हमारी व्यवस्था कैसी हो गई है? यहाँ मजदूर जो है वो झूठ की पत्तल चाटने के इंतजार में खड़े रहते ब्रिजेंद्र हैं। जी प्लीज अपनी बातों को आप बस, समेटिए। हाँ हो गया सर, बस थोड़ा सा बाकी है। जबकि अंदर जो है पूंजीपति और हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सम्मिलित हैं भोज करने में। इसी की दो पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं कि सब बाहर खड़े हैं झूठी पतलों के इंतजार में, भीतर राष्ट्रीय भोज में शामिल है खून और हड्डियों के व्यापारी। इसी इंतजार का सफाया पहले हो, पोस्त के रेशों से बनती है धनुष की प्रत्यंचा। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जहां हमारा आधुनिक कवि मनुष्य को जागरूक करता है, उनके सामने अपनी बातें रखता है ताकि मजदूरों के हिस्से की जो मजदूरी है वो उनको मिले, उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है बच्चों के लिए वो हो पाए। तो कहते हैं कि शोषण पीस नहीं सकता अगर मिले हाथ में हाथ हो, दुश्मन थर्राएगा एक दिन हम दोनों जब साथ हो, शोषण की चक्की का पहिया चाहे कितना भारी हो, बिल्कुल घूम नहीं सकता गर अपनी तैयारी हो। तो इस प्रकार ये जो पूंजीवाद और हिंदी साहित्य का अंतर संबंध है ये बड़ा गहरा है। ये हमें भारतेंदु युग में भी दिखाई देता है, ये हमें प्रगतिवाद में भी दिखाई देता है, और ये हमें आज 21वीं सदी में दिखाई देता है। तो मैं सभी से इस आग्रह के साथ कि जो भी हमारे साहित्यकार इस विषय में लिखते हैं कि उन सभी का धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और इस पूंजीवादी व्यवस्था को अगर उखाड़ फेंकना है तो सबको आपसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो ये व्यवस्था आज बनी है, जो मजदूर आज हमारा सड़कों पर है, उसको ऐसा जीवन जीना ना पड़े। आपका हार्दिक आभार सर, बहुत अच्छा आपने अपनी बातों को रखा। अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर विनीता वैश्य जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है सुरेन दास कॉलेज असम से हैं। मैम अगर विनीता जी सुन पा रही हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विनीता जी। विनीता जी, आपको को-होस्ट बना दिया गया है, प्लीज आप वीडियो ऑन करिए और कंटिन्यू कीजिए। नहीं ऑफ प्लीज कंटिन्यू विनीता जी। विनीता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विनीता जी आप प्लीज अनम्यूट योर माइक। You have muted your mic. Please unmute. मैम जी हाँ जी जी ओके प्लीज प्रेजेंट। विषय है, हमारा विषय है लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी। इस बात पर हमें जो पेपर प्रेजेंट करना चाहता हूँ, हमें एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ूंगे और मैम आप अपना प्लीज जो वीडियो है उसको ऑफ कर लीजिए। नहीं विनीता जी हमारा टॉपिक। विनीता जी आपका ऑडियो सुनाई देगा हम लोगों को, आप प्लीज बोलिए। ओके। लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी, the aim of this research paper is about how literature and technology are two different fields influencing human lives. The emerging technologies influence on our way of living in different ways, regardless of age.
If technology is properly used, it can make betterment to one's life. But if it is improperly used, it causes severely to human beings. On the other hand, literature is all about human behaviors and customs and of their way of living along with their feelings, which are best expressed in it. The impact of technology on literature will be discussed along with how literature has its own literature is one of the greatest creations and treasures of humankind. It is considered to be on earth form or any single written demand to have artistic or intellectual value and sometimes uses language in ways that differs from ordinary uses. Great literature is a salute to our very humanity. It records our feelings, our ugliness, our desires, and our fears, etc. It is a record of critical thought and living experience. There is something magic and something in literature nurture our mind. We use our imagination to visualize scenes, character, etc. We broaden our intellectual horizon through literature. Literature could be from a fiction story to our past facts to the actual events that create the future of our culture. मैं लास्ट कुछ लाइन बोलूंगे. समय पे ध्यान रखे, हम लास्ट कुछ लाइन बोलेंगे. जी बोलिए. Literature is most important part human life, and it can be summed up there. Literature and being dependent on technology since literature was begun to be written down through technology, mostly helping to the spreading and growth of literature. It has never able to add artistic quality because to produce great literature, it has never been able to add artistic quality because to produce great literature, there must be men or women of great mentality with sound knowledge and wisdom. Thank you, everyone. हमें पेपर प्रेजेंट किया है. आप लोग सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा. जी धन्यवाद आपका. अब बिना किसी भूमिका के मैं डॉक्टर ऋतु माथुर जी को बुलाना चाहती हूँ. ऋतु माथुर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं. ऋतु माथुर जी, आप सुन पा रही हैं? जी 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 मैं सुन पा रही हूँ. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. जी मेरी आवाज आ रही. जी मैम आज आ रही है. जी जी इस दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जनों व प्रतिभागियों को मेरा अभिवादन. आयोजन मंडल को पुष्पा जी इनका नहीं हो पाएगा आज भी, आप आगे बढ़िए. जी अब मैं बुलाना चाहूंगी मनीषा रुद्र जी को. मनीषा रुद्र जी अगर हैं तो उनको को होस्ट बना दीजिए.
हेलो बना दिया गया जी। जी हेलो मनीषा जी। हाँ हाँ मैं हेलो हूँ। जी मनीषा जी, हम आपको सुन पा रहे आप हैं। सुन आप मैं अनम्यूट करूँ? जी आप हेलो बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑफ रखिए। वीडियो ऑफ रखूँ? अभी ठीक है, अभी आप बोल सकती हैं। अभी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अरे पागल है ये। मैम आप सुन पा रही हैं? हेलो पुष्पा जी, नेक्स्ट बुलाइए। जी एक हेलो जी अगले हेलो जी हेलो हम सुन हेलो मैम, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप हाँ अपना मैं वीडियो ऑफ कर लीजिए और आप अपनी बात रखिए। वीडियो के साथ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके वीडियो ऑफ रखूँ, ठीक है ओके। जी जी अब प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ अब आप बोलिए। okay. The title of my paper is The Closeted Self, a close reading of Cornelia Sorobji's short story Love and Life. Cornelia Sorobji was a pioneer to the tradition of Indian women's literature in English, and she was one of the first women writer to fictionalize Indian women in the Indian literature. And her popular works are India Calling, India Recall, and the collection of short stories Love and Life Behind the Parda, of which I'm going to share the short story, the analysis of the short story. It is also noteworthy to mention that Cornelia Sorobji was one of the first women lawyer or advocate in India, and she worked with many Hindu women under the Parda, popularly known as Parda Nashins, who were deprived of public space or unable to defend themselves in court meetings for the lack of education or the lack of courage. She lended her voice to the voiceless women. The objective of my paper is to unfold the struggles of the Zanana women and their attempts to find space amidst the bindings of the patriarchal ideology. Glimpses of the Parda and the Zanana life recorded during the Raj, that is, जो Brittany Shashan the, has become a much debatable subject both in the colonial and post-colonial studies. Most of the colonial texts are filled with discourses which scarcely reflects the reality within the Zanana household. The inner sanctum of the domestic sphere in noble families was far removed from the colonial gaze, as it was an exclusive women's quarter forbidden to any outsider, both male and female. That is why the impenetrable walls of the Zanana gave birth to a whole lot of speculations and misinterpretations, often being described as a place of licentious sexual promiscuity, hence the overprotectiveness. And the imaginings of the male writers about the Zanana constantly exploit the alluring notion of the Oriental woman as exotic and sensuous. And even their wife, their sisters and daughters, popularly known as Mem Sahibs, also expressed their keen desire to visit the Zanana women with due permission, gained privileged access to clinch their cause for social reforms. And these Mem Sahibs inspired Indian educated women to work with native issues, and one such woman was Cornelia Sorobji. She was also inspired by social reformers like Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar, who fought against social evils like polygamy, child marriage, sati, parda, and other issues that hindered women's emancipation. My paper is the analysis of Love and Life, the short story, wherein we have the childbirth Pyari, who is a Parda Nashin, and she is married to a middle-aged Raja of a princely state. She was married at her infancy, and she becomes a new wife of the Raja, and she continues with her role as a traditional wife, Prativata role, to worship her Pati Devta and to bear him Putra Shantan. Pyari desires nothing but the love and affection of the Raja, and he becomes her guide, her teacher, and her entire world. She represents the innocence of a child who desires pleasure in simple things. And it is very interesting to note that she
learned to read and write, and she could also read newspapers and magazines at a very young age. But it is noteworthy to mention here that though she was eager to learn about the outer world, she refused to allow her liberties to overshadow her traditional upbringing. So whenever the Raja is to ask her to come and join her in meetings with the British officials or the Lat Sahib or Viceroy, she always used to refuse, and she only wanted to stay within the boundaries of the Zenana household. This young girl gradually grew up and she started learning, but the Raja was not happy because she Last never... 1 minute, please come to conclusion. Yes. Please. Okay, just a minute. Because she never wanted to come out of her traditional role, and that's why the Raja decided to marry again. And he married Musammad Kunti, who was more smart, and she was more outgoing than Pyari, and she felt betrayed. So now she wanted to tackle this issue by fulfilling the fruits of motherhood, because she knew that only if I give him a son, a male son, then I can retain my position. And so she was very young. It was very dangerous for her to go through childbirth, but she undertakes this sacrifice and she gives birth. But I want to conclude by saying that she constantly struggled with herself. Pyari constantly struggled and with her desires, with her dreams. But again, she also wanted to equip herself and come out of the traditional Parda household, because she wanted to challenge, and she tried to equip herself with new learning and new knowledge. So I want to conclude by saying that Pyari belonged to the era when Indian women were discriminated in terms of gender and deprived of education and equality rights. And Cornelia Sorobji was quite sensitive to these issues and extended legal help to the Pardanashins who were denied freedom due to social exclusions. So I'll conclude with a quotation by Barucha. It says, "The aim should not be simply to claim more space for women under the existing social structure, but to deconstruct and transform the existing reality to reflect better, to go beyond the male allotted spaces into the realms of equality." Thank you so much. सबको मेरा धन्यवाद. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हुआ एंड लिमिटेड टाइम में था. थैंक यू. अब हमारे लास्ट पेपर प्रेजेंटर हैं मनोज कुमार जी. ये AIILM विश्वविद्यालय से है, जो कि कैथल हरियाणा से हैं. मनोज कुमार जी को को होस्ट बनाया जाए. प्रियंका जी, बना दिया गया है उनको. प्लीज मनोज जी अपना पेपर पढ़ें. आप अपने आप को अनम्यूट करके पेपर पढ़ें. अनम्यूट है वो, वीडियो भी और माइक भी दोनों अनम्यूट है उनका. अनम्यूट है मैम. आवाज आ रही है? जी आ रही है. आप अपनी बात रखें. धन्यवाद मैम. मनोज कुमार, PhD शोधार्थी, हिंदी विभाग, नीलम विश्वविद्यालय कैथल. मेरा विषय है भारत ग्रामीण और शहरी संस्कृति. संस्कृति शब्द उपसर्ग के साथ संस्कृति क्रिया धातु से बनता है, जिसका अर्थ साफ या परिष्कृत करना है. अर्थात संस्कृति समझ सीखे हुए व्यवहार का नाम है, जो सामाजिक परंपरा से प्राप्त होता है. संस्कृति प्राय उन गुणों का परिचायक समझी जाती है जो व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं समृद्ध बनाते हैं. भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है. मुख्य रूप से संस्कृति में रीति रिवाज, रहन सहन, त्योहार, शिष्टाचार, अनुशासन इत्यादि आते हैं. भारतीय संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति मानी जाती है. आज भी भारतवर्ष में हजारों साल पुराने होली, दिवाली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन इत्यादि त्योहार मनाए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है और हमने आज तक इसे संभाल कर रखा हुआ है. आधुनिक भारत में कुछ लोगों का मानना है कि भारत दो तरह का है, एक भारत और दूसरा इंडिया, जिनका आशय ग्रामीण व शहरी तबके से भी लिया जा सकता है. जो भारत गांव में बसता है, वहाँ आज भी पुरानी संस्कृति के गुण ग्रामीण समाज में पाए जाते हैं, जिसे हम ग्रामीण संस्कृति कहते हैं. इंडिया भारतीय शहरी संस्कृति का परिचायक है, जिस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है. औद्योगिकरण के युग में प्रतिदिन शहरी संस्कृति का विकास बढ़ता जा रहा है. पश्चिमी सभ्यता ने अपना पूरा प्रभाव शहरी संस्कृति पर डाल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी और ग्रामीण संस्कृति में साफ अंतर दिखाई देता है. ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में अंतर हर वर्ष बढ़ता जा रहा है. अगर हम 21वीं सदी की ही बात करें तो सन 2000
एक में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 72.19% व 27.81% था, जबकि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार यह बदलकर क्रमशः 68.84% व 31.16% रह गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि निरंतर शहरी जनसंख्या बढ़ रही है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम होता जा रहा है। ग्रामीण संस्कृति, लगभग भारत में 50,000 गांव पाए जाते हैं, जो लगभग भारत की जनसंख्या का 70% भाग है, यानी कि 3/4 भाग हमारे अभी आबादी का आज भी गांव में निवास करते हैं। एक क्षेत्र में गांव या शहर मानने के भी मापदंड होते हैं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग पाए जाते हैं। भारतवर्ष में मुख्य रूप से जहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 से कम हो, प्रति वर्ग किलोमीटर तक हो, तथा कामकाजी आबादी का 75% कृषि अथवा अन्य किसी लघु उद्योग, मछली पकड़ने, मिट्टी के बर्तन बनाने इत्यादि के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो, उसे हम ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। ग्रामीण संस्कृति में लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनमें मानवीय गुण शहरी सभ्यता की अपेक्षा ज्यादा पाए जाते हैं। कृषि कार्यों में ज्यादा लोगों की आवश्यकता पाई जाती है, जिसके कारण आज भी ग्रामीण संस्कृति में संयुक्त परिवार ज्यादा पाए जाते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बांटते हैं। गांव में लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं। शहर की दौड़ भाग से दूर एक शांत वातावरण में जीवन व्यतीत करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ग्रामीण जीवन आज जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही समस्याओं से भी भरा हुआ है। गांव में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी पाई जाती है। गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि सेवा का अभाव पाया जाता है। गांव का जीवन गरीबी की छाया में बीतता। साहूकार व्यक्ति गरीब का आर्थिक शोषण करते हैं। जाति प्रथा तो हमारी प्राचीन संस्कृति की बुनियाद है, वह आज भी गांव में प्रचलित है, जो गांव की समस्या को घटाने की बजाय बढ़ाती ही जा रही है रोज। गरीबी के कारण गांव के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते और वह मजदूरी का कार्य करने लग जाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं में और भी वृद्धि होती चली जाती है। ग्रामीण लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि की तलाश में निरंतर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई की जनसंख्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। शहरी संस्कृति में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों की संख्या अधिक पाई जाती है। शहरों के अंदर बुनियादी सुविधाएं गांव के मुकाबले बेहतर पाई जाती है। शहर में अच्छी शिक्षा, अस्पताल, रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या शहर की तरफ आकर्षित होती है। शहरों में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था उत्तम होती है और शहर का जीवन गांव की अपेक्षा इन सुविधाओं के कारण थोड़ा सरल प्रतीत होता है। लेकिन शहरों में मनोज जी, आखिरी 1 मिनट, मनोज जी आखिरी 1 मिनट, कंक्लूजन पे आ जाइए। हाँ मैम, भारत में ग्रामीण और शहरी संस्कृति प्रमुख अंतर इस प्रकार पाया जाता है। गांव में कृषि आधारित रोजगार होते हैं और शहरों में औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्री या कारखानों आधारित रोजगार पाए जाते हैं। गांव में संयुक्त परिवार ज्यादा पाए जाते हैं, शहर में एकल परिवार। गांव में बड़े बुजुर्गों का परिवार में साथ बना रहता है, जिनसे बच्चे अच्छी नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि शहरी परिवारों में बच्चे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ग्रामीण संस्कृति में लोग घर पर भोजन करना पसंद करते हैं, लेकिन शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण शहर में फास्ट फूड और बाहर होटल का भोजन जीवन का अंग बनता जा रहा है। ग्रामीण संस्कृति में रीति रिवाज, रूढ़ियों, अंधविश्वास आदि का ज्यादा रूप दिखाई देता है, लेकिन शहरी संस्कृति में इनका महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। गांव में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है और कुछ हिंदी साहित्य के उपन्यासों में ग्रामीण और शहरी संस्कृति पाई जाती है, जिसमें प्रेमचंद के उपन्यास मुख्य रूप से हैं, जिनमें गांव का ज्यादा वर्णन है। और स्वतंत्रता के बाद गांव का वर्णन करने के लिए आंचलिक उपन्यास लिखे गए, जिसमें अग्रणी भूमिका फणीश्वर नाथ रेणु की है, जिन्होंने मेला आंचल उपन्यास लिखा। मेला आंचल का गाँव साथ साथ बदलता चला गया, जिसके बाद इसके बाद उपन्यासों में ग्रामीण गद का बदला हुआ क्रूर रूप चित्रित हुआ है। रामदास मिश्र के अनुसार आधा गांव, राग दरबारी, अलग अलग वैतरणी, जल टूटता हुआ, माटी की महक, बबूल, धरती धन, अपना, अंधेरे के विरुद्ध, ये कुछ उपन्यास है जिनमें ग्रामीण जीवन की अच्छी झलक दिखाई देती है। दूसरी तरफ शहरी जीवन पे भी काफी उपन्यास लिखे गए हैं और लिखे भी जा रहे हैं, जिसमें झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुंदर, यह पथबंधु था। इसके अतिरिक्त भी सूरज का 7वां घोड़ा, तमस, उसका बचपन, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, काला जल इत्यादि उपन्यास लिखे गए शहरी जीवन पे। निष्कर्ष में अंत में निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारत में 2 तरह की संस्कृति का वास है, शहरी व ग्रामीण। शहरी संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, जबकि ग्रामीण संस्कृति अभी भी रूढ़िवादिता के रूप में विद्यमान है। धन्यवाद मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में बिंदुवार तरीके से बताया, हार्दिक आभार। अब बिना किसी समय लेते हुए मैं सीधा
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर जाहिदुल दीवान, जो कि शोध संवाद रिसर्च फोरम के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। और मनोज जी को भी धन्यवाद, आपने कम समय में अपना पत्र पढ़ लिया। अब इस वेबिनार के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं और सभी के चेहरे पे मैं खुशी देख पा रहा हूँ कि एक सफलतापूर्वक इतना बड़ा एक आयोजन हम लोगों ने, थोड़ी बहुत दिक्कतें बीच में आई लेकिन कुल मिला के अधिकतर सफलता ही हमने हासिल की। और फेसबुक भी हम लगातार लाइव रहे आज दिन भर। तो इस कार्यक्रम को औपचारिक धन्यवाद तो होगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे बैकग्राउंड में रह के, हम उनमें से कुछ लोगों को यहाँ बुलाना चाहेंगे जो अपने संक्षिप्त में, एकदम ही संक्षिप्त में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहूँगा हमारे शोध संवाद के साथी नितिन मिश्रा को को होस्ट बनाया जाए। नितिन मिश्रा ने इस कार्यक्रम की योजना के समय से लेकर काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं को इनकी मदद से बुलाया जा सका है। तो मैं नितिन से निवेदन करता हूँ, शायद उनके वीडियो में कोई दिक्कत है लेकिन उनका ऑडियो हम तक आ सकता है। नितिन जी। नितिन जी, आप को होस्ट हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नितिन जी सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रीति शर्मा को आवाज देना चाहूंगा मैं। प्रीति शर्मा भी शोध संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने शुरू से लेकर काफ़ी अच्छा योगदान उन्होंने दिया है और काफ़ी टेक्निकल काम इनकी मदद से किया जा सका है। तो मैं प्रीति शर्मा को आवाज़ देता हूं कि वो आए और इस वेबिनार के बारे में अपना अनुभव संक्षिप्त में व्यक्त करें। जी सर, धन्यवाद सर। सर सुन पा रहे हैं? जी प्रीति, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। सर, वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत किया। आपने, पुष्पा जी ने, अतुल जी ने, विजय जी ने, नितिन जी ने, सबका आभार करती हूँ। धन्यवाद सर। ठीक है प्रीति, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस धन्यवाद। जी जी जी, शुक्रिया प्रीति जी। मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा एमके कॉलेज से मिस्टर शाइजुल इस्लाम सर, इंग्लिश डिपार्टमेंट से है एमके कॉलेज से। शाइजुल इस्लाम सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो होस्ट बनाया जाए। को होस्ट है सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं, को होस्ट नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। शाइजुल इस्लाम है, को होस्ट है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। शाइजुल इस्लाम, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। प्लीज अनम्यूट योर माइक। Okay, Shahidul Islam is not available actually. I think there is connectivity problem. So now I would like to request Dr. Bhairav Kumar Das from MK College. Bhairav ji MK College के economics department में, I think if I am not wrong. So Bhairav ji मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे? Yes sir, please Bhairav ji. Yes sir. Good evening, everybody. I myself, Bhairav Chandra Das, on behalf of the MK College Teachers Unit, I thanks to all the participants and especially the organization. And many thanks to the participation which joined from abroad. Dhanyavad. Okay. Shaizul Islam is now here. Shaizul sir, co-host है ना? Unmute yourself and speak something. Unmute yourself.
अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आई थिंक okay, actually we are very less time, so we have to go. Now I would like to request I would like to request our principal sir. Sorry, before the principal, I would like to call upon Dr. Bayan sir. Dr. Bayan sir को होस्ट बना दीजिए इनको. Dr. Bayan sir, unmute yourself. Yes, please speak. हाँ ये नहीं unmute नहीं. बायन सर प्लीज म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिए. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वसंतु निरामय. आप अपने वीडियो ऑन करिए प्लीज. ये वो एक ही करता है. हाँ हो गया, स्पॉटलाइट करिए इनको. हो गया जाहिदुल. यस सर, यस सर. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वसंतु निरामय. आज 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में जिन प्रतिभागियों ने अपना पेपर पाठ किया है और जिन प्रतिभागियों ने आज 3 दिन से लगातार जुड़ा रहकर इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार को सफल बनाया है, इन सबों को मध्य कामरूप कॉलेज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. साथ ही साथ आज के इस सत्र में उपस्थित शंभुनाथ तिवारी जी को, उपासना सिंह जी को, उर्मिला जी को और संध्या सिंह जी को, साथ ही साथ सरोजनी नाइटियाल मैडम को और मुस्ताफिजुर रहमान जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं. इस वेबिनार में लगातार जुड़े हुए स्वच्छ संवाद रिसर्च फोरम के जाहिदुल दीवान, पुष्पा कुमारी, अपनी प्रियंका और साथी अतुल वैभव, साथ ही साथ सुनील चौधरी और आजाद जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. मध्य कामरूप कॉलेज की अध्यक्ष महोदय तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय कपेश शर्मा जी, साथ ही साथ उपाध्यक्ष हरेंद्र तालुकदार जी, जिन्होंने हमारी इस कार्य को सफल बनाने के लिए आज 3 दिन से बराबर कष्ट करते रहा. इन बातों से मैं आज खुशी हूं कि ये 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार हमारी जितनी सफल और जितनी महत्वपूर्ण व्यापार पाठ तथा समल व्यक्तियों के द्वारा पेपर प्रेजेंटेशन किया गया है और अपने ज्ञान की भंडार को हमारे ज्ञान की भंडार को बढ़ाया है, इन सब को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. और मैं इस वेबिनार की सफल होने के साथ साथ मेरी आंतरिक कृतज्ञता समस्त स्वच्छ संवाद के सदस्यों को देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पूरे वेबिनार को टेक्निकल साइड से और संचालन के माध्यम से स्वच्छ संवाद की समस्त कर्मियों ने जितना कष्ट किया है उनको मैं अपने बात से क्या नहीं कर सकता, मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूं. इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए और भविष्य में भी ऐसे कार्यों में जुड़ाने की शक्ति और समर्थ प्राप्त करते रहने की आशा करते हुए मैं आज इस वक्तव्य की समाप्त करता हूं. Thank you, Bayan sir. Thank you, Bayan sir. Now I would like to request Dr. Harendranath Talukdar ji. Harendranath Talukdar ji, the Vice Principal of MK College. Please come into light and speak few words. Haren sir, on your video, Haren Talukdar sir.
Haren Talukdar sir. I think Haren Talukdar ji is not available. Dr. Gopesh Sharma sir, Principal MK College. Dr. Gopesh Sharma sir. Hello. Yes sir, yes sir, yes sir. Sir, go. हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आज मैं हिंदी से दो Sir, go little back from the camera so we can see face. Yeah. Okay. Yes sir. Yes sir. सभी को मेरा प्रणाम। आज वेबिनार का वो तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों का सफलता के बाद आज 29 दिन है। मैं आशा करता हूँ कि आगे इस तरह का वेबिनार आयोजन किया जाए। साथ ही मैं वेबिनार से जुड़े हुए डॉक्टर जाहिदुल देवाल के ओशो संवाद रिसर्च फोरम का कार्यकर्ताओं को, पेपर प्रेजेंटर को, सभी रिसर्च पर्सनों को, हमारा वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर हरेंद्रनाथ तालुकदार, हिंदी विभागों का अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध बायन, हमारा कॉलेज का सभी अध्यापक अध्यापिका को और सभी पार्टिसिपेंट को हमारा हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आगे इस तरह का साथ ही मैं वेबिनार से जुड़े हुए डॉक्टर कार्यकर्ताओं को conclude my key words with सभी रिसर्च पर्सनों को रिसर्च grateful to आशा करता हूँ कि of this international webinar। साथ ही मैं वेबिनार से जुड़े हुए डॉक्टर जाहिदुल की ठीक है जाहिदुल भाई Yes sir, we are listening you sir. Hello. Very short, so due to paucity of time, I don't want to say more. Is it okay? Okay sir. Okay, thank you sir. Thank you sir. Our principal is also here. I think he will say something. Yeah, definitely. Haran sir, I will definitely call him. I think he is ready now. But before Haran sir, I would like to invite another person. He is very important for us for this webinar. Dr. Binay Godare from Mauritius. Dr. Binay Godare, you are a co-host now. Can you hear me? Dr. Binay Godare? Dr. Binay Godare? No. Dr. Harendranath Talukdar sir, please come. Dr. Harendranath Talukdar? Good afternoon, everybody. Yes, sir. You can hear? Yes, sir, we can hear you. Yeah. तो आप सबों के लिए मेरे तरफ से नमस्कार। वो 3 दिन के लिए जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, ये वेबिनार जो मैं देखा है, सुना है, ये अच्छा लगा है। मेरा असम का जो साथी और सहेली है, ये जो सोच संवाद तरफ से, खास तरफ से वो जो फेसबुक लाइव का वो इस्तेमाल किया है, वो अच्छा हुआ था। और ये देख के मेरा जो स्टूडेंट है, जो रिसर्चर है, हमारा यार जो एकेडमिशियंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो फ्रॉम एवरी फील्ड, दे टॉक me over phone whenever all the participants and researchers and academicians, you all are deliberating on the subject today, yesterday, and day before yesterday. So it's an immense pleasure for able to touch with those academicians and researchers in and abroad by means of our MK College. It means Madhya Kamrup College, Subha. Subha is a tribal village
located in Borpeta district of Assam, and Soch Sangbad Research Forum, Delhi. All members and office bearers of Soch Sangbad Research Forum, including President Dr. Zahidul Dewan, Priyanka ji, Vaibhav ji, and all of you are determined and able to make everything possible with the cooperation of our principal, Dr. G.K. Sharma, Dr. Gopesh Kumar Sharma, Dr. Aniruddha Bayon, the head of the Department of Hindi of MK College, and our Teachers Association. It means Madhya Kamrup College Teachers Unit is a unit of all Assam College Teachers Association, the big Teachers Association, the higher education सेक्टर में असम का, नॉर्थ ईस्ट का और इंडिया का एक बिग गटर एसोसिएशन, उसका हमारा यूनिट में जुड़ा हुआ है। तो यह जो प्रतिभागी जो मेंबर्स है उन्हीं को मैं बधाई देता हूँ ये स्वयं से ये वेबिनार सक्सेसफुल करने के पर। एंड आई थैंक्स टू specially Dr. Zahidul Dewan, because he has contacted our principal and our head of the department Hindi, Dr. Bayon, and lastly me also, and accordingly as per our principal's advice, we have did a lot of bid with Soch Sangbad Research Forum of Delhi. It is our privilege to thanks to all the members and participants and speakers in and abroad gathered here in 3 days international webinar. I would like to thanks to those involved in this international webinar for successfully on the verge of concluding stage, those who have interlinked everything in the mechanical or इलेक्ट्रिकल लाइन जो ऑनलाइन में वो दे सकता है, उसको मेरे तरफ से, मेरे कॉलेज का तरफ से और सोच संवाद तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो मैं सुना है रशिया का जो मैडम और डेनमार्क का जो मैडम और अदर कंट्री जो पोलैंड, जो सिंगापुर का मैडम, जो बांग्लादेश का रहमान भाई और इटाली का मैडम, यूएसए का मैडम और जो स्पीकर्स एब्रोड से आया है, डिलीबरेट किया है टॉपिक के बारे में, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और I am very much pleased of listening to their deliberation, and I think in future our principal Dr. G.K. Sharma and Zahidul Dewan and Dr. Bayon will make such a platform for all of us in and around India, so that we can assimilate more academicians and researchers and students and speakers in future. Okay. मैं क्षमा चाहता हूँ, जो दो एक नाम मेरा अभी मन में नहीं आता है, जो स्पीकर्स है, ऑनरेबल स्पीकर्स फ्रॉम अब्रोड एंड इंडिया, लोहानी सर भी है और है कुछ उसका मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी नाम नहीं बोल पाया हूँ। बट आई एम ऑल्सो वेरी मच प्लीज ऑफ डॉक्टर जाहिदुल इस्लाम
He is a assistant professor of Hindi department. He is a member of our unit, MK College Teacher unit, and he is also doing a lot of things for this webinar successful. Last but not the least, I am very much thankful to Dr. Zahidul Dewan, our Dr. Hemanta Kumar Nath, who has graced the occasion today. The Deputy Commissioner of Borpeta, he is a civil service officer. He could not join. He talked to me and Dr. Zahidul, he conveyed the all gathering that is best wishes and congratulations for us. खास तरफ से हमारा प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा जी को, ही इज माय ब्रदर प्रिंसिपल डॉक्टर गोपेश कुमार शर्मा, डॉक्टर जाहिदुल देवान, डॉक्टर बायन के वो मैं मैसेज देता हूँ और आप पार्टिसिपेंट और स्पीकर्स के ओके ओके हेलो We are also very thankful to you, sir. Okay, no, it is not my chance. The credit goes to, I openly declare, credit goes to Sot Sangbad Research Forum, Madhya Kamrup College Teachers Association, especially Dr. Zahidul Dewan and his team, Priyanka ji, and all, and to Dr. Gopesh Kumar Sharma, Principal MK College, Dr. Aniruddha Bayan. Thanking you all, meet you again, और मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी का नाम या मेरा दिमाग में नहीं आता तो क्षमा चाहता हूँ. Thank you, sir. Thank you, Sharma sir. And now I would like to invite our dearest brother from Mauritius, Binay Godre ji. बिनय गोदरे जी का इस सेमिनार को सफल बनाने में बहुत ज्यादा रोल रहा है. उन्होंने काफी ज्यादा इंटरनेशनल स्पीकर्स को हमसे मिलाने का काम किया है. बिनय गोदरे जी, जस्ट स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस वेबिनार. Thank you, Dr. Zahidul Dewan, and thank you, Principal Sir, और सभी को thank you. I think this has been a very fruitful and insightful webinar. 3 days, not an easy task. You're all to be congratulated for that, and especially the Shodh Sambad and also Madhya Karup College. A big thanks to you, Dr. Zahidul Dewan. I know your commitment. I know you are very much engaged as far as research is concerned, and you have a very global kind of approach of including all scholars around from all the disciplines. This is the best thing about this webinar, that you have catered for over 60 topics, themes, areas, which was something unique in itself. So big congratulations to you. Big congratulations especially to all those scholars, and especially from Northeast people. I could listen to a few of you people, and you were extremely impactful. And I think there are big scope for research, also big scope for collaboration. I would wish that this webinar doesn't end here. इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ें, नेटवर्किंग को जारी रखें, एक दूसरे को और जाने, और फिर कोलैबोरेटिव रिसर्च के साथ हम लोग एंगेज करें. And also huge congratulations to all those scholars from Fiji, Sailesh Kumar, New Zealand, Sunita Narayan from South Africa, Dr. Upasna Singh, to Brazil, Russia, and Poland, and to Germany, Dr. Ram Bhatt. Everyone deserves a big round of applause. So thank you. I won't be very long. I congratulate you, and God bless. Stay safe, stay happy, and keep on learning. Thank you, Dr. Zahidul. Thank you, brother. Thank you, Binay Godre ji. Thank you so much. And we hope in future, in near future, we will be working together. And as you told that we have an approach towards research, a good research we want to do together
And I would like to tell you that we have a WhatsApp group called Research Information. It includes at least 2,000 people from across the globe now. So I would like to invite you all to join this group, and the webinar, the group we have created for the webinar will convert it to the research information number 7, 8 up to 10, 12 after the webinar thing has done. And now at last I would like to invite Mir Zahidul Islam, the assistant professor and a good collaborator from MK College. If you can hear me, Zahidul Islam sir, can you hear me? Zahidul Islam sir, can you hear me? We're in the end of this program. Zahidul Islam. Okay. Yeah, yes sir, please speak short, in short. मैं क्या कहूँ, हमारे तो जो सेमिनार हुआ, वेबिनार हुआ 3 दिन का, 3 दिन में जितना कुछ सुना, इससे ये होगा कि हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, और ये सब संभव हुआ शुद्ध संवाद रिसर्च फॉर्म और माध्यम से। उससे ज्यादा तो मैं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भाई द्वारा और हम कॉलेज के प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और शुद्ध संवाद रिसर्च फॉर्म के सभी लोग एक साथ मिलकर ये काम को आगे बढ़ाया। इसके लिए सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी इसी तरह का वेबिनार का आयोजन करें तो उसमें पूर्ण सहयोग देने का वादा करके मैं इतने में ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Okay, thank you very much sir, thank you very much. And now before I invite for a formal vote of thanks, before I invite Priyanka Kumari, the General Secretary of Shodh Samvad Research Forum, I just like to thank you all. आप सभी ने इतना सहयोग किया। मैं आज दिन में काफ़ी घबरा गया था फेसबुक को लेकर, बिकॉज फेसबुक हैड ब्लॉक्ड अस। हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद हमें मीटिंग को दोबारा शुरू करना पड़ा, बहुत मेहनत इसमें लगी, लेकिन आप सब ने सहयोग किया और आप सबके सहयोग से ये संभव हो सका। और आज पूरा दिन हम लोग फेसबुक पे लाइव है, फेसबुक पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और औपचारिक धन्यवाद से पहले मैं सभी को जिन्होंने कुछ भी वेबिनार के लिए सहयोग किया है, उन सभी को मैं मेरे व्यक्तिगत मैं आभारी हूँ और ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और मुझे ये एक विश्वास है कि शोध संवाद की टीम जब भी कुछ करने जाती है तो काफ़ी आदर मिलता है। आज आप देख सकते हैं कि शोध संवाद के जितने भी सदस्य है, कोई भी परमानेंट जॉब में नहीं है। इनफैक्ट मैं ही सबसे सीनियर हूँ, सो वी आर नॉट इन परमानेंट जॉब। most of the members are research scholar, but still we have a position in the academic world across the India. आज इंडिया में सभी लोग मतलब अधिकतर good academician, they know us as our we are doing the work. So इसके लिए हमेशा हम आभारी रहेंगे। और आखिर में जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह से हम मिलकर काम करेंगे। आज हम दुनिया के 15 देशों को जोड़ पाए हैं, हो सकता है आगामी दिनों में दुनिया के सभी देशों को हम जोड़ लें। इसमें कोई भी असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम खाली हाथ दुनिया के 15 देशों को लोगों को हम एक मंच पे ला सकते हैं, तो अगर थोड़ा सा हम रिसोर्सफुल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जरूर दुनिया को, पूरी दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। और यही भारतीय संस्कृति का भी संदेश है
कि वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं तो यही संदेश हम देते हैं कि पूरा विश्व जो है कुटुंब है, और शायद ही विश्व के कोई भी ऐसा देश होगा जहां भारत के लोग नहीं होंगे। तो आज और एक गर्व की बात यह है कि एमके कॉलेज जो है असम के पूर्वोत्तर भारत को आप जानते हैं, असम है वहाँ पे स्थित, और असम के एक छोटे से गांव में है एमके कॉलेज स्थित है। और काफ़ी दृष्टि से अभी भी हमें विकास करना है, वी हैव टू डेवलप मेनी थिंग। तो ऐसी एक परिस्थिति में इस तरह का एक आयोजन कर पाना ये एमके कॉलेज के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अनिरुद्ध वायन सर जैसे मेरे गुरु मिले, और पहले तो गुरु थे, आज वो गुरु के साथ साथ एक सहकर्मी भी बन गए हैं। कभी भी उनके सामने हम कभी भी कोई प्रस्ताव रखते हैं तो वो कभी हमें मना नहीं करते, सहयोग करते हैं। और मुझे उम्मीद से ज़्यादा सहयोग इस बार गोपेश शर्मा सर से मुझे मिली, क्योंकि गोपेश शर्मा सर मैं पहले भी उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मुझे आइडिया है। वो कभी मुझे हमेशा डांटते थे, लेकिन इस बार उनकी डांट नहीं पड़ी। मुझे इस बात का गर्व है कि शायद मैंने अपने आप को कुछ बदला है, तो शायद इसलिए मुझे डांट नहीं पड़ी। हरेंद्रनाथ तालुकदार इज द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन आई थिंक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनर्जेटिक पर्सन। सो ये मतलब उनके ये क्रेडिट है कि इतने ज़्यादा इस प्रोग्राम का जो पब्लिसिटी हुआ, इसमें हरेंद्र सर का सबसे बड़ा हाथ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उन्होंने प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया एंड आप ब्यूरोक्रेट्स को कहे, जैसे सर अभी बता रहे थे कि बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है वो भी हमें ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर है और रजिस्टर सर भी हमारे साथ जुड़ चुके और उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये सब कहीं ना कहीं हरेंद्र सर की जो सक्रियता है, हरेंद्रनाथ तालुकदार सर की, उनकी सक्रियता के कारण संभव हो सका है। तो इन सब कारणों से भी हम बहुत खुश है। और उसके साथ साथ हमारे जो शोध संवाद की टीम है, औपचारिक धन्यवाद में प्रियंका जी जरूर बताएंगे, तो मैं प्रियंका जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। हाँ, इसके पहले कि मैं समाप्त करूँ कि इसमें जो की पर्सन के रूप में शोध संवाद में भले ही हमेशा लीडर का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सदस्य जो है, जैसे खास करके जैसे कुछ सदस्यों ने इस बार बहुत ज़्यादा काम किया, और हमारे जो पदाधिकारी है वो निरंतर इसमें जुड़े रहते हैं। तो क्रेडिट कभी भी, हाँ मेरा फेस जरूर लोगों को पहले दिखता होगा, लेकिन मैं कभी भी मेन की मेकर नहीं हूँ, क्योंकि जो भी काम यहाँ पे होते हैं सारे बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो मैं शोध संवाद के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों का भी व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं दुआ करूँगा कि आप लोग भी जीवन में आगे बढ़े और इसी तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हुए आप लोग जीवन में तरक्की करें और संस्था को भी आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलने की वादे के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया। प्रियंका जी, the General Secretary of Shodh Samvad Research Forum, now I invite you to deliver vote of thanks, formal vote of thanks. Thank you, Jahidul ji. Good evening, everyone. I am Priyanka Kumari Jha, the General Secretary of Shodh Samvad Research Forum. I thank all of you for the successful completion of this 3-day international webinar. It is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of Madhya Kamrup College and Shodh Samvad Research Forum. First of all, I would like to thank all our respected speakers from across the globe who stayed with us continuously for 3 days and attended all the sessions. Here, I would like to mention few names. Dr. Mustafir Rahman ji, Bangladesh; Ram Prasad Bhatt ji, Germany; Sudhanshu Kumar Shukla ji, Poland; Parmanand Rajvanshi ji, India; Shailesh Kumar, Fiji; Kumar Dutt Godre ji, Mauritius; Sunita Narayan, New Zealand; Anita Sharma, Shanghai, China से; Kumar Dutt Godre ji, Mauritius; Dr. Kusum Napsik, USA; Archana Panwil ji, Denmark; Naveen Chand Lohani, India; Surendra Bishnoi, India; Professor K.N. Tiwari, India; Israel Koba Gujal,
रसिया, सरोजनी नोटियाल जी, इंडिया, प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी, इंडिया, उपासना सिंह जी, साउथ एशिया, उर्मिला चक्रवर्ती जी, Italy. On behalf of the organizing committee, I express my heartfelt greeting and gratitude to all of you for your cooperation and endless support. I would also like to thank our paper presenters and all the participants. You have also been an important part of this webinar, and without you, it was not possible to succeed this webinar. किसी भी संगोष्ठी का सफल होना उसके आयोजकों पर ही निर्भर करता है, और हमारी यह इंटरनेशनल वेबिनार यदि सफल हो पाई तो ये इनके पीछे आयोजकों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। एमके कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गोपेश शर्मा जी, वाइस प्रिंसिपल हरेंद्र नाथ तालुकदार जी, हिंदी विभाग के एचओडी अनिरुद्ध बायन सर जी, हिंदी विभाग से ही मीर जाहिदुल इस्लाम सर जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोच संवाद रिसर्च फोरम के सभी सदस्य डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी, अतुल वैभव जी, पुष्पा कुमारी, शकीला, नीरज शर्मा, सुनील, विजय चौधरी, विजय आजाद, प्रीति और नितिन जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं धन्यवाद दो खास व्यक्ति की करना चाहती हूँ जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ की हमारे साथ आए और हमारी मदद की। वो है सुरेंद्र बिश्नोई जी और लालचंद्र बिश्नोई जी, जिन्होंने जूम से संबंधित सभी तकनीकी चीजों की बारीकियों को हमें समझाया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इसी आशा के साथ कि सोच संवाद रिसर्च फोरम और मध्य कामरूप कॉलेज आगे भी मिलकर काम करेंगे और हम सब फिर से किसी न किसी मंच पे इकट्ठा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस संगोष्ठी के समापन, इस वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।